फार्मिंग की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे जो पहले वक्ता हैं, जो को फाउंडर भी हैं कंपनी के, वो कुछ ही समय में आपको ज्वाइन करेंगे। तो क्यों ना समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी। जी, रीवा एमपी से हूँ सर। अच्छा, वाह, नमस्कार। हम हमारा जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में ही बेस्ड है। जी सर। सर जैसे वे जैविक खेती करना चाहते हैं सर, है ना? अभी तो थोड़ी ही जगह पे लगा रखे हैं, है ना? जी जी। तो उसी उसमें ये सेंगर भैया हैं, ये इधर के कटनी साइड के हैं, टीसीबीटी से जुड़े हुए हैं भैया, सोल पे। जी, तो उन्हीं से नंबर लेके, और ये था कि आज मीटिंग है तो ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है। आपके सभी लगभग सवालों का जो आपके हैं, उन सभी का उम्मीद करते हैं इस मीटिंग के अंत में उनका हल मिल जाएगा आपको। जी सर। आप में से कोई हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, जिनको? नहीं चलेगा, हिंदी तो सभी को आती है। अगर साउथ से कोई जुड़ा हो बात अलग है, अदरवाइज। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज रितेश अग्रवाल। आई एम को फाउंडर ऑफ सोल। और पिछले मैं 15 साल से जैविक खेती से जुड़ा हुआ हूँ। तो आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू व्हाट्स द जर्नी ऑल अबाउट। हम ओके, इसको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे। इंटरनेशनल बिजनेस में मेजर करा है मैंने 1995 में। और I worked abroad in Soviet Union and China also for 2 3 years. I have a fairly good experience about international business also. But the journey started in 2008 of organic farming, when I thought that there is a lot of corruption in the supply chain. तो जिसमें इतना ज़्यादा केमिकल है तो वेजिटेबल खाने लायक नहीं है। तो एक्चुअली आई स्टार्टेड फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली। In 2008, I started searching how we can grow it. I met a lot of many farmers. उन्होंने मुझे ये बताया कि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि what were the challenges we faced, शायद आप लोग भी वो challenges अभी भी face करें, और what is the solution we have come up with and why Soul is formed, and what are the challenges at the farmers level and what are the challenges at the consumer level. तो ये जो मेरा लर्निंग है 10 15 साल का, मैं आपको ब्रीफली बताना चाह रहा हूँ। So I started sourcing vegetable from tribal areas because no farmer was willing to was doing organic farming, or I was not knowing कि कोई कर रहा है. So I used to get vegetables from tribal area called Kesla Suktava, which is in Hoshangabad district, which is 200 kilometers from, 100, 130, 150 kilometers from Bhopal. So morning we used to get in the bus at 4 o'clock. I used to get them cleaned and उसको हम लोग सोसाइटीज़ में बेचते थे जाके। मेरा पर्सनल पैशन था कि मैं इसकी सप्लाई चेन को बिल्डअप कैसे करूं, बिकॉज फार्मर्स हैज टोल्ड मी इनिशियली कि ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता है। तो मैंने उन एरियाज को देखा जहाँ पे ये डीएपी यूरिया केमिकल यूज नहीं करते। ट्राइबल पीपल डू नॉट नो अबाउट ऑल दिस मच। सो दोज आर डिफॉल्ट ऑर्गेनिक, और था वो विदाउट केमिकल। But there was continuous, भले ही वहां से आ रहे हैं, but I was in losses. I used to sell every month. I was losing money. I was still searching for some farmers. I was able to get hold on to 2 3 farmers in Hoshangabad district.
all are very matlab after 2008 I could able to trace them in 2011. I went to MP SOCA, which is a certification agency, nodal agency for IPDA, which certifies farmer for the organic produce. They didn't have a single farmer in MP at that time. So they told me that कि भैया आप खुद ही फार्मर को डेवलप करो, आप लेके आओ, कैसे करोगे आप देखो, आप जानो. So these 2-3 farmers I was able to hook on. They were initial stages. Then we worked together. I used to get them every week, every Sunday to Bhopal, put up a farmers market in Bhopal. There was a school called Kangaroo Kids और Billabong High का जो है kindergarten है, और I believe director of Billabong, Miss Samina Jamal is also here has joined this meeting. She is the senior director of the school. और तो उनका एक छोटा स्कूल था which was run by प्रवीण तिवारी जी. जो कि मैं काम कर रहा था तो उनको लगा अच्छा काम है सोसाइटी के लिए, तो he has given a place. Every Sunday we used to conduct a market there. The parents of the school used to come and other people also used to come and buy. So अब इसमें क्या क्या challenges थे farmers का? There was a one technique called SPNF, Subhas Palekar, natural farming. तो उसमें which he has coined, that is a zero budget natural farming. He started in 1998. तो yield उसमें करीबन 35-40% हो जाता था. Conversion to organic used to take 5 to 7 years. तो आप सिर्फ गोबर गोमूत्र या जो भी आपके फसल अवशेष हैं, जो भी ट्री है, पत्ते हैं, इन सब से आप उसका डिकम्पोजिशन होके कार्बन बढ़ाते हैं धीरे धीरे. पर फार्मर इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता. कुछ फार्मर ही है जो करते हैं. तो आज भी मैंने देखा है कि जो आज मेरे से 2010-11 में फार्मर जुड़े थे, आज 15 साल बाद भी उस गांव में एक ही फार्मर है. दो ही इज इकोनॉमिकली वेल, रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, travel abroad many times and funded by the government, but nobody has a motivation to adopt. So adoption was poor. Adoption was poor because everybody has to do it by their own hand. All farmers has to do a lot of work in the field and nobody wants to do it. तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है. तो पहला चैलेंज ये था कि yield कम हो जाता है. सेकेंड चैलेंज ये है कि there is a lot of work in the field which nobody wants to do in comparison to chemical farming, जहाँ पे यूरिया DAP डाल दो, स्प्रे कर दो, वीडीसाइड का डाल दो, काम खत्म. तो इधर बहुत काम करना पड़ता है. इसलिए भले ही वो उसका यील्ड कम हो रहा है, वो हायर प्राइसेस में खुद ही बेच रहा है. हिमसेल्फ इज सेलिंग, वो अपना एक लोकल ब्रांड है. तो अब ये सब कोई इतना मगजमारी कोई करना नहीं चाहता है. अब यील्ड कम हो जा रहा है, तो व्हेन द यील्ड हैज डिक्रीज, ऑब्वियसली द फार्मर्स टू कंपेंसेट फॉर इस पर एकड़ रेवेन्यू इंक्रीज द प्राइसेस. अब वो प्राइसेस फार्म लेवल पे ही 2.5x हो जाती है नॉर्मल केमिकल फार्मिंग से. अब वो जब 2.5x हो जाती है तो फिर कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते वो 3.5-4x हो जाती है. तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तुअर दाल उस समय 400 रुपीज़ kg ब्रांडेड मिलती थी. एक जयपुर की कंपनी थी, मुरारका ऑर्गेनिक्स, आज भी है वो इन सम फॉर्म और द अदर. to sell 400 rupees तुअर दाल, 450-500 rupees का ऑयल, very expensive. A normal, common, medium class Indian citizen cannot afford it. Only high-end people can afford it. So ये भी एक चैलेंज था कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, इसका अडॉप्शन कैसे होगा. तो फार्मर के लेवल पे ये है कि मार्केट नहीं है, कस्टमर के लेवल पे ये है कि इतना प्राइस ज़्यादा है. हाँ हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी, कैन यू स्विच ऑफ प्लीज माइक. तो ये जो साइकिल है जिसके अंदर फार्मर के एंड पे यील्ड कम है, प्राइसेस ज़्यादा है, मार्केट नहीं है. फार्मर बोलता है मार्केट तो है, अगर आप वीट आप उसी रेट पे या थोड़ा 10% 5% ज़्यादा पे बेचते हैं तो मार्केट है.
people will buy. But जब when 2.5 times, अब कंपल्शन तो फार्मर के लिए है ही है क्योंकि उसका यील्ड कम हो जा रहा है, बट एट दैट सेम टाइम उसका इनपुट कॉस्ट भी कम हो गया बहुत, बट स्टिल दैट इकोनॉमिक्स डजंट वर्क आउट फॉर फार्मर, सो ही हैज टू सेल एट हायर प्राइसेस. इसमें फार्मर का भी कोई गलती नहीं है, ही इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, सो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले, और विच इज़ फेयर. बट कस्टमर, हाउ यू गेट मोर कस्टमर्स, हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि भाई ये तुअर दाल या ऑयल है जो ट्रेडिशनल खेती से 150 रुपये kg या 200 रुपये लीटर में बिक रहा है, उसको हम 400 या 500 रुपये लीटर में कैसे बेचें? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या दे विल बी विलिंग टू बाय? दिस वाज माई क्वेश्चन टू माई सेल्फ. तो माई ओन, मेरे घर के लोग ही खरीदना नहीं चाहते थे, सो आई हैव ए वेरी टफ टाइम टू कन्विंस my family members to adopt it. So if I myself who is promoting this, find, जब मैंने ये देखा कि it's very difficult for me to convince my family कि आप इसको अडॉप्ट करो, so क्योंकि आप डबल या 3 गुना पैसा दे रहे हो उसके लिए. तो अब ये सारे चैलेंजेस थे, तो आई यूज टू वर्क, स्टिल कंटिन्यू विद फार्मर्स मार्केट बिकॉज वॉज द लो कॉस्ट मॉडल. वहाँ से हम डायरेक्टली फार्मर से कस्टमर को देते थे, उसमें प्राइसेस ज़्यादा नहीं होती. दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड विद फार्मर्स मार्केट. तो माय फर्स्ट फार्मर्स मार्केट वाज इन 2012 in Bhopal, Kangaroo School, and then second I started one more in Bhopal, and third I started in Hoshangabad district in one more school. So we had a weekly market where I used to, the reason for start is this, to create a supply chain and to learn how we can solve this anomalies. So जो भी ये प्रॉब्लम था सप्लाई चेन के अंदर, जो इकोनॉमिक्स था फार्मर के लेवल पे, कस्टमर के लेवल पे, हाउ वी कैन डू इट. सो इन दो ये थी 10-15 साल की जर्नी में, आई वॉज कंटिन्यूसली लर्निंग अबाउट इट, how we can increase the yield of the farmer, at the same time does not increase his input cost, or we can keep it as at par with chemical farming. So in that journey, what I learned is that we need a institution, organized way of working, and adopt modern techniques to change this psychology कि ये फ्री में हो जाता है. ऑर्गेनिक फ्री में होता तो है, या फार्म लेवल पे होता है, मगर क्या वो 6-7 साल तक तैयार है? और क्या वो किसान जो है होने के बाद भी 50-60% यील्ड से खुश है? देन इट्स ओके. इफ इज हैप्पी देन इट्स ओके. मगर ऐसे बहुत ही कम होते हैं, मतलब आई हैव सीन 1 or 2 in 10,000. दिस इज द डेटा. बट मास लेवल पे, मास अडॉप्शन पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं हो रहा था. तो वी नीड ए ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म where we adopt modern technologies, जो current biotechnology है, microbiology है, which is going to be the future of farming, which I see from my eyes कि ऐसा होगा. People have to adopt in a very professional manner organic farming. So yes, it can be done. So we have formed SOL, and this is a group of the SOL has been formed from professionals from different fields, like from the IT. I have my colleague and friend, Mr. Sharad Bhatt, who leads this IT platform and strategy for how to grow this organic agriculture. So he's from IIM Calcutta. Then we have Mr. Rakesh Katumriya, Mr. Deepak Bhatt. They are all from all corporate background and have a very decent career journey, well accomplished people. Mr. Deepak Bhatt is also from Amazon, and Ms. Rama Devi is there. She is from TCS, ex-TCS, and they are all working and day and night to create a vibrant platform where we can help farmer to achieve yields which are equivalent to chemical or higher.
सो आउटकम हमने अभी जो हमने अपने टेक्नोलॉजी से अभी तक देखा है पिछले 4 साल की जर्नी में, जब से सोल फॉर्म हुआ, कि किसान का जो आउटपुट है वो केमिकल के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। एंड डिफरेंट क्रॉप्स इट कैन बी मच हायर। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल है, हॉर्टिकल्चर है, दे कैन मच हायर। The basis is the soil. If you improve the soil, everything will be taken care of. It is similar to your gut. अगर आपका पेट अच्छा है तो आप रोग मुक्त है, सब कुछ, you will be healthy. It is similar, same way. If your soil is okay, it's full of nutrition. Plant will be okay, disease free, and you won't have any problem. So how do we achieve it? So I have studied 3-4 techniques. सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, जो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थी पहले, जिसमें किसान सब खेत में ही करता था। तो उन्होंने एक नैरेटिव अच्छा इस्टेब्लिश करा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, केमिकल से में आप यूज़ करते हैं, केमिकल में इतना पैसा खर्च होता है, तो आप जीरो बजट में अपने खेत में कर सकते हो। इट वॉज नेसेसरी एट दैट टाइम इन 98 to 2000. How he could have made people, how could have he convinced people to adopt it when the yield is going to be lower? So that was the only way. So some people have adopted it, but it was not a success, and mass adoption नहीं है आज भी। मैं तो वही देखता हूँ आज भी कि ऐसा परफेक्ट ऑर्गेनिक फार्मर कम ही है। जो पहले थे, 10 साल पहले थे, वही है, उनके गांव में कोई बदलाव नहीं आया। ये मेरी लर्निंग है। उसमें यील्ड कम हो जाती है, 5-7 साल उसको लगना पड़ता है। अगर उसकी मिट्टी ज़्यादा खराब है तो शायद ज़्यादा समय लगेगा। देन देर इज ए गाय फ्रॉम सागर, मिस्टर आकाश चौरसिया, वो मल्टी स्टेज फार्मिंग की बातें करते हैं। अगेन इट्स अ गुड वन, बट कमर्शियली इट्स डिफिकल्ट टू स्केल। मोर एडॉप्शन पुअर रहेगा, वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड इन द फील्ड। Then there is Mr. Tarachand Belji. He's come up with certain formulas. We have promoted him also. We found that he is good. His formula is good, but again, the problem is adoption. Very difficult, very complex at the field level. Though yield goes up, but again, it takes time, and उसमें भी जो फार्मर बहुत अच्छा काम करेगा वही सक्सेस हो सकता है। इट टेक्स टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर हिम। तो फार्मर के लिए इकोनॉमिक केस बनता नहीं है किसी भी चीज़ों में। सो वी हैव स्टडीड on a very micro level how we can bridge this gap. So हमारे पास we have team of microbiologists, biotechnologists from across India who have done research on this. Those research has not come out because there was no market. We got connected to those scientists. We have productized everything. जो भी प्रोसेस है ऑर्गेनिक खेती का, अगर हमको उसको वैसे ही केमिकल के तरीके से आसान बना दें और कॉस्ट इफेक्टिव रहे, तो वी थॉट कि ये स्केल हो सकता है। तो दिस इज व्हाट सोल इज डूइंग थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। वी एजुकेट पीपल, वी प्रोवाइड देम प्रोडक्ट, वी हैंड होल्ड यू, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग ए वर्चुअल फार्मर्स मार्केट। अभी हम लोग, मैं फिजिकल चलाता था, हम वर्चुअल फार्मर्स मार्केट पर चला रहे हैं। हमने अपनी साइट पे फ्रॉम फार्मर्स से डायरेक्टली कस्टमर तक भेजने का सिस्टम क्रिएट करा है। एंड वी आर connecting all the big quick commerce platforms where we will be able to sell the farmers produce to the end consumer through the quick commerce and e-commerce platforms and various cloud kitchen companies who intend to adopt organic practices for their food delivery system. So this is the solution we are coming with, the whole 360-degree solution from the farm till customers. And the challenges we have tried to minimize. How? So अभी आप केमिकल में so there are 3-4 techniques which I have evaluated, and there are pros and cons of all the techniques. So अभी इसके बाद then one guy was Dr. Mahesh Maheshwari from IIM Ahmedabad.
he has invented one bio bag, carbon bag. So we have adopted recently, we were searching for a solution. This जो भी homegrown platform formulas होते हैं, जो these so-called trainers have given, how can this be made easy? Because 4 5 5 7 7 8 8 formulae कोई करना नहीं चाहता है. People do not want to do it. So this guy, well learned guy, Dr. Maheshwari from Ahmedabad, he's developed a carbon bag technology, which we are studying from 2 years. We found that it's a single solution for all these homegrown formulas. Its cost doesn't go up, and it gives an output which is a biofertilizer which is carbon rich, full of humus, and full of microbes. तो जो चीज चाहिए है वो सब इसमें अवेलेबल है. तो ये हमने ये जितना भी फॉर्मूला है उसका एक सोल्यूशन है विच इज कार्बन बैग, जो आपकी मिट्टी में माइक्रोबायोटा को ठीक करता है, एनारोबिक माइक्रोबायोटा को. कार्बन का जहाँ पे 0.2 0.3 है, पूरे इंडिया में 0.2 0.3 का फॉर्म, कई जगह 0.1 में हो तो खेती हो ही नहीं सकती, सॉइल बंजर हो गई है. तो 6 महीने से 1 साल के अंदर 0.75 तक हो रहा है, 2% भी हो रहा है. इट डिपेंड्स हाउ द फार्मर इज प्रैक्टिसाइजिंग इट. दिस इज व्हाट वी हैव सीन. अगर ये बैग लोग एनारोबिक बैग है उसको अडॉप्ट करते हैं, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर, मगर हमने सोल की साइड पे भी उन फार्मर को जो नहीं सोर्स कर पाते उसके लिए उपलब्ध करा के रखा है. और एल्स यू कैन बाय फ्रॉम एवरीबडी एनीवेयर. इट बिकम्स वेरी इजी. उसके अंदर सिर्फ आपको काउडंग लगता है, गौमूत्र लगता है, जो आपके खेत का कचरा है, वीड्स हैं, वो लगता है. उसके डिफरेंट प्रोपोर्शंस है विच आवर टीम कैन टेल यू. तो और उसके अंदर बटर मिल्क लगता है और चावल लगता है. तो दीज आर ऑल द 4 5 कंटेंट्स, वन और जैगरी वंस. फिर बाद में 30 40 दिन बाद उसके अंदर आपको रेगुलरली गोबर, गौमूत्र और जो वीट्स है या फ्रेश वेजिटेबल का वेस्ट है या फ्रेश फ्रूट्स का वेस्ट है वही डालना है. दैट्स इट. और कुछ कल्चर्स, कंसोर्शियम ऑफ कल्चर्स डालने रहेंगे. तो उसके बाद ये यू कैन जस्ट do everything through that bag. So life becomes very easy for a farmer to adopt it. Or those who want to do with the formulas, they can still do it, but they need to have a lot of labors and everything. But this becomes very easy for a farmer. Second, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में केमिकल फार्मिंग में और क्या डालते हैं? DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं. अभी आपकी टॉप सॉइल में जो है ये सब खत्म हो गया. अब आपने जितना भी DAP यूरिया डाला तो आपका सॉइल का माइक्रोबायोम खत्म हो गया. अगर सॉइल का माइक्रोबायोम खत्म हो गया है तो जितना भी आप कोई भी DAP यूरिया डालते हैं, वट एवर, इट्स नॉट बिकम फुली अवेलेबल टू द प्लांट. वो एसिडिक फर्टिलाइजर है, इसलिए वो आपको इमीडिएटली वो कलर ग्रीन हो जाता है, प्लांट एकदम से ग्रो करता है. वो इट इज सिमिलर टू यू हैविंग ए फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा आपने खा लिया, आपकी भूख मिट गई है, बट नो न्यूट्रिशन. योर क्रॉप इज में कोई न्यूट्रिशन नहीं है. इट्स नॉट न्यूट्रिशन डेंस because the microbes are not working. The microbes are not there because a lot of you are using pesticide, weedicides, this urea. You're killing everything, killing the whole biodiversity in your soil. So you are having nematodes, you are having white grub. देखिए व्हाइट ग्राब, नेमाटोड्स, ये जितने भी कैटरपिलर है ये पहले से ही है. आपको दिखते जब है जब उनके बेनिफिशियल कंट्रोलिंग पेस्ट हैं या माइक्रोब्स हैं, वो उनकी कॉलोनी कम हो गई. इट इज सिमिलर. अगर फॉरेस्ट के अंदर शेर को ज़्यादा मार देंगे हम लोग, टाइगर को ज़्यादा मार देंगे, तो डियर का जो है वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. तो वी हैव डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द नेचर. कैटरपिलर है, ये जितनी भी बीमारी आ रही है बिकॉज इनके प्रीडेटर्स खत्म हो गए. प्रीडेटर्स जो है दीज आर फ्रेंडली टू क्रॉप, फ्रेंडली टू ह्यूमन बीइंग. बस जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमने इनको खत्म कर दिया. हम जो प्रैक्टिस आर्टिफिशियली डन कर रहे हैं. तो व्हाट सोल हैज डन, सोल हैज डेवलप्ड प्रोडक्ट which works as per the nature's norms. It doesn't disturb the existing microbiota, doesn't disturb the existing biodiversity. वो उनके साथ रह के काम कर. दिस इज व्हाट वाज माय लर्निंग
all these on the throughout my 15 years of journey. If you don't disturb anything and if you are pro with the nature, everything will work well. So what we have done, एक ये एनारोबिक बैग देखा जो कि नेचर का ही काम कर रहा है, गोबर गोमूत्र वट ये सॉइल बिना बिना उसके एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है, यू गेट ऑल दोस कार्बन एंड दिस थिंग्स, यू नीड इट फ्रॉम दैट। तो ये हो जा रहा है। सेकंड, हम लोगों ने जो यूरिया है या डीएपी में फास्फोरस रहता है, डायमोनियम फास्फोरस है, यूरिया में नाइट्रोजन है, तो हम लोगों ने सीवीड से, गोमूत्र से और कुछ और भी सोयाबीन के अंदर भी डिफरेंट डीओसी वगैरह कुछ कुछ में रहता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमने ये बायो यूरिया बनाया है नेचुरल सोर्स से, विच गिव्स ए नाइट्रोजन, बायो नाइट्रोजन देता है वो आपको। डीएपी है हमने रॉक फॉस्फेट से, क्योंकि नेचुरली अवेलेबल माइन मटेरियल है, उसमें से सिंथेसिस करके ऑर्गेनिक वे में। तो इट डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ, जैसे डीएपी है वैसा वो नहीं करेगा काम, बट यस हमारे को जो चाहिए, जो खेत में चाहिए होता है उतना अवेलेबल, जो क्रॉप को चाहिए रहता है उतना अवेलेबल फॉर्म में उसमें फास्फोरस पोटेशियम रहता है, एंड विच इज़ इन द नेचुरल फॉर्म। तो ये हमने प्रोडक्ट उनके लिए अवेलेबल करा दिए। फिर देन यू नीड कैल्शियम, सल्फर, देन वी हैव वट एवर द इट्स अवेलेबल इन ऑक्साइड फॉर्म इज नेचुरल। जो भी जितनी भी सॉइल्स है माइंस में, ये सब ऑक्साइड फॉर्म में रहती है। और बाकी सल्फेट जो कंपाउंड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये सब चीज़ें जो हैं केमिकल फॉर्म में हैं, अलग अलग लैब में डेवलप करे गए हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करके। देन इट डिस्टर्ब्स द एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर फार्म। तो हमने जितने भी ये मिनरल्स है या न्यूट्रिशन है सारे ऑक्साइड बेस्ड हैं। तो हम लोगों ने ऐसी सॉइल्स जो यूज़ करी हैं जो आपके सॉइल के अंदर हम देते हैं और ये ऑक्साइड फॉर्म्स में हैं। उसके बाद ये अब दूसरा बात है कि ये जो आपने सॉइल दिया, ये न्यूट्रिशन दिया, ये प्लांट लेता है या नहीं लेता, विच इज़ कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। एक और चीज़ है, बायो अवेलेबिलिटी की बात होती है, जिसमें अगर आप जैसे अभी बोलते हैं कि भाई हमने खूब खाना खाया मगर उसको लग नहीं रहा है, और लग इसलिए नहीं रहा है कि उसकी गट खराब है, और या उसको वो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो रहा है वो बंदे को। सिमिलरली प्लांट को जो फूड चाहिए है वो उसके अवेलेबल फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्म में वो खा सकता है, उसको ये ले सकता है, अपटेक कर सकता है। तो हम जो ये न्यूट्रिशन देते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता है, तो केमिकल का कोई अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइक्रोब्स की जरूरत होती है। Microbes are the carrier who converts the raw food into the available form of food which plant can uptake. So there are different kind of 100,000 types of species. Humankind will know, but that could be more. Nature का किसी को कोई नहीं कह सकता. That's continuously the research is going on. So whatever we know that we have lot many types of microbiota which we make available to convert this soil into available form of food for the plant. तो जितना भी हम सॉइल देते हैं ये न्यूट्रिशन प्लांट अपटेक करता है। वंस यू गिव दिस बायो बैग का जो आपके खेत में ही बन रहा है, वो बायो फर्टिलाइजर या कार्बन रिच बायो फर्टिलाइजर या ह्यूमस रिच बायो फर्टिलाइजर वी कैन से। इसके अंदर जो आउटपुट बनता है बायो बैग के अंदर, जो माइक्रोब्स का खाना है और प्लांट का खाना है। माइक्रोब्स ऑल्सो नीड्स फूड टू सर्वाइव एंड टू ग्रो। हम जितना, देखिए कभी भी कोई, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू हैव देयर इज अ डेथ, और या एनिमल का डेथ हो जाता है, ह्यूमन का डेथ हो जाता है, तो उसको डीके करने के लिए माइक्रोब्स आ जाते हैं। सो जितने भी आपके वेस्ट ऑफ प्लांट है, पत्तियां हैं, इनको डीकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स आते हैं। तो ये उनके फूड है। और माइक्रोब्स दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ डिफेंस वाले जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ह्यूमन में भी है, और न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं जो कैल्शियम, सल्फर, जिंक मतलब मिनरल्स देते हैं बॉडी को या प्लांट को। तो ये जो माइक्रोब्स हैं
इनकी डिफरेंट कॉलोनीज होना चाहिए, और उनके लिए फूड चाहिए। तो उनके लिए फूड क्या है? उनके लिए फूड है पत्तियाँ, डिकम्पोज फल, या व्हाट यू से दिस ह्यूमस, ये जो बायोबैग से जो ह्यूमस निकलता है वो उनका फूड है। इस पे वो थ्राइव करते हैं, और जब उनको फूड मिलेगा तो वो उनकी कॉलोनी ज़्यादा फॉर्म होगी। तो अगर आपकी सॉइल के अंदर ज़्यादा माइक्रोब्स रहेंगे इस तरह के सेल्फ डिफेंस वाले, तो आपके धीरे धीरे इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, यू डोंट नीड ए पेस्टिसाइड। यू डोंट नीड ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल फंगस, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, वो क्योंकि वो नेचर काम करना चालू कर देगा वहाँ पे। उनके माइक्रोब्स वो आपके इन सब चीज़ों को से आपको बचाएंगे। दूसरा, न्यूट्रिशन अपटेक वाले माइक्रोब्स जब रहेंगे तो वो आपके जितना भी न्यूट्रिशन हमने दिया है वो उसको प्लांट को अवेलेबल करा देंगे, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको डिजीज से प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसलिए यू नीड ए बायोबैग। तो वी हैव वन, तो वी हैव जस्ट 4 स्टेप्स सिंपल फार्मिंग का हमने इसको पूरा करा है। इस लर्निंग को मैं आप, दिस इज 4 स्टेप फार्मिंग वेयर वी हैव जस्ट वन, सॉइल न्यूट्रिशन देना है। सेकेंड, ये बायो बैग देना है जिससे कि ये माइक्रोब्स की कॉलोनी, ह्यूमस और कार्बन आपके खेत में इस्टेब्लिश हो जाए। थर्ड, हम लोग कुछ कल्चर्स देते हैं जो ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में जो माइक्रोब्स सरवाइव करते हैं। तो ये जो उनकी कॉलोनी बनेगी, वो न्यूट्रिशन अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस वाले, कुछ एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। ये बायोबैग से आते हैं वो एनारोबिक होते हैं, विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विच आर डेवलप्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो सॉइल के नीचे काम करते हैं। और सॉइल के ऊपर काम करने वाले हम अलग माइक्रोब्स करते हैं जो कि इस बायोबैग से निकला हुआ जो फूड है उस पर थ्राइव करते हैं। देन फोर्थ, चूंकि आपकी सॉइल बहुत खराब है, तो हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट डेवलप करे हैं, जो कि अगर वो सॉइल खराब है तब भी वो रेडिली अवेलेबल फूड है, न्यूट्रिशन है। कैल्शियम है तो उसमें सी ही है, ओनली सी, इट्स नॉट कैल्शियम सल्फेट और इट्स नॉट कैल्शियम नाइट्रेट, इट्स ओनली सी, एंड विच इज इन नैनो फॉर्म। तो नैनो फॉर्म होने से अगर 1% का भी कैल्शियम है तो इट गिव्स यू 10% का डिलीवरी रिजल्ट, इट गिव 10x मोर न्यूट्रिशन टू द प्लांट। तो वी हैव टेकन केयर ऑफ द न्यूट्रिशनल, how to deliver nutrition to the plant in different ways through natural means. अब it doesn't disturb any kind of a your microbiota या biodiversity in the farm. तो नैनो से हम कैल्शियम, सल्फर, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिशन और आपका फास्फोरस, पोटेशियम जो भी चाहिए आप दे सकते हैं हम लोग, एंड विच डिलीवर्स 10 टाइम्स मोर न्यूट्रिशन टू द प्लांट। सो वी हैव जस्ट, ये इतना सारा जो दिक्कत था खेती में उसके लिए हमने क्या करा, हमने 4 स्टेप फार्मिंग बनाई। हम आपको माइंस की नेचुरल ऑक्साइड फॉर्म के फर्टिलाइजर देते हैं, और यू कैन कॉल इट ए फर्टिलाइजर बिकॉज एवरीबडी सीज देम एज ए फर्टिलाइजर। कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, इस तरह के हम माइंस के मिनरल्स देते हैं आपको। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फूड में एरोबिक अनारोबिक बैग दे दिया है आपको, जो कि अब ह्यूमस और कार्बन को टेक केयर करेगा। थर्ड, हम आपको एरोबिक माइक्रोब्स देते हैं जो कि टॉप सॉइल में थ्राइव करते हैं। फोर्थ, हम न्यूट्रिशन का एक अलग स्ट्रीम हमने नैनो टेक्नोलॉजी से डेवलप करा है विच कैन डिलीवर मोर न्यूट्रिशन टू द प्लांट, जब तक वो प्लांट पूरा सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहता या हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो वी नीड टू गिव देम न्यूट्रिशन। So this is the 4 step farming is a solution which I see there was a lot of challenges before in last 15 years. So हम लोगों ने we come up with this easy step, easy to adopt, cost effective and a proper alternative to the current chemical farming. ये हमने फार्म लेवल पे फार्मर्स के लिए करा है। सेकंड जो चैलेंज था कि भाई फार्मर का आउटपुट कैसे बिके, अब इसमें क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस? इसका आउटकम यह है कि 6 महीने से साल भर में आपकी ईल्ड जो है, ईल्ड मोटा मोटी जब आप चालू करेंगे तो मोटा मोटी जो है केमिकल के बराबर ही ईल्ड आएगी इफ यू प्रैक्टिसाइजिंग वेल। और 6 महीने साल भर के अंदर इट कैन गो टू 20 to 30% हायर और मे बी मच मोर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपकी सॉइल अच्छी होती जाएगी और न्यूट्रिशन आप अच्छा देंगे, प्लांट अच्छा लेगा,
आपका आपका जो क्रॉप है उसका आउटपुट बढ़ते जाएगा। तो दिस इज 2 challenges वी हैव रिजॉल्व कि फार्मर के लेवल पे उसका यील्ड नहीं कम होएगा, फार्मर की क्रॉप अच्छी रहेगी, आउटपुट न्यूट्रिशनल डेंस रहेगा, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी को जो खाना मिलेगा वो न्यूट्रिशनल डेंस है। अब मार्केट अवेलेबिलिटी की बात है, तो मार्केट अवेलेबिलिटी के लिए भी हम लोग वी आर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म्स, वी आर कनेक्टिंग विद डिफरेंट quick commerce platforms, this cloud kitchen companies, so where we can sell the output of the farmers to them. So these are what is my learning. आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन वेरी वेल आस्क मी, इसमें क्या और कुछ आपको जानना है तो दिस इज व्हाट इज आई हैव लर्नड, आई हैव शेयर्ड विथ यू गाइस। हेलो, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, नमस्कार। दिस इज अनिल नमस्कार जी, कुमार लखेरा। हाँ जी, दिस इज अनिल कुमार लखेरा फ्रॉम जबलपुर। हाँ जी, बोलिए सर। सर, जैसे आपने अभी बताया है बायो बैग के बारे में, हाँ जी, सपोज कर हम बायो बैग इंस्टॉल कर लेते हैं, हाँ जी, तो उसके बाद क्या हमको अलग से, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और जो बहुत सारे कंपोनेंट आपने बताए, क्या उनको भी अलग से डालना पड़ेगा, या सर द वही बायो मैं बैग विल बता रहा टेक हूँ केयर कि ऑफ? बायो बैग से आपको क्या मिल रहा है, आप समझिए। बायो बैग से आपको क्या मिल रहा है, कार्बन रिच फर्टिलाइजर मिल रहा है और ओके, उसके अंदर आपको ह्यूमस मिल रहा है, ठीक है। उसके ह्यूमस मिल अंदर रहा है, कुछ ओके। मात्रा में एनपीके, कुछ मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मगर वो सफिशिएंट नहीं होते हैं हाँ हाँ। कि इनिशियल स्टेजेस में वो टिक ऑफ कर सकें आपकी फसल को, हम्म, है ना। तो आपकी टॉप सॉइल में तो कुछ है ही नहीं, जी जी आप यूरिया डीएपी तो डालते ही है ना सर। अब उसका अल्टरनेटिव जी। मैं कैसे लेके आऊंगा बताइए। मेरे पास तो नेचुरल अल्टरनेटिव जो है वो डालना पड़ेगा, उसको हम डालेंगे तो आपकी फसल को न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, मतलब बायो बैग के साथ में और भी जो बायो आपके बैग के नैनो। पहले, बायो बैग में आप ये सब इसका जो आउटपुट उसका इनपुट डाल के उस इट टेक्स 30-40 डेज टू डेवलप, क्योंकि ओके। उसके अंदर पूरा वो ग्रोथ होती है हम्म माइक्रोब्स की। इट टेक्स 30-40 डेज फॉर इनिशियल पीरियड, बट आफ्टर हम्म दैट वंस यू लोड, अगर 100 लीटर आउटपुट का बैग अगर आपने लिया है और 100 लीटर इनपुट आप डालते हैं, तो एवरी अल्टरनेट डे यू कैन टेक इट आउट, बिकॉज उसके अंदर एक एक थ्रेशोल्ड बन जाता है, जो कि जैसे ही आप ये रॉ मटेरियल डालते हैं वो फटाफट कन्वर्ट कर देते हैं वो बैग, उतनी कॉलोनी इसमें डेवलप हो जाती है बैग के अंदर। तो जो पहला चेंज हमने स्टार्ट किया, वो कितने दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं उससे? है जी। हमने जो पहला चेंज स्टार्ट किया, वो 45 डेज के बाद हमने आउटपुट लेना स्टार्ट किया, तो वो जो उसमें बनाया है वो कितने दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं उसी पहले इनपुट से? ये वही बात वही इतना इम्पोर्टेंट। मटेरियल को आप बोलना चाह रहे हैं कि फिर नया फ्रेश लेके बोलना चाह रहे नहीं हैं? सर, वो हाँ, क्या हेलो, जी। हेलो हाँ जी, सर वो ये बोलना चाह रहे हैं, मैं रामनारायण तुलमी बोल रहा हूँ। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि वो एक बार उसमें इनपुट अगर डाल दिया तो उसका अपन वैलिडिटी कितना टाइम तक रहेगी, मतलब अपन को वापस रिफिल कब करना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। नहीं वो तो देखिए जी 30 डेज से 45 डेज के बाद आप पहली बार जब आप उसको स्टोर करते हैं, तो उसको अगर आप निकाल रहे हैं से एक बैग में से, उसका जो 2.5 एकड़ का बैग है उसमें 60 लीटर to 70 लीटर्स पर डे आउटपुट निकलता है आफ्टर 30 to 45 डेज, ठीक है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। गर्मी में वो जल्दी बन जाएगा बिकॉज हम्म माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, हम्म ठीक है ना, टेम्परेचर के कारण। तो अभी आपने 60-70 लीटर आज निकाल लिया, तो 60-70 लीटर्स के इक्विवेलेंट आपको इनपुट डालना है। आज आज सुबह निकाला, शाम को डाल दीजिए, नेक्स्ट डे शाम को फिर से आप 60-70 लीटर्स निकाल सकते हैं उसमें से। सर, व्हाट विल बी इनपुट देन, दैट काउ ये डंग इन- एंड हाँ, काऊ डंग है, गौमूत्र है, और आपका जो चावल?
नहीं, चावल फिर से नहीं डालना है, वो तो पहली बार में ही जी। डालना है। फिर आपको अच्छा अच्छा। ये डालना है, ये वेस्ट। वेस्ट वीट्स डालना है। वीट्स 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 जी या हाँ, विट्स। वेजिटेबल वेस्ट, या ये क्या है, व्हाट आर वीट्स? वीट्स जो है, देखिए वीट्स क्या करते हैं आप समझिए, उसका भी साइंस है। अब आपने वीट्स आपके खेत में उग रहे हैं, तो जी दे हाँ। आर द मोस्ट आई मीन सर्वाइविंग, हम्म मतलब कि डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने वाली, आप उसको हाँ, फसल मान लीजिए, ठीक है। जी। स्पीशीज है वो वीट्स। आप उसको हम्म। कितना भी मारे मगर वो उग जाती है। इसका हाँ, जैसे गाजर इसका क्या घास। मतलब है? जी। इसका मतलब है कि उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी सर्वाइविंग बहुत एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज्यादा है, ठीक जी है। जी। अब उसके भी अंदर माइक्रोबायोटा है, उस वीट्स के अंदर भी, ठीक है। हम्म हम्म अब वो वीट्स भी क्या है, वो है कार्बन है वो, ठीक है। हम्म जब आप वो वीड्स को अंदर डालते हैं तो साथ में उसका माइक्रोबायोटा भी आता है, प्लस वो कार्बन है। तो ये जो आप डालते हैं ना, तो ये कार्बन में कन्वर्ट होके, और बाकी जो कार्बन कंटेनिंग बैक्टीरिया है, जो कार्बन उस रिच फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर माइक्रोब्स हैं आपके जी। एनारोबिक बैग के अंदर। तो वो कार्बन का तेजी से बढ़ाते हैं उसके आउटपुट के अंदर, प्लस ये सब कन्वर्ट होके, चूंकि ये ह्यूमस है, अगेन ये ह्यूमस भी है, जो आपके हम्म दूसरे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स के लिए खाने का काम करता है, हम्म ठीक है। तो ये आपको मिल गया जो जो सॉइल के लिए चाहिए, जो सॉइल में है ही नहीं आज की तारीख में आपकी, लॉजिकली। आप समझ गए बात हम्म। को? जी जी। हाँ जी। सर, इसमें जो बैग है, बैग में कोई रेसिडुअल वेस्ट इकट्ठा होता है या सब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है पूरा कन्वर्ट। कोई वेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है रेसिडुअल? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोबियल एक्टिविटी सर जी, ठीक आप देखिए, अगर ह्यूमन बॉडी है, अगर 4-5 साल पड़ी रहेगी, तो वो बचता है क्या उसमें हम्म कुछ? हम्म। है? अगर जी। वो बड़े, आप उसको गाड़ दोगे या कोई भी एनिमल को गाड़ देते हो, बचता है क्या उसमें कुछ? सब तो हम्म। डिकम्पोज कर देते हैं ना नीचे माइक्रो। में जाता था। हाँ। नेचर वर्क्स। सो ये नेचर जी वर्क्स। जी। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि जैसे आपने पूरा इंट्रोडक्शन जो चीजों का दिया है कि ऑर्गेनिक का मतलब जो आप यील्ड के बारे में बता रहे थे और प्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे कि जो है उसका यील्ड कम हो जाता है, तो हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जैसे सोल के थ्रू, ठीक है, एक इसमें मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जुड़ रहा हूँ सोल से, तो हम्म। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि जैसे आपने बोला कि ऑर्गेनिक का जो फार्मर है वो कंटिन्यू, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जिन लोगों के साथ टच हुए थे वही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी नए लोग उसमें उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते और कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मेन रीजन उसका ये कि आपने मतलब इस सोल के थ्रू जैसे मार्केटिंग जो है, एफपीओ जो है, मतलब मार्केट के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं क्या सर? मतलब जैसे किसानों को जैसे मार्केटिंग। जैसे मैं आपको बताया, मैंने मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया भी है सर, हाँ कि मेन रीजन कि लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो उसका कारण है, लेट मी टेल यू, आलस। हाँ पीपल हाँ। डज नॉट वांट टू वर्क इन द फील्ड। राइट सर, भाई यू आर वेरी करेक्ट। आप हाँ है ना, लेट मी बी वेरी डायरेक्ट, है ना, आलसी हैं सब लोग। हाँ। दे हैव नो इंटरेस्ट, बस दे आर डूइंग खेती, कि इट्स ए रिचुअल, दे हैव टू डू इट फॉर देयर ब्रेड। अभी आपके घर में खाना बनता है किचन के अंदर, अभी कितनी लेडीज आजकल घर में खाना बनाती है, मोस्टली जोमेटो स्विगी से लेने लगे आजकल के हाँ, बच्चे, बिल्कुल सही है। है ना। राइट। तो ये उसका आंसर है कि इसलिए अडॉप्शन नहीं होती, कि आप 6-7 साल तो पहली बात फार्मर सर्वाइव नहीं कर सकता है, फार्मर के लेवल की बात करूं। कोई बड़ा आदमी हो 50 एकड़ वाला, वो तो ठीक है, 4-5 एकड़ में करता है, बाकी में केमिकल फार्मिंग करता है, 5 एकड़ में करके खुद अपने दोस्तों के लिए, खुद अपना ब्रांड बनाने के लिए, अपने पर्सनल एकम्प्लिशमेंट के लिए वो ये सब करता रहता है। जहाँ पे उसको इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रही हो, नहीं हो रही हो, तब भी करता है वो, है ना, शौक की बात है वो। तो उसको बिल्कुल। अगर मास लेवल पे अडॉप्शन करना है, तो उसका हमको बिहेवियर को उसको इजी बनाना पड़ेगा। उसको केमिकल के जैसे ही वो आलसी है, चूंकि हमको वैसे ही चीजें उसको देनी पड़ेगी। अगर हमको एक 500 का गांव है और उसमें से हमको 200-300 को कन्वर्ट करना है, ओके। स्टिल 200 विल नॉट गेट कन्वर्टेड बिकॉज देयर ओन बिहेवियरल इश्यूज, और दे कैन गेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो तो जी ये सर, सिंपल मैं बिहेवियरल इश्यूज है, और कोई बात नहीं है। और ये समझ भी गया मैं सर। आपको बता दूं कि आपकी कॉस्ट जो है, जी
अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ के करते हैं तो सोल से हो सकता है आपकी शुरू में, चूंकि मिट्टी ठीक करने की कॉस्ट है वो ज़्यादा रहे, मगर ऑपरेशनल कॉस्ट है जो, अगर मान लीजिए मिर्ची में 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए एकड़ खर्च करता है किसान केमिकल के अंदर, तो हमारे उसमें 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए इनिशियल खर्चा करेगा, उसमें सॉइल रिजुविनेशन का पूरा प्रोग्राम भी आ गया, और नेक्स्ट ईयर वो 80,000 करेगा, फिर 60,000 ही करेगा। ओके। वो रिड्यूसिंग वे में जाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सॉइल ठीक होते जाएगी, आपकी आपका जो खर्चा है वो कम होते जाएगा, एंड योर आउटपुट विल गो अप, एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट एंड सॉइल विल गो अप। आप समझ गए? समझ गया। इनिशियली इन्वेस्टमेंट रहेगा क्योंकि वो पूरा डैमेज है, तो पहले एक बार उसको कंट्रोल हाँ करने भाई, के अगर बाद में आपको फिर। आप बीमार हैं सब हाँ जगह, हाँ कैंसर है, हार्ट पे हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, और आप मेरे पास आए हैं, अब उसको तो मेरे को हाँ, ठीक करने में तो पैसा लगेगा ही, बिना पैसे के तो कुछ ही नहीं हो सकता है। सही बात। ठीक है, दिस इज व्हाट। मगर आपका खर्चा कम होते जाएगा। जी सर। एनी मोर क्वेश्चंस यू हैव? सो वी आपका एक क्वेश्चन था कि हम मार्केट बना रहे हैं, तो हम मार्केट मैंने बताया था बना रहे हैं। सोल जी के वेबसाइट पे ऑलरेडी हम किसानों से खरीद के कस्टमर को देते हैं अभी, मगर ये इनिशियल फेज में है ये, और अभी 2-3 महीने पहले ही हमने इसको चालू करा है, तो अपटिक आने में थोड़ा समय है। मगर हमारा अभी दूसरी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से टाई अप हो रहा है, और वो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स हमसे लेंगे अक्रॉस इंडिया। ओके। और मतलब जहाँ पे जैसे हैदराबाद है, इंदौर है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, ओके। अहमदाबाद है, वेर एवर दे वांट अस टू बी देयर पार्टनर इन सप्लाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू देयर ओके कस्टमर्स। ठीक है, वन। सेकेंड, सर। हम ड्राई आइटम्स के लिए भी दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म से टाइप कर रहे हैं, जहाँ पे ड्राई आइटम्स भी, वो जो ऑर्गेनिक फूड सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास वी विल हैव अ टाइप। मेरा एक क्वेश्चन और था सर। हम्म। बेसिकली आई एम टेक्सटाइल इंजीनियर। ठीक हम्म। है। हाँ और जी। मैं गुजरात में रहता हूँ, कच्छ में। ओके। ठीक है। हम्म। बट आई एम बेसिकली बोर्न एंड बॉटम फ्रॉम एमपी, इंदौर, नियर बाय इंदौर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बॉर्न एंड बॉटम इन खरगोन, इंदौर। ओके। 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 तो हम्म। आप मैं मेरा जो लैंड है, एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर करता नहीं हूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट है कि अब मैं जाऊँ, मतलब मेरे को अभी अब हो गया 25 साल हो गए जॉब करते करते, तो मैं अब स्विच ओवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी 6 से 7 एकड़ जमीन है, तो मैं प्लेटफॉर्म ही ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं, मतलब अभी मेरे को बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि इंदौर में मार्केट डेवलप कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में, अगर और मेरे को जरूर जानकारी चाहिए थी, मतलब। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कैन आप लोग प्लीज, कैन यू कीप योर माइक क्लोज प्लीज? हेलो। हाँ। एक, रमा, कैन यू स्विच ऑफ द माइक प्लीज? Yes, yes, I'm doing that. हाँ। हाँ। सर, आपका जो क्वेश्चन था, राम नारायण जी, जी जी। अह, देखिए, आप पहली बात, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे साथ खेती करता है, आपकी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, जी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके। आपकी यील्ड अगर ज़्यादा आने लगी, तो हम्म, आपके इकोनॉमिक्स केमिकल फार्मर से बेटर हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताइए। वो हो गया। वो उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपके बेटर हो गए, वन। आपका लेबर मैनेजमेंट भी कम हो जाता है, क्योंकि नेचर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। आपके इसमें पेस्ट मैनेजमेंट कम हो जाएगा बहुत। ओके। फिर न्यूट्रिशन देना है, और काम 1 साल बाद कम होते जाएगा आपके खेत में। जी। ठीक है, तो आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, यील्ड केमिकल के बराबर या ज़्यादा आती है, तो योर ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर गोज डाउन। ठीक है, ओके। वन। अब आप मान लीजिए हम प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप करते, मान लीजिए, डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन अस, तो भी आप मंडी में भी बेचते हैं, तो आपके आउटपुट चूंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो हमने जो देखा है कि हमारे किसानों को 15-20% वैसे ही प्रीमियम मिल जाता है, 15%। हाँ, बट मंडी पे जाने का उसका कमीशन वो सब खर्चा होता है। ओके। दिस इज वन, विदाउट सोल। बट नाउ सो व्हाट सोल इज डूइंग, कि हमारे सब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से टाई अप हो रहे हैं। सेकेंड, हमारे जो क्लाउड किचन कंपनी से भी टाई अप हो रहे हैं, जो कि ड्राई आइटम्स लेंगे, ऑलरेडी हो भी चुका है कुछ से तो।
ठीक है, पुणे बेस्ड है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी से हो चुका है, और इधर हमारा ब्लिंकिट से हो चुका है। सो दिस ब्लिंकिट है, फिर जियो है, मार्ट है, ये सब दे विल कम टू अस बिकॉज एवरीबडी नीड्स ऑर्गेनिक, राइट। ऑब्वियसली कि ये जर्नी जो है, जब आप चालू करेंगे आपका सब कुछ ठीक होगा, तो बाय द टाइम यू गेट मैच्योर्ड यू विल हैव ए डेफिनेटिव मार्केट फॉर योर प्रोड्यूस। ठीक है। हेलो। तो हाँ सर, आपके क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाई तो हूँ। मेरे को एक थोड़ा सा क्यूरी और आ रहा है मन में कि बताए। जैसे आप बोल रहे हो कि आप 15 से 20% आपको वाइज ज्यादा मिलेगा, बट वो उसमें भी जैसे कुछ प्रोसेस होगा ना कि भाई वो कैसे सर्टिफाइड होगा कि भाई आपका ऑर्गेनिक नहीं ही नहीं, है, मैं तो मतलब। ये मंडी की बात कर रहा हूँ, आप 15-20% मंडी की बात कर रहा हूँ, और सोल की हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके मंडी, ओके ओके। मंडी में तो क्या है, जो व्यापारी रहता है, हाँ जो हाँ 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 लोग हाँ करते हैं, वो आउटपुट देख लेते हैं ना भाई, आपकी हाँ क्वालिटी क्या हाँ है। हाँ, उनको भी ओके तो, ओके। अभी अगर आप रिटेल में आप जब खरीदने जाते हैं, तो मान हाँ लीजिए आप अनार खरीद रहे हैं, कोई अच्छा दिखता है, बड़ा हाँ तंदुरुस्त दिखता है, तो आप उसके ज्यादा हाँ, रेट देने को तैयार यस रहते हैं ना। यस यस यस। तो बस वही है, वो दैट इज द, हाँ, व्हेन योर फसल इज गोइंग, योर आउटपुट विल स्पीक अबाउट योर ओके ओके ओके। what you have done in the field. Yes. हाँ। हेलो। हाँ जी। जी सर, संजय सिंह रीवा से बोल रहे हैं सर। हाँ जी। सर ये मेरा कहना था, जैसे 2.5 एकड़ में अपन ये कर रहे हैं, बैगन और टमाटर कर रहे हैं, है ना। हम्म। इसमें रासायनिक कर रहे हैं पूरा, है ना। कहाँ पे कर रहे हैं? रीवा एमपी में। रीवा में कर रहे हैं, बैंगन कर रहे हैं। जी, बैगन है बैंगन 2 एकड़ में बोरा में। आता होगा आपको बहुत, जी सर। बोरा आता होगा ना बैंगन में बहुत ज्यादा आपको। हाँ, वो फल छेदक वाला, जी हाँ हाँ, जी। फल छेदक। कितना परसेंट खराब कर देती है फसल आपकी? मान के चले 15-20% है सर, उस पर 20% तो मान के चले 15 से 20%। खराब हो जाती है। जी, अभी स्टार्टिंग है, मतलब अभी 2 हफ्ते से तुड़ाई शुरू हुई है ना, 2-3 हफ्ते से। बोरा आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल आ रहा है। एक अभी हमने अभी एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा है, जीरो मारू का। उसको जरा आप अप्लाई करके देखिए, एक ही डोज बुलाइए, है ना। जी वो जी। बोरर को खत्म कर देना चाहिए आपके। अभी तक कोई ने किसी ने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, अच्छा जी। रेसिड्यू फ्री प्रोडक्ट। नो, जी नो प्रॉब्लम टू द ह्यूमन हेल्थ, नो प्रॉब्लम टू द सॉइल माइक्रोबायोम। ठीक है। जी सर। हाँ, पिछले 1.5 साल से रिसर्च बनाया है, अभी इसको बनाया, आप बुला के देखिएगा संजय जी जी। और एक जी सिंपल एक ही डोज बुलाइए। वंस यू गेट सेटिस्फाइड देन यू कैन अडॉप्ट। यो आपकी जो 20%, कुछ लोगों की 30% 40% भी खराब होती है, आपने तो कम ही बोला। जी तो आई थिंक दैट इट विल सेव दैट, उधर से ज़्यादा जी आपको हो जाएगा। जी सर। तो सर इसमें जैसे अपन उसमें फूल वगैरह के लिए, जैसे फूल और डीएपी वगैरह बीच बीच में देनी पड़ रही है ना। तो इसके जगह में कोई मतलब सुरपाल वगैरह क्या इसमें डाला जाए कि मतलब वो हमारा डीएपी से वेस्ट रहे। देखिए, आपको ग्रोथ के लिए चाहिए, क्या चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। हाँ वो, जी सर, ग्रोथ के लिए बिल्कुल। हाँ जी, तो उसके लिए सुरपाल डालिए, और एक हमारा एक मैजिक स्प्रे है वो डालिएगा। मगर आपको मैं पहले, अगर आपको ये परमानेंटली रिजॉल्व करना है, तो वो बैग लीजिए जो मैंने अभी डिस्कस करा है ना। जी इमीडिएटली बैग लीजिए। आपको सब वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां आती है, इतने बीमारी से परेशान है किसान सब जगह। आपका वो सोल्यूशन है, पहला बेस, बेस फाउंडेशन है, इज द बैग। बैग इज द जी फाउंडेशन, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं, हाईली रिकमेंडेड है वो। ठीक है। जी। आप केमिकल भी करोगे ना, तो वो भी, तो भी बेटर होगा उससे, वो बैग से। अच्छा ठीक है। जी आपका आउटपुट ठीक ठाक ही आएगा, बीमारियां नहीं कंट्रोल होगी पूरी, मगर बाकी चीजों के करने से होगी, क्योंकि आप सॉइल तो केमिकल से खराब करते ही रहोगे, है ना। जी सर। तो आप जी बैग सर। ले लीजिए। और बाकी ये आपको मैं दीपक जी या जितेंद्र जी से, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनसे कनेक्ट कर दूंगा। दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। जी सर। या आप कनेक्टेड है किसी से? जी दीपक सर है ना, वो जबलपुर हाँ से हैं। हाँ, दीपक है। हाँ ठीक है, दीपक सेंगर जी, है ना। जी जी, सिद्ध दीपक सिंगर जी। जी हाँ, तो आप उनसे बात करिए, आई हाँ ब्रीफ यू अबाउट यू। तो आप जी। करिए उनसे, आपका वो कर देंगे ठीक। ओके सर। हाँ। ठीक। और कोई क्वेश्चन है?
तो मोहम्मद, हेलो हेलो। अगले सेशन ओमकार जी का रहेगा। अच्छा, ओमकार जी का रहेगा। 11:15 ज्वाइन करेंगे ओमकार जी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा सर, मैं फर्स्ट बार इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, टर्मरिक के लिए। तो बेसिक मुझे 1 एकड़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको किस रूप में कैसे पहल करें? आप कहाँ से हैं सर, महेश जी? मैं कैमूर बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो पहला स्टेप है कि आपको एक वो बैग लेना पड़ेगा, ठीक है। गोबर की व्यवस्था होना चाहिए आपके पास, गौमूत्र की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी फार्मर से नहीं मिलता है तो क्या विकल्प है? अरे कोई गांव में तो मिल ही जाएगा ना ये सब। तो कितना क्वांटिटी में क्या चाहिए? अब ये तो 3 किलो गौमूत्र, 3 किलो गोबर लगता है पर डे, और शुरू में शायद 50-50 किलो लग जाएगा एक बार। अच्छा, बाद में तो डेली बेसिस पे 3-3 kg लगता है 2.5 एकड़ के लिए। अब इतना 1 एकड़, 1 एकड़ से स्टार्ट करें? नहीं, 1 एकड़ का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो बन नहीं पाता है, वो बैग नहीं बन पाता, उसके इकोनॉमिक्स वर्क नहीं करते हैं वो। अच्छा, 2.5 एकड़ से ही स्टार्ट करेंगे? 2.5 एकड़ का बैग है वो, उसका आप उसको 1 एकड़ में यूज करिए, फिर कम बनाइएगा ना। अच्छा 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 कम अच्छा अच्छा। बनाइएगा माल उसमें 1 एकड़ के लिए, मगर उसकी कैपेसिटी 2.5 एकड़ के लिए रहती है। अच्छा, हाँ जी, तो उससे करिएगा, आपका एकदम खेती 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये जितना आप जो हल्दी करने वाले हैं ना, हम तो टर्मरिक के लिए ही इंटरेस्टेड हैं। हाँ, तो हल्दी के अंदर आपका है ना, ये तो फंगस भी बहुत आता होगा, है ना। अच्छा, हल्दी में बहुत ज्यादा फंगस आता है, तो वो सब ठीक हो जाएगा इससे। आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्पादन भी अच्छा आएगा। हमारे किसानों ने हल्दी जो है ली है, 1 एकड़ में, गीली हल्दी की बात कर रहा हूँ, करीब 20 टन तक ली है। 20 टन 20 टन कच्ची हल्दी? कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी की बात कर रहा हूँ। हम्म, यानी कि ये सब जितना, खैर उससे कितना भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सब वीडियो में जो ये सब फालतू फालतू सब दिखाते हैं कि इतने टन निकाल लिए, ये सब हम्म। बेवकूफी बनाने वाली बात है फिर। अरे जो मैं सच्चाई है वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। हम्म। 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 जो सच्चाई है वो मैं आपको तो बता रहा हूँ। 20 टन, तो 20 टन हल्दी तो कम नहीं होता है ना सर, बताएं। नहीं नहीं, 20 टन कम कैसे कहें कम? हाँ, तो 20 टन जो हल्दी है वो एकदम परफेक्ट है, 20 टन तक। मतलब ये टॉप टॉप है, जो टॉप किसान ने लिए है ना। वो आप हाँ हाँ। डे 1 पे आप मत सोचिएगा 20 टन आएगी, और ये हम्म, केमिकल में तो 6-8 टन में ही आदमी वो हो जाता है, ठीक है। अच्छा। केमिकल में तो 6-8 टन ही आती है, गीली हल्दी की बात कर रहा हूँ तो। कोई बात नमस्कार नहीं सर। रितेश जी। हैं? जी, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नमस्कार। सर। रितेश जी, अभी मैंने मूंग लगाई है। हाँ, और यस मैम। मूंग लगाने से पहले मैंने बहुत लोगों से मालूमात की जो मूंग उगा रहे हैं केमिकल हम्म। फर्टिलाइजर्स के थ्रू। तो वो हम्म। इतना पेस्टिसाइड डालते हैं कि मूंग मूंग जो मार्केट में अवेलेबल है वो इट्स ऑलमोस्ट अ पॉइजन, हाँ, यस, राइट? इट्स ए पॉइजन, इट्स ए या पॉइजन। तो मैंने अभी जो लगाई है अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक चल रही है। मुझे नहीं पता कि आगे उसमें मैं क्या कितना प्रोसेस होने आपका वाला। 7-8 दिन हो गया होगा ना। नहीं, मेरा 15 दिन हो गया है। उसमें कोई भी पेस्ट नहीं आया है। कुछ नहीं आया है। मैंने एक्चुअली क्या किया था कि वो नीम का कॉन्कॉक्शन बना लिया था मैंने हाँ, कौन धूप कौन में सा। रख के, और उसी का पानी का छिड़काव मैं कर रही हूँ उसके ऊपर, हाँ। जस्ट टू अवॉइड। बट मुझे पता नहीं, मैं कोई प्रोफेशनल फार्मर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, गांव में रह के, और अपना खाना खुद उगाना और अपनी फैमिली का खाना खुद। मेरा कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, हाँ ना। बट अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि 10 एकड़ की लैंड है, तो सेल्फ सस्टेनेबल हमारा कैंपस हो जाएगा। तो मुझे आपसे एक्चुअली राइट फ्रॉम डे वन, जैसे सॉइल को एनरिच करना, मैं आपसे कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि सॉइल जो है वो एक माँ की कोख की तरह होती है। हाँ जी। अगर माँ बच्चा पैदा करना चाहती है तो उसको पहले अपनी कोख को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। राइट, सिमिलरली वेरी मैं करेक्ट। सॉइल को भी देखती हूँ हाँ। कि सॉइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप कोई ऐसे एक प्रोसीजर बना के हम लोगों के साथ शेयर कर लें, बिकॉज ये आई थिंक मीटिंग में मैं जो भी कुछ लेके जाऊंगी वो शायद मैं एकदम से इम्प्लीमेंट ना कर पाऊं। नहीं नहीं, वी लेकिन हैव
Sorry to tell you, we जी, have the SOP already been designed. okay, We have a team of experts who guides each and every customer who comes to us on whatever time he requires, like, and the steps he required. हमारे okay. पास पोस्ट सर्विस की टीम है, तो the soul offers education, training, product and services. It's a complete 360-degree So program. how can I be a part of your soil enrichment program? Yeah. So I'll share you the PDF for that stepwise. जी, One. जी. Second, I'll connect you to the expert who will on day-to-day basis he can guide you. ठीक है। मोस्टली अगर आपके आज वैसे जो आप बता रहे हो कि मूंग के अंदर आपके बीमारी नहीं आई, तो आपकी सॉइल ऑलरेडी अच्छी है। सॉइल Well, अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जब मैंने गेहूं, चना और दाल उगाई है तो हम्म। बहुत अच्छी यील्ड हुई है। हाँ, टचवुड, तो बहुत अच्छी यील्ड हुई है। उसका ही कारण है कि आपकी सॉइल में मेरे ख्याल से केमिकल नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है ना। उसका माइक्रोबायोम अच्छा है, न्यूट्रिशन अपटेक कैपेसिटी अच्छी है, तो ये और अच्छी हो जाएगी एंड एकदम बढ़िया हो जाएगी मैम। एंड आई थिंक अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो 6 महीने के अंदर और अच्छी हो जाएगी व्हेन यू ज्वाइन आवर प्रोग्राम। चलिए, ठीक है, ठीक है। So you send me all the details यस, and I would आई like to सेंड join इट टू that यू। program. हाँ, जी, तो 1 और 2 एकर्स में आप करिए, यू हैव, या 2.5 एकर्स में करिए टू स्टार्ट विथ, एंड उसके बाद देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड once you get satisfied. all right. Okay, thank you. Thank you very much. I just want to introduce Ma'am Samina. She is the director of Billabong High School, one of the prominent school of Bhopal. एंड इन्हीं के स्कूल से हमने, जो छोटा स्कूल था इनका किंडरगार्टन, उधर से ही मैंने जो है ये फार्मर्स मार्केट की शुरुआत करी थी। तो आई रियली अप्रिशिएट मैम फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू अस ऑल्सो। Thank you so much. Thank you, Ritesh ji. So we can have Omkar ji start the session now. अभी वो ज्वाइन कर दिए हैं। हाँ जी, अभी इसके बाद ओमकार जी और राकेश जी का सेशन है, रमा। ओमकार जी और जितेंद्र जी का सेशन होगा और फिर पंकज मंडा आफ्टरनून का। ओके। शरद जी और पंकज जी का आफ्टरनून 2 o'clock लंच ब्रेक के बाद। So I would request everybody to join. We have a great soil scientist, Mr. Pankaj Manda, who will join and tell you about soil. Basically, हम soil पे काम करते हैं, तो we will have a soil experts to explain you the nitty-gritties of the soil. So please be there in the session and take advantage of it. Thank you very much. नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं ओमकार राय हूँ, सोल का एक्सपर्ट और मध्य प्रदेश के सिवनी का फार्मर हूँ। मेरा वीडियो नहीं चल पाएगा, ऑडियो में ही हमें कम्युनिकेट करना होगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। इस समय मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर पर्याप्त नेटवर्क नहीं है। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? आ रही हैं जी, सही है। श्योर। आप सभी का स्वागत है। यदि किसी के प्रश्न हैं तो जरूर पूछ लें। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। सर, कैन आई आस्क? सर, मैं पूछ सकती हूँ या आपसे? सर, जरूर पूछिए। ये सॉइल का पहले टेस्टिंग करा सकते हैं क्या? बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल की क्वालिटी क्या है, उससे हमको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, राइट? श्योर। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस के महत्वपूर्ण जो क्रम है या सीक्वेंस है, वो पहला यही है। हम किसी भी फार्मर के साथ स्टार्ट करते हैं लैंड पर, तो उसका फर्स्ट स्टेप सॉइल टेस्टिंग ही होता है। सॉइल टेस्टिंग में हम 2 चीजें टेस्ट करते हैं बेसिकली।
सॉइल केमिस्ट्री और सॉइल बायोलॉजी, उसमें क्या न्यूट्रिशन है और उसमें कौन सा जीवन है। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट ही स्टार्ट करने का है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग को कैसे कलेक्ट करना है, जब आप ये सॉइल टेस्ट कंफर्म करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट कराना है, तो सैंपल कलेक्शन एरिया वाइज कितना एरिया है वो हम नोट करते हैं, और कैसे हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लैब में पहुंचाएंगे, ये सोल टीम करती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। थैंक यू। जैसे ही सॉइल टेस्ट हमारा रिपोर्ट आता है, हमारे लैंड की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी होती है। उसके बाद हम प्रॉपर वे में क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए और क्या माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंप्रूव करने के लिए चाहिए, या कौन से माइक्रोबियल डिजीज उसके अंदर हैं लाइफ रिलेटेड, वो सारा हम बताते हैं। इसके लिए आप सॉइल टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं? जी, सोल के थ्रू ही कराना है। हाँ जी, ठीक है, जी आपका नोट जी करते हैं। जी। तन्मय जी प्लीज नोट। सारे किसान भाइयों, यदि व्यवस्थित रूप से परिणाम चाहिए आपको निश्चित समय में, तो सॉइल टेस्टिंग से ही हमें गुजरना चाहिए। सॉइल क्योंकि टेस्टिंग का क्या कॉस्ट आएगा? सॉइल टेस्टिंग का कॉस्ट 7,000 रुपीज है। अच्छा, वो कलेक्ट आप कराएंगे? कलेक्ट आपको करना है, कुरियर कलेक्ट करने के बाद कलेक्शन के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो हम आपको देने वाले हैं। कैसे आपको गड्ढे खोदने हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी। सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद आपको उसको पैक करना है, पैक करने के बाद फिर हमारा वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम कोरियर के थ्रू आपसे रिसीव करते हैं और रिपोर्ट हमारा डिलीवर होता है आपके पास, और ये एक्सपर्ट कितने उसके दिन का साथ आपको प्रोसेस है? गाइडेंस करता है। विद इन मंथ होता है, जनरली हम ये 15 डेज में कर लेते हैं। अच्छा। कभी कोई कोरियर इशू रहा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ये एक्सेप्शनल है। ओके। क्या आप सॉइल टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं? यस सर। कहाँ से आप बात कर रहे हैं महेश जी? मैं कैमूर बिहार से बात कर रहा हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी, जी जी। आपको हल्दी करनी है ना? मैं हाँ, हल्दी का करना है। मैं गया था वहाँ, अधिकारी नहीं थे। वो लोग भी हाँ बोलते हैं हाँ। कि पता लगा, जैसा ऑफिस से वो लोग बताया कि नहीं, मिट्टी जो है हम लोग यहाँ मंगा के भेजते हैं, लेकिन मेन अच्छा, जो कृषि पदाधिकारी वो थे नहीं, इसलिए पूरे प्रोसेस का हमको पता नहीं चल पाया। बोले मंडे को आने के लिए, इसलिए फिर मैंने आपको कांटेक्ट नहीं किया। जो लिस्ट हमने आपको भेजी है वो लिस्ट आपने उनको दिखाई है? हाँ हाँ, वो मैंने प्रिंट आउट ले लिया है। ठीक है, उनको कहिए कि हमको इन मानदंडों पर चाहिए, ये हमको जी इंफॉर्मेशन हाँ, मिलेगी वो तो तो हम मैं दे दूंगा प्रॉपरली कि गाइड कर पाएंगे। हाँ। श्योर, आप करिए और फिर मुझे से हमें करना कांटेक्ट ही है, कीजिए। मैं इसके लिए एकदम माइंड से पूरी तरह प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आप सॉइल सैंपल तो निकाल के रखिए। आप हम्म। सॉइल सैंपल के 2 पार्ट्स रखिए, एक पार्ट्स आप उनको दे दीजिए। उनको देने के बाद यदि वो आपकी सारी रिपोर्ट्स देने के लिए हाँ कहते हैं, तो आप वहां से सॉइल सैंपल लेकर के जो रिपोर्ट आता है वो आप हमें भेज दीजिए। इन एनी ओके। केस वो कहते हैं कि हम इसमें से ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप सैंपल जो है सोल को भेज दीजिए। जब आप सैंपल निकालें तो एक बार में 2 सैंपल निकाल लीजिए। एक अपने लोकल के लिए, वहां हो जाता है बहुत अच्छा है। दूसरे सैंपल को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। यदि वहां नहीं होता है तो 2 बार आपको लैंड पे सैंपल निकालने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तब आप ऐसा कर सकते हैं कि उस दूसरे तैयार सैंपल को त्वरित रूप में सोल को भेज सकते हैं, जिससे आपके समय का बचत होगा, क्योंकि आपको खेती समय अनुसार स्टार्ट करनी है और आपके पास समय कम है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा इसलिए है कि एक सर बार हम पहले मिट्टी निकलवा के रख ही लेते हैं। 3 फीट आप मिट्टी बताए निकला के थे। रखेंगे। 3 फीट का 3 फीट आपको आप। गड्ढा करना है है चार ना? पांच उसके ऊपर जगह के से। 6 इंच का, उसको हम्म कोई भी, बाकी अन्य बंधु भी सुन रहे हैं, इस बात को समझें। हमें पहले 3 फीट गुड़ा 3 फीट गुड़ा 3 फीट का गड्ढा करना है। ये आप जेसीबी से कर सकते हैं या मैनुअली लेबर से कर सकते हैं। हम्म। ये करने के बाद आपको 1 एकड़ में कम से कम 5 गड्ढे करने हैं। हाँ। यदि आपका प्लॉट 1 एकड़ से बड़ा है तो आप हमसे व्यक्तिगत डिस्कस कर लें, हम उसको सिचुएशन समझ के आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हर एक लैंड की सिचुएशंस अलग होती हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल ठीक है। आपने जो गड्ढे किए उसमें से आपको हम्म पहले 6 इंच का एक परत का सैंपल लेना है, 200 ग्राम।
अगले 6 इंच का लेना है। यदि इसको मेजरमेंट में लेंगे तो 0 से 6 इंच, 6 to 12 इंच, अगेन 12 to 24 इंच, यहाँ से 1 फीट का स्टार्ट हो जाएगा, 24 to 36 इंच। इन सभी से 200 ग्राम का आपको सॉइल सैंपल लेना है। हाँ ठीक है। और आपने जितने भी गड्ढे खोदे हैं, यदि वो डेप्थ में एक सी सॉइल आ रही है तो आपको ऊपर के 6 इंच का सैंपल बाकी गड्ढों के 6 इंच के सैंपल से मिक्स करके एक सैंपल बना लेना है। ओके नदर के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। क्लियर हुआ? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? महेश जी, आपका और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है। श्योर, आप म्यूट कर सकते हैं। ओके सर हम भी अपना सॉइल टेस्ट कराना चाहते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। जबलपुर में अनिल जी? हाँ जी, हाँ जी। जी जबलपुर में कहाँ से हैं अनिल जी? जबलपुर में बरगी के पहले मेरा लैंड है, और खास ओके, जबलपुर में रहते हैं, मदन महल में। श्योर, मैं शिवनी पे हूँ। अच्छा सर, ओके, तो मैं भी अपना सॉइल टेस्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है। कितना एकड़ लैंड है आपका? 1 एकड़। ठीक है, आप करा सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। मे भी जी कभी आपसे मेरी बात भी हुई थी, जी जी ओमकार राय जी में। जी जी हाँ जी। जी, आप करा लीजिए। तो और कभी आते जाते हम आपका विजिट भी कर सकते हैं यदि उधर जाते जी हैं जी तो। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूर आइए। श्योर, जरूर। और हम सैंपल निकलवा लेते हैं हाँ, सैंपल जैसे निकलवा आपने लीजिए, बताया। मुझे कॉल कर लीजिएगा सैंपल निकालते समय। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, तो प्रॉपर हाँ सैंपल आपका निकल जाएगा। ठीक है। श्योर। ये जो सॉइल सैंपल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तन्मय जी, हम इसको नोट कर सकते हैं क्या? इसमें 3 लोग हो गए हैं। हाँ जी, मैं अनिल नोट लाकरे करती जी हूँ। जबलपुर का। श्योर। अन्य कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो पूछें। सॉइल सैंपल के अलावा भी आप जो जानना चाहते हैं वो हम बताएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिशनर फार्मर हैं और एज ए ओके। एक्सपर्ट हम पूरे देश में किसानों का सहयोग कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं। ओंकार सर, ये एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे आपने अभी 1 एकड़ के लिए बताया, अभी मेरा क्या है, 6 एकड़ जमीन है। हाँ जी। तो आप 6 कहाँ एकड़ से जमीन बात के कर हिसाब से रहे हैं? मेरे को सॉइल टेस्ट कराना, तो जैसे अभी आपने, मैं अभी बेसिकली मैं खरगोन का हूँ, बिस्टान गाँव है पास में, खरगोन के पास में, एमपी में। श्योर। हाँ और जी, हाँ जी। मैं, मतलब मेरा नेटिव वहाँ पर है, बाकी मैं फिलहाल मैं गुजरात में हूँ, कच्छ में रहता हूँ। ओके। तो मेरे अभी पास, आपका जो, हाँ कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मेरे यहाँ जो खरगोन के पास में जो मेरा लैंड है, वो अभी मेरी सिस्टर वगैरह को दे के रखा है, तो वो लोग उसका एग्रीकल्चर वगैरह वो कर रहे हैं, पर मैं अभी इधर हूँ। तो मैं मतलब उसका अगर 6 एकड़ के हिसाब से सॉइल टेस्ट कराना है, तो आपने बताया ना कि 1 एकड़ में 5 गड्ढे करना है अलग अलग, पर 6 एकड़ है तो फिर उस हिसाब से आप अलग से उसको बताएंगे। श्योर। हम इसमें पहली बात ये देखते हैं, फार्मर से हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपकी जो अपर लेयर है क्या वो सेम है? अब एक्चुअल में क्या है कि मैं अभी फिजिकली वहाँ देखा नहीं, मैंने विजिट, मतलब मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, सिस्टर से ही पूछना पड़ेगा मेरी, तो देख के रखा है तो। जैसे ही आप उनसे जानना चाहें तो आप हमें या तो कॉन्फ्रेंस में ले लें या हमारी बात करा दें। यदि ठीक। अपर लेयर सेम है तो हम उसको 3 एकड़ के 2 सैंपल ले सकते हैं। एक सैंपल आइडियल कंडीशन पर 1 हेक्टेयर के लिए होता है। फिर भी हम ओके। उसको, यदि सॉइल एक सा स्ट्रक्चर है हाँ 0 हाँ, to 3 तक और अपर भी एक सा है, तो हम उसको 4 एकड़ तक तो खींच सकते हैं। उससे ज्यादा में फिर हमारी प्रैक्टिस को इशू बनता है, ठीक ठीक ठीक। तो हम मैं उसमें 2 सैंपल में हम काम कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अपर लेयर तो सेम है पूरे खेत की, ये थोड़ा सा हो सकता है आधा एकड़ जमीन का थोड़ा चेंज हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अपर ठीक लेयर, है, जहां पर चेंज आ रहा है वहां पर दूसरा सैंपल हमें लेना पड़ेगा। हाँ, अब वो जहाँ पर चेंज भी जो जैसे आ रहा है, तो हमारा क्या मतलब उसके बीच में क्या कुआं बना के रखा है, तो कुएं की जो मिट्टी वगैरह जो है जिस एरिया में, वो जो निकली हुई है, तो हमने क्या उसको पूरा साफ नहीं कराया था, तो कुआं खुदवाया था, तो उसकी मिट्टी पूरी है, तो वो उस एरिया को हम यूज नहीं करते, तो वहाँ का हो सकता है चेंज हो ठीक है, यदि ऐसा है तो हम उसको 2 सैंपल में अच्छे से कवर कर सकते हैं। जाए।
और सेम निकलता तो एक सैंपल पर भी हम प्रयास करेंगे कि वो हो जाए। बट वो जब तक आपके 3 फीट के गड्ढे खोदेंगे, स्ट्रक्चर और कलर हमें समझ में आएगा, उसके बाद ही हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो आप हमें ओके, कनेक्ट कर लीजिए। ठीक जैसे ही है। आप गड्ढे करते हैं, आप हमें कॉल कर लीजिए। हम ऑन स्पॉट जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको शेयर कर देंगे कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, श्योर, सर आप अपना नंबर शेयर करेंगे? व्हाई नॉट। 93015 एक 9393 0 015 15 80060। 80060। ओके, 93015 80060 चैट बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर में। हमारे ओके होस्ट ओके चैट बॉक्स में इस नंबर को शेयर करेंगे। सर हमारी सॉइल जो है, फ्रिक्वेंटली आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 24x7। जी जी सर, हमारी सॉइल जो है वो तो पूरी सिमिलर है, क्योंकि मैंने जब हम बोर कराया था तो 70 फीट तक मेरा एक भी पत्थर नहीं आया, उसमें सेम सॉइल थी। नर्मदा किनारे की जमीन है ये मेरी। और नहीं, बरगी की किस तरफ है आपकी, मुझे बताइए ना एक बार। बहोरी पार, बहोरी पर, जो ठीक कह रहे हैं आप। जो पहला टोल बैरियर है हाँ हाँ, उसके पास में है। ठीक है। तो ना इजीली हो सकता है। आप यदि एक सा भी डेप्थ में आ रहा है तो भी हमें एवरी अपर लेयर में 1 फीट के 2 सैंपल, मीन 0 to 6 अच्छा, इंच 6 to 12 इंच का ही लेना पड़ेगा। हाँ हाँ। और इसके आगे आप और इसके लिए गहराई पर समझना चाहते हैं तो कौन से क्रॉप्स लेने वाले हैं, हम उसके हिसाब से भी जानना चाहते हैं। उस सॉइल ठीक के, है सर, मैं उस आपका क्रॉप नंबर के ले लिया ग्रोथ मैंने। सॉइल में कहाँ तक जाते हैं। हाँ जी, आपका नंबर ले लिया है तो मैं आपसे संपर्क कर लूंगा फिर श्योर श्योर डिटेल के प्लीज, साथ। श्योर। थैंक यू सर। थैंक यू प्लीज। अनदर क्वेश्चन प्लीज। किसी का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर के। या हम स्टार्ट करते हैं, क्या प्रोसेस होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए। एनी क्वेश्चन? विमल जी ने चैट पर पूछा था कि कैसे शुरू करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग न्यू फार्मर्स के लिए, तो उसके बारे में अगर ओके, हम बात करेंगे ना तो इट विल बी यूजफुल फॉर देम। श्योर, मैं स्टार्ट करता हूँ। जब भी किसी ठीक है। किसान भाई को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी फार्मिंग स्टार्ट करनी हो, पहले तो उसे ये तय करना होता है कि किस लोकेशन पर उसको करनी है, स्पॉट क्या होगा। जैसे ही स्पॉट फिक्स होता है तो उसे पता होता है कि मेरी ये लैंड है, इस पर मुझे खेती करनी है, इसका इतना रकबा है, क्षेत्रफल इतना है। उसे सबसे पहले ये जानना होता है कि मेरी सॉइल में अवेलेबिलिटी क्या है, या डिफिशियंसी क्या है, या डिजीज क्या है। और इस बात को जानने के लिए हमको सॉइल टेस्ट पर जाना होता है। सॉइल टेस्ट होने पर हमें पता होता है कि हमारी सॉइल में न्यूट्रिशन क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज क्या है, गुड और बैड बोथ, निमाटोड्स की क्या कंडीशन है और प्रोटोजोआ की क्या कंडीशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सॉइल टेस्ट से निकल आती है। उसके बाद हम तय करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है। हम जो क्रॉप लेना चाहते हैं, क्या ये सॉइल उसके लिए बैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं है तो हम क्या क्या इसमें इंजेक्ट करेंगे, लो कॉस्ट में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं। यदि किसी को कॉमर्शियल फार्मिंग में जाना है, किसी को हाई रिटर्न फार्मिंग में जाना है, तो हमें क्या प्रिपरेशन करने होंगे और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सॉइल टेस्ट से ही हमें पता चल जाता है। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आपका एक्सपर्ट से डिस्कशन होता है। आप जो क्रॉप लगाने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन की तैयारी होती है, और सॉइल रिजेनरेशन कैसे करना है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है। हर चीज का एक साइंटिफिक आंसर आपको मिलता है कि आपके यहाँ यदि कैल्शियम की डिफिशियंसी है, सल्फर की डिफिशियंसी है, तो कितनी क्वांटिटी में आपको हमको व्हाइट सॉइल देना होगा, और उससे हमको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। कॉम्पेक्शन है तो कितना रॉक सॉइल देना पड़ेगा, उससे कितना फास्फोरस मिलेगा, कॉम्पेक्शन के लिए हमको कितना लाभ होगा। ये सारी चीजें हमको उसमें मिलने वाली होती है। जैसे ही आप सॉइल टेस्ट के बाद वाले पार्ट पर जाते हैं, सॉइल एप्लीकेशन के बाद आपको उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज इंप्रूव करने के लिए हमारे पास बायोडाइजेस्टर बैग के नाम से है। बायोडाइजेस्टर बैग आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमारी टीम आपके सहयोग में रहती है। एनारोबिक और एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटीज को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए कल्चर्स कैसे मिलेंगे, कौन से कल्चर्स की कितनी क्वांटिटी होगी,
किस फॉर्म पर उसको सॉइल में देना है, वो सारी चीजें आपको हमारे एक्सपर्ट्स रेगुलरली गाइड करते हैं डे टू डे अपडेट्स पर, जिसके साथ आप जुड़ रहे होते हैं। आप जिस क्रॉप को लगाते हैं उस क्रॉप के लिए सीड ट्रीटमेंट से लेकर के फाइनल प्रोडक्शन तक, और प्रोडक्शन को यदि आपको हमारी टेक्निक से कर रहे हैं तो हमें वापस बेचना है किसान कॉर्नर में, उसके माध्यम से मार्केट भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो खेती में जो भी होता है वो सब हम आपको बताते हैं, किस लेवल पर कौन सा न्यूट्रिशन लगेगा, किस फार्म पर लगेगा, एप्लीकेशन सॉइल में कौन सा करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस कंडीशन पर करना है, ड्रिप से कैसे करना है, स्प्रे में कब कितना करना है, वो सारा हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ डे टू डे वर्किंग करके आपको कराते हैं। और जो प्रोड्यूस होता है वो कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू का प्रोड्यूस हो। जैसे अभी हमसे जिन्होंने चर्चा की मैम ने, उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो हम ये करते हैं कि आपकी फैमिली के लिए यदि आप कोई फूड उपजा रहे हैं, तो पहली बात तो किसान का अर्थ होता है अन्नदाता सामान्य भाषा में, तो वो अन्नदाता ही बने, जहरदाता ना बने। आज पूरे देश का किसान जहर बेच रहा है, अनाज की जगह अनाज में जहर मिला के बेच रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। आपको यदि कोई इसमें डिजीज आता है तो प्रिवेंटिव डिजीज ना आए इसके लिए हम उसको आपको सहयोग करते हैं, क्योंकि उसका साइंस हमें पता है और हम आपको एजुकेट भी करते हैं। यदि डिजीज ना आए इसके बाद भी किसी कारण से डिजीज आता है तो उसमें हम न्यूट्रिशन और उस डिजीज की क्योर करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स आपको बायोलॉजिकल चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और टाइमली हम आपके पास वो पहुंचा के रखते हैं। जिससे डिजीज आ भी जाता है तो आप उसको विदाउट केमिकल के हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे केमिकल्स वाले भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। केमिकल में सारे डिजीज कंट्रोल नहीं हो पाते, लेकिन बायोलॉजिकल में हमने एक ऐसा साइकिल बनाया है कि शाकाहारी जीव जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खाने के लिए मांसाहारी जीवों की कॉलोनी हम बना देते हैं, जिससे हम प्रकृति का एक ऐसा अहिंसक चक्र स्थापित करते हैं कि प्रकृति के उस चक्र में रोग की उत्पत्ति होने के साथ साथ उसको खाने वाले जीवन भी उपलब्ध होने के कारण आपको किसी प्रकार की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ही उस पर कार्य करती है। तो एक अहिंसक कृषि हम ये बहुत भली भांति कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो सारा ऑक्साइड फॉर्म का है, केमिकल में सारा सल्फेट फॉर्म का है। जो आपकी लैंड की क्वालिटीज डिक्रीज होती है, लैंड की माइक्रोबियल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है, वो सारा प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल में सॉर्ट आउट होता है। हम जो भी आपको सॉइल दे रहे हैं वो भी माइनिंग करके देते हैं लैंड से ही। बहुत जैसे हम राजस्थान से कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, एमपी से कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, या अनदर स्टेट से कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, जो आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज जो भी चाहिए, जिंक चाहिए, वो सारा हम सॉइल में देते हैं। और स्प्रे के माध्यम से जो हम आपको देते हैं वो एनपीओपी सर्टिफाइड होता है। यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिक फोरम जो है आईएफओएम, उससे भी सर्टिफाइड होता है। तो इसको देख करके भी आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। केवल प्रोडक्ट्स को दिखा करके भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन संभव है, ये आपको उसके साथ लाभ मिलता है। और इसकी प्रॉपर सॉइल रिजेनरेट करने के बाद आपका जो कॉस्ट है, वन टाइम कॉस्ट तो इसमें है ही, लेकिन इसके बाद आपकी कॉस्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, और नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटीज भी इसमें बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। जिसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। अभी मैंने बंसी गोल्ड हार्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारे यहाँ जो जनरल प्रोडक्शन लोगों का है उससे अच्छा प्रोडक्शन हमारा है, और क्वालिटी सुपर्ब। तो इस तरीके से आप अच्छी क्वालिटी का कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू का मेडिसिनल फूड अपने फार्म पर खुद उपजा सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं, और समाज को जो बचता है उसको दे सकते हैं। यदि डायरेक्ट आप नहीं दे सकते तो उसके लिए हमारे पास किसान कॉर्नर लिस्टेड है। किसान कॉर्नर में आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। हम उस किसान कॉर्नर के माध्यम से आपकी ही ब्रांडिंग करते हैं। वो प्रोडक्ट सीधे आपसे फार्मर टू कस्टमर तक पहुंचता है। तो आपको उपजाने से लेकर के लागत कम करके अधिक मूल्य पर बेचने तक की फैसिलिटीज हम आपको देते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से देश भर में केवल हमने ये सिस्टम क्रिएट किया है कि किसान अपने उत्पाद का मूल्य, अपना जो उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है, उसका मूल्य स्वयं तय करता है।
मेरी जानकारी में और कोई ऐसी स्थान नहीं है जहां पर किसान अपने स्वयं का मूल्य तय करता हो। और 2 साल बाद, कहीं कहीं 6 महीने 8 महीने बाद भी, कहीं कहीं 2 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी लागत न्यूनतम 20 से 30% में आ जाती है। प्रोडक्शन आपका मल्टीप्लाई हो जाता है और प्रोडक्शन क्वालिटी मेडिसिनल लेवल पर चली जाती है। तो आपको हाई रेट पर आपको बेचने का मौका मिलता है। तो आप खेती से एक अच्छा बड़ा लाभ कमा सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स हमने बहुत जगहों पर सेट कर रखे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में एक फार्म हमारा स्वयं का भी है। किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है और फाइनल प्रोड्यूस को कैसे मार्केट में सेल करना है, इसके बीच का किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए। सर जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि सबसे बेसिक चीज की आपने बोला कि मैं आप खुद एग्जाम्पल हो कि आप खुद एक मतलब जो है फार्मर ही हैं, और आपने ये जो जो मेन चीज जो बताई कि फार्मर टू कस्टमर डायरेक्ट जो किसान कार्नर पे जो बनाया है, तो मेन क्या है कि किसान को वही प्रॉब्लम सबसे बेसिकली वही है कि वो मतलब उसका मतलब अमाउंट उसको प्राइस अगर बढ़िया मिले तो क्या है कि वो जैसे बोले कम यील्ड में भी आदमी को तो कवर अप हो जाता है कि हाँ ठीक है, उसको मतलब बेचने का टेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई उसको प्रोडक्ट उसका रेट उसको बराबर मिल जाए। देखिए, यदि आपके पास क्वालिटी है तो आप उसको समाज तक अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हाँ। आपका बिकेगा, क्योंकि पूरे देश भर में हम जाते हैं हम्म, और पिछले 2 वर्षों से हम पूरे देश भर में विजिट कर रहे हैं। हमने डिमांड्स लोगों की देखी है और उसी के लिए हमने किसान कॉर्नर को स्टार्ट किया है। लोग चाहते हैं अच्छा खाना, क्योंकि हमने 200 रुपये किलो का गेहूं खाने वाले भी लोग देखे हैं। क्योंकि मेरा गेहूं पर काम है, मेज पर काम है, तो मैंने देखा है कि लोग खाना चाहते हैं लेकिन हम उनको वो नहीं दे रहे हैं। उसी से सीख करके इस बार हमने जैसे गोल्ड पर प्रैक्टिस की। हमने ये देखा कि लोगों को शुगर बहुत है। अभी हम हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हमने देखा वहां पर जो भी लोग आ रहे हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं जो पर्सनल टच में है, यदि 10 लोग टच है तो उनमें 9 को शुगर है। जी सर। ये हमने जब सोइंग कर रहे थे तब हमने ये वेरीफाई किया। फिर हमने ये देखा कि ये शुगर होती क्यों है। तो ये देखा कि हमारा बॉडी का सल्फर जिंक जैसे जो गर्म तत्व हैं, ये बिगड़ रहे हैं। तो हमने उसको एप्लीकेशन किया हुआ है वीट में। तो उससे वीट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज हुई। फिर ये देखा कि बॉडी सुपर काम कर पाएगी, इसके लिए गोल्ड इंपॉर्टेंट है। और गुड लक ये है कि सोल ने सारे को नैनो टेक्नोलॉजी से, मतलब जो प्योर गोल्ड है उससे नैनो कणों के रूप में उसको लेकर के आया है। और सोल के बाद वो अवेलेबल है। उसका एप्लीकेशन भी इजी है, फॉलियर स्प्रे है। सी ट्रीटमेंट में भी हम उसको दे सकते हैं और फॉलियर में भी दे सकते हैं। तो सी ट्रीटमेंट भी किया और फॉलियर में भी दिया। तो हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में गोल्ड है। बिल्कुल सही। तो आपकी बॉडी में यदि गोल्ड जाएगा, जैसे हम प्राचीन काल में रजत भस्म खाते थे, स्वर्ण भस्म खाते थे, आज भी आयुर्वेदा में खाते हैं, जी तो जी। स्वाभाविक रूप से बॉडी का हेल्दी होता ही है। तो हमारे ग्रेन्स में ही वो चला जाए तो क्या बुराई है, अच्छा ही होने वाला है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, थोड़े आप पीछे चलिए, जब कोविड था, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा जिंको वाइट सेल हुआ है। जिनको कोविड नहीं था उन फैमिलीज ने भी जिंको वाइट खाया, राइट। राइट। जिंको वाइट इसलिए खाया है कि आपके फूड में जिंक नहीं था। जहां जिंक होगा वहां वायरस नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है मॉडर्न साइंस का भी, वैदिकन साइंस का भी। तो आपके यदि फूड में जिंक है तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। आपके फूड में सल्फर है, जिंक है, गोल्ड है, तो आपको शुगर नहीं होगा। तो जिनको यदि शुगर है तो वो ये खाएं, तो उनका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। बाकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी 25% टू 50% पार्ट है फूड का। बिल्कुल है। तो हम कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड प्रोड्यूस करें, हम लोगों को बताएं और लोग खरीदते हैं। हमने तो प्रोड्यूस किया है, लोग रेगुलर खरीद रहे हैं। हाँ, समय लग सकता है, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा हमको समय और धन लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि पैकिंग अच्छे से करनी है, साफ सुथरी करनी है, ग्रेडिंग करानी है। हम जैसे अभी मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने वीट प्रोड्यूस किया है। वीट प्रोड्यूस करके हमने उसकी ग्रेडिंग कराई है। ग्रेडिंग करने के बाद हाथ से साफ सफाई कराई है, अच्छे से पैकेजिंग कराई है।
अच्छी क्वालिटी के बैग्स में कराई है और उसको हमने स्टोर किया हुआ है। डिमांड्स आती है, हम उसको अच्छे से सप्लाई करते हैं। जब उसको कोई खोल के देखता है, उसको लगता है बहुत अच्छा है, उससे सफाई करने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधे उसको, जिन परिवारों में उसको धुल के ही खाने की परंपरा है तो वो धुल के खा सकते हैं, वरना उसको डायरेक्ट भी चक्की में पीस के खा सकते हैं। तो आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। आप, दुनिया में खरीदने वाले बहुत हैं और सबको अच्छा खाना चाहिए। अभी परचेजिंग पावर कैपेसिटी ना इंडिया में 15% पीपल्स की ऐसी है कि वो वीट को 200-250 रुपए केजी भी खा सकते हैं। आप उनको सही बात है। 80-100 रुपए में अवेलेबल कराइए सुपर फूड, फिर रहना वो खुद खाएंगे, देखेंगे कि हमारा जो मेडिसिन का खर्च कम होते जा रहा है, तो वो डॉक्टर को देने की जगह फार्मर को देंगे और उनको तो अच्छा खाना मिल रहा है ना, वो हैप्पी भी है, हेल्दी भी है। भरा हुआ था। ये काम हमको करना है। ओके। फार्मर के लेवल पर सर इश्यूज रहे हैं, उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए ये चैलेंज आए हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनके पास खेती है और वो जहर खरीद के खा रहे हैं, तो कम से कम अपने लिए तो शुद्ध भोजन उपजाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। और डिफिशियंट फूड जो खा रहे हैं, ऑर्गेनिक के नाम पर देश में एक बहुत बुरा धंधा ये चल रहा है। मैंने केमिकल नहीं डाला, लोग उसको ऑर्गेनिक समझने लगे। आपने केमिकल नहीं डाला तो वो ऑर्गेनिक हो गया, ओके, बट आपने उसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया, उसमें ना कैल्शियम है, ना फास्फोरस है, ना जिंक है, तो आप अंडर न्यूट्रिएंट्स फूड खा रहे हैं। हमने जनरली एक सर्वे किया है जिसका डेटा तो हम आपको नहीं शेयर कर सकते, बट हमने ये देखा कि जो जो ऑर्गेनिक खा रहे हैं उनके परिवार में बीमारियां बहुत हैं। हमने उनसे पूछा कि कैल्शियम की डिफिशियंसी क्यों है, ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो आप जो ऑर्गेनिक के नाम पर अंडर न्यूट्रिशन वाला फूड खा रहे हैं, आप उससे बचिए। ये सोल में इसमें बड़ा काम हुआ है ह्यूमन हेल्थ को लेकर के, कि हम जो भी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू का होना चाहिए, जिसको खाने के बाद फैमिलीज का हेल्थ बजट रिड्यूस होना चाहिए, उनकी हेल्थ और वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। और इस पर हमने अच्छे से सफलता प्राप्त कर ली है पिछले 1 वर्ष से। अभी हम उसके एडवांस के दौर पर हैं कि हम एडवांस न्यूट्रिशन का फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे आपको मेडिसिन की जगह पर फूड का ही खाना है, या ये कहें कि फूड ही मेडिसिन है। जो जनरल चर्चा चलती है वो सच है। तो जिसके पास लैंड है वो पॉइजन ना खाए और अंडर न्यूट्रिएंट्स फूड ना खाए। और साथ में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इससे फार्मिंग की कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, लैंड की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, तो आपके चारों उंगलियां घी में है। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं है सर, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड ये है कि मैक्सिमम फार्मर्स के साथ ये मनगढ़ंत बात हो गई है कि वो ये कहते हैं कि हम तो केमिकल इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हम करना नहीं चाहते। उसके लिए उनको एजुकेशन नहीं है, उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। सोल या कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है, उस पर प्रॉपर रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स किस लेवल पर काम करेगा और उससे क्या लाभ होंगे। कोई डिजीज आती है तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे। बिना केमिकल के ही आपको ये सब हो जाता है, तो केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आज समाज में जो ये प्रचलित धारणा है कि हमें केमिकल्स के बिना नहीं हो सकता,
उसके लिए इंफॉर्मेशन की कमी है और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। पूरी दुनिया इस समय फसलों पर काम कर रही है। खराब मिट्टी हुई है, मिट्टी पर कोई काम ही नहीं करना चाहता, तो मिट्टी पर काम करें। मिट्टी ठीक होने से आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। केवल 20% आपको जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो एटमॉस्फेरिक रीजन से हैं, क्लाइमेटिक रीजन से हैं, तो उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हजारों किसानों ने बिना केमिकल के केमिकल से ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी लेके रखी हुई है। बस आपको ये समझना है कि आपको कौन सी जानकारी नहीं है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो हमसे जान लीजिए। और कैसे होगा वो हमने सफलतापूर्वक हजारों किसानों के साथ किया है, तो आपको भी वो प्रैक्टिस बता दी जाएगी। ये जरूर है कि इसमें वन टाइम कॉस्ट है। जो आपने 50 वर्षों से न्यूट्रिशन माइन किया हुआ है जमीन से, और फसलों के लिए आप काम करते हैं, मिट्टी की आपने चिंता नहीं की, तो मिट्टी में जो कमी हो गई है आपको उसको फुलफिल करना है। बस नेचर वहां काम करने लगेगा। और जो वन टाइम कॉस्ट भी आप लगा रहे हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो आप उसको एक क्रॉप में ना जोड़ें, उसको 5 साल के बजट में जोड़ें कि ये मेरे 5 साल का बजट है या 10 साल का बजट है। वैसे जैसे आप फेंसिंग कराते हैं, आप ट्यूबवेल कराते हैं, आप कुआं खोदते हैं, आपको जो है घर बनाने होते हैं, तो आप उसको 1 ईयर कॉस्ट में तो नहीं ऐड करते ना, या वन वन ईयर एक्सपेंस पर फैमिली के। तो सेम एज लैंड। केमिकल से भी कम खर्चे में ऑर्गेनिक खेती हो रही है और सुपर क्वालिटी निकल के आ रही है। और ये कोई भी कर सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, यस प्लीज। कि आप हमें बता जैसे सकते हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं? रीवा एमपी से हैं सर। हाँ प्लीज। जैसे अपन जैविक खेती करना चाहते हैं, है ना, तो हाँ अभी जी। केचुआ वाली खाद ये डलवा रहे हैं। ये केचुआ वाली खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट, है ना, या बना के उस पे कर रहे हैं टमाटर वगैरह, है ना, तो उत्पादन अच्छा आ हाँ रहा है, मतलब एक नंबर का है, साइज भी अच्छे। हाँ। जैसे इसको जैविक में और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, जैसे अभी सॉइल टेस्टिंग के लिए नहीं हो पा रहा है ना, हम्म। क्या कर सकते हैं अभी? देखिए, एक तो इस बात को समझिए कि खेती केचुआ नहीं करता। केचुए का अलग काम है और माइक्रोब्स का अलग काम है, बैक्टीरिया का अलग काम है। केचुए का जी काम ये होता है सर कि वो पोरोसिटी क्रिएट करे और नीचे के मिनरल्स को ऊपर लेकर के आए। बिल्कुल। अभी हमने उसको केचुए से भी खाद बनाना प्रारंभ कर दिया है, जो कि प्रकृति के विपरीत कार्य है। जी ये काम है माइक्रोब्स और बैक्टीरिया का। क्योंकि जी नेचर में जो संकल्पना है वैदिक वैदिक काल से या वैदिक साहित्यों को आप पढ़ेंगे, तो प्रकृति में संपूर्णता के लिए आपको बताया गया है ऊर्जा, पदार्थ और जीवाणु। ऊर्जा यस ऊर्ध्व गति की होनी चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा से डिजीज रिमूव होती है, नेगेटिव एनर्जी से डिजीज क्रिएट होती है। जो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, जी सर। वो आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप पर। सेकंड स्टेप पर ओके। आपको ये समझना पड़ेगा कि 108 अणु और 108 जीवाणु, जैसे आप कोई भी माला धारण करते हैं सनातन संस्कृति में, तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको 108 का कॉन्सेप्ट है। अब वो जब साइंटिफिक कैलकुलेशन उसको करते हैं, तो हमारे गैलेक्सी और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसके कैलकुलेशन से वो आया। तो 108 अणु और 108 जीवाणु का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो 108 अणुओं को खाने के लिए 108 जीवाणु की संकल्पना है। जैसे सल्फर आपके खेत में पड़ा है, लेकिन पौधे को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सल्फर को खा के पौधे को पहुंचाने के लिए जो जीवाणु चाहिए सल्फर का, वो नहीं है। यही ओके। प्रैक्टिस केमिकल में चल रही है कि उन्होंने सल्फर दे दिया, सल्फर को पौधे तक पहुंचाने वाला बैक्टीरिया नहीं दिया। और हमने बीडीसाइड पेस्टिसाइड डाल डाल करके, अनएथिकल प्रैक्टिस कर करके माइक्रोबियल एक्टिविटीज को ही तो डिस्टर्ब किया है। उसको प्रॉपर करने के लिए आपको जो है माइक्रोब्स देना है। तो आप जो डिकम्पोज कर रहे हैं गोबर को, उसको बैक्टीरिया और माइक्रोब से डिकम्पोज कीजिए। फिर देखिए आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और प्रोडक्शन के लेवल पर आपको जो भी आवश्यकताएं हैं, वो यदि आप फोटोग्राफ शेयर कर सकेंगे हमें तो अच्छा रहेगा।
हम और ज्यादा अच्छे जी से एनालिसिस कर पाएंगे लीफ एनालिसिस और प्लांट एनालिसिस से। जनरली बिल्कुल आपको कितना कैल्शियम कितना पोटेशियम चाहिए, यदि किस समय चाहिए, यदि वो आपको मिलेगा तो आपका प्रोडक्शन जनरली इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस सही समय पर सही मात्रा पर सही एप्लीकेशन की जरूरत है। किसानों के लेवल ओके पर एजुकेशन का एक बहुत बड़ा लेक है सर। उसको ये पता नहीं होता कि कौन सा न्यूट्रिशन कितने पीएच पर होगा सॉइल का तो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, भले ही आप कितना डालते जाएं। कितने टेम्परेचर पर कितना एब्सॉर्प्शन होगा न्यूट्रिशन का, उसको नहीं पता। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम जब फार्मर को गाइड करते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, आज आपको इसका स्प्रे करना है तो किस समय करना है, आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है, वो हमें ध्यान में होता है। तो हम फार्मर को बताते हैं ये शाम को करना है, आपको इस समय करना है। नंबर 2, बिल्कुल सर हम उसको ये सॉइल में कोई एप्लीकेशन करना है तो हम जानते हैं कि उसके सॉइल का पीएच क्या है। तो हमें पता है कि यदि उसके यहाँ लाभ होगा तो अच्छा है, नहीं तो हम उससे कह देते हैं भाई सॉइल में एप्लीकेशन ना करके तू स्प्रे फॉलियर कर ले, स्प्रे में कर ले, क्योंकि हमें पता तू डाल देगा वो फिक्स हो जाएगा, कोई लाभ तो मिलने वाला नहीं है। तो हम जो कॉस्ट भी रिड्यूस करते हैं वो इस वे में करते हैं। केवल एजुकेटेड होने से आपको 50% कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, जी ओनली एजुकेशन। क्योंकि आपको ये पता है कि हम डाल तो रहे हैं लेकिन मन का संतोष हो रहा है, क्रॉप को मिल नहीं रहा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता। और किसानों के साथ भी ये कठिनाई है, वो केमिकल की दुकान पर जाते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो मटेरियल देता है, किसान लाता है, डालता है, 10-20% लाभ मिल जाता है, नेचुरली हर चीज से मिलेगा। कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, फिर से वो दुकान पे जाता है, फिर लेके आता है, फिर उपयोग नहीं करता तो तीसरी चीज लेके जाता है। ये गलत वे है। आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरे यहाँ डिजीज क्या है, इसके आने का बेसिक रीजन क्या है, और इसको परमानेंट कैसे ठीक किया जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गया आपको, जो सॉइल रिजनरेट से आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सेकंड, डिजीज क्या है और इसको आने का रीजन क्या है, और ये इंस्टेंट कैसे ठीक होगा, और यदि ये डिजीज ठीक हुआ और यदि कुछ अवशेष रह गए तो इसके बाद कौन सा डिजीज क्रिएट होगा। ये गाइडेंस का लेवल हमारे पास है। या ये डिजीज आया तो इसके बाद कौन सा डिजीज क्रिएट होता है, तो हम उस डिजीज को भी क्रिएट नहीं होने देते। हम उसको जन्म लेने से पहले ही उसको समाप्त करने का एक प्रयास करते हैं थ्रू बायोलॉजिकल। वो सारी हमारी कमांड पर है। हम तो यही कार्य कर रहे हैं कि डिजीज क्रिएट ही ना हो। हमने इसके लिए 3 लेवल मेंटेन करके रखे हैं, सोल प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी, और हम बहुत सारे फार्मूलेस भी फार्मर्स को बनवाते हैं उनमें भी, कि डिजीज क्रिएट ना हो। हमें पता है कि कौन से नक्षत्र में कौन सा जीवन उत्पन्न होता है। अधिकांशतः आप सब लोग जानते हैं, भारत में रहने वाले तो बहुतायत लोग जानते ही हैं कि अमावस्या के समय हमारे यहाँ उसको कहते हैं अंधियारी रात होती है। उसी समय जो है ज्यादा करके रोगों की उत्पत्ति होती है। अब इसको नक्षत्रों से भी, आप नक्षत्र विज्ञान से भी जब जोड़ के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पृथ्वी से अमावस्या के समय चंद्रमा बहुत दूर होता है, तो सारा का सारा रस जड़ों में एकत्रित हो जाता है। ऊपर पौधे में न्यूट्रिशन नहीं होता, तो इल्ली का, रस चूसक का, पेस्ट का, माइक जो आपके थ्रिप्स आ रहा है, माइट्स आ रहा है, इनका ज्यादा अटैक होता है। पत्ती खाने वाली जो इल्ली होती है, सुंडी होती है, उसका अटैक हो रहा है। तो हमें पता है कि अमावस्या की द्वितीया के द्वादशी जो होती है 2 दिन पहले, उसी समय इनके अंडे प्रारंभ होते हैं देना, तो हम द्वादशी को ही पहला स्प्रे मार देते हैं। इसके बाद अमावस्या के समय फिर एक स्प्रे कर देते हैं, तो नहीं होता, प्रिवेंटिव से ही कंट्रोल हो जाता है। डिजीज आकर के जैसे ही आप देखते हैं तब तक 30-40% प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी होती है, और आपके प्रोडक्शन के लेवल पर 10-15% लॉस हो चुका होता है। और जब वो आई है तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा क्वांटिटी लगती है, तो आपका इकोनॉमिक बैलेंस भी बिगड़ता है। कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मूल्य खर्च करना होता है। तो रोग आए ही ना, हम तो इस लेवल पर ही काम करते हैं। उसके बाद भी किसी कारण से कहीं बहुत कमी है और आ जाता है, तो हम प्रिपरेशन रखते हैं कि ऐसा नहीं कि रोग आएगा तो हम दवाइयां खरीदेंगे। हम एक सेटअप पहले बुला के रखते हैं, उसकी 2-3 साल की वैलिडिटी होती है। भाई यदि आ गया तो इंस्टेंट उसको मार दो। प्रिवेंटिव से 50-60% एनी हाउ कवर हो ही जाता है। और उसको ऐसे, हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी ऐसे जीव को जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, एक ऐसी पद्धति है उसकी कि
वर्किंग ऐसी है कि वो उसको संक्रमित करके उसका जीवन चक्र को बढ़ने से रोक देता है। तो यदि एक बार आ भी गया तो दूसरी बार उसका जीवन चक्र चलेगा ही नहीं, उसकी संतानोत्पत्ति नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल करने में भी सहूलियत हो जाएगी। इस तरीके की वर्किंग है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर जिसमें फसल लग चुकी है जैसे, है ना, हाँ, उसका सॉइल टेस्ट कैसे करें? जैसे उसमें फसल लग चुकी है ना? आपकी फसल कौन सी है हमें बता सकते हैं? बैगन का है सर। बैगन में तो आपके सॉइल, बैगन कितने, बैगन के बीच में कुछ डिस्टेंस तो होगा रो टू रो? 2 फीट का है सर, ठीक है, तो 2 फीट से सैंपल निकाल लीजिए। है ना? या कोई ऐसा भी स्थान होगा जहाँ से 3 फीट निकल भी सकता है। जी सर। 100% यदि आपका प्लांटेशन हो गया है और कहीं भी जी मोटिलिटी नहीं है, कहीं भी खाली नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप उसको जी निकाल लीजिए। 2 फीट का भी चौड़ाई पे निकालेंगे तो वो आप निकाल लीजिए, लेकिन डेप्थ उसकी 3 फीट तक ही चाहिए। 3 फीट तक ही चाहिए। हाँ जी, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो खंबे गाड़ने के लिए जो एक यंत्र आता है ना, मिट्टी खोदने वाला, हाँ जी। उससे भी निकाल सकते हैं। हम्म, बिल्कुल। जब आप निकालें तो आप हमें टेलीफोनिक चर्चा कर लीजिए। बेस्ट प्रैक्टिस बिल्कुल। जो उस समय हो सकती है वो हम आपको गाइड कर देंगे। ओके सर। हाँ। कांटेक्ट नंबर है ना हमारी टीम के आपके पास? जी है सर जी। श्योर। दीपक सर। थैंक यू। ओके सर। अभी किसानों को एज अ कस्टमर यूज किया गया है। इसका कारण यह है कि जैसे हमारे यहाँ एलोपैथी और आयुर्वेदा में जो कॉन्सेप्ट था ओल्ड टाइम पर कि बीमारी को जड़ से दूर करना, जड़ से खत्म करना एक बात होती है, और बीमारी को थोड़ी समय के लिए ठीक करना। मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस और जो हमारा वेस्टर्न साइंस है इस समय, जो पश्चिमी जगत का जो विज्ञान है, तीनों इस बात पर सहमत हैं, जिनके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूं, कि जहां सल्फर होगा वहां पर फंगस नहीं आएगा। अब इसका उदाहरण समझिए। जो लोग 50 वर्ष के आसपास के या 40 वर्ष के आसपास, उनमें से किसी न किसी के साथ ये हुआ होगा कि जैसे ही बरसात प्रारंभ होती थी उस समय हमारे सिर के बाल घोट दिए जाते थे, हमारे जॉन में जो हमने देखा। और हमको जो रोटी खिलाई जाती थी उसमें थोड़ी सी गंधक बना के, थोड़ी गंधक डाल के खिलाई जाती थी, उससे किसी प्रकार के फोड़े फुंसी नहीं होते थे। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे घरों में पुरातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और जो फोड़े फुंसी होते थे मानव शरीर में, वो फंगस के से ही होते थे। तो जमीन में भी सल्फर रहेगा तो फंगस नहीं आएगा। ये मॉडर्न साइंस भी कहता है, एंशिएंट साइंस भी कहता है, वेस्टर्न प्रैक्टिस भी यही कहती है। तो सॉइल में सल्फर की पूर्ति कर दो, ऑक्साइड फॉर्म की कर दो, तो नहीं आएगा। और उससे जो प्रोड्यूस होगा ग्रेन्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उस पर भी ये अपना अच्छा खासा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और आप जो फंगस के लिए बार बार स्प्रे करते हैं और अ- खराब फंगस को खत्म करने के चक्कर में अच्छे फंगस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो आप उससे बच जाएंगे, तो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज अच्छी हो जाएंगी। तो केवल एक पॉइंट पर काम करने से आपको अनेक लाभ होते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? बस इस पर ये तय होता है। आपको नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट से पूछिए, वो आपको बताएगा। जहां पर कैल्शियम होता है वहां पर पेस्ट आ ही नहीं सकते, रस चूसक कीट जिसे कहते हैं। कितनी बड़ी समस्या है हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स और सीरियल क्रॉप्स में भी बहुत सारों में, कि वो एक ऐसी अवस्था आती है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पर, पेस्ट आता है और रस चूसक कीट अटैक करते हैं और आपका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। कहीं पर फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेट ही अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमें सब ये समझने की आवश्यकता होती है कि हमें करने की क्या आवश्यकता है, कितनी क्वांटिटी में करना, ये आपको सॉइल टेस्ट से पता चल जाता है। और इसके तीनों लेवल पर हमारे पास प्रोड्यूस उपलब्ध अवेलेबल है।
जिसको चाहिए सहज रूप में तो वो आप ले सकते हैं। फर्स्ट इज सॉइल एप्लीकेशन, सेकंड इज फॉलियर स्प्रे। और हम केवल एक माध्यम या दो माध्यम से न्यूट्रिशन नहीं देते। हम ये देखते हैं हमारे फार्मर्स के पास कि ना इसके पास प्रोडक्ट है और ना इसने एप्लीकेशन कर पाया, बट ये प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम उस समय करते हैं, हमारे पास रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श 5 तरह से जो चिकित्साएं हो सकती हैं, हम उसको गंध चिकित्सा के माध्यम से भी ये दे देते हैं। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट हॉर्टिकल्चर वाले हैं उसके लिए हम पॉलिनेशन का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिस समय आपकी फ्लावरिंग होनी है, जिसमें ज्यादा मधुमक्खी अट्रैक्ट हो सकती है, वो फ्लावर्स, वो ऐसी ऐसे प्लांट्स भी या ऐसी वेजीज या फ्लावर्स या ऐसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप अवेलेबल, ऐसे कुछ प्लांट्स आप लगा सकते हैं उनके, तो आपके यहाँ अच्छी खासी मधुमक्खी आएगी, अच्छा पॉलिनेशन होगा। केवल पॉलिनेशन पर काम करने से भी 20% प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एक कॉल आ गया था, क्षमा कीजिए। पॉलिनेशन अकेले से भी 20% प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, वो हमने किया करके देखा है। अभी हम एप्पल पर काम कर रहे थे तो हमने ये देखा कि लास्ट ईयर किसी फार्मर ने राजस्थान के, हमने डिस्कस किया था कि इस समय तो बहुत अच्छी मधुमक्खियां आई हैं सौंफ में, तो हमने इस बार कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे सौंफ के, तो उसमें अच्छे से और हमारे जो एप्पल के फ्लावर्स थे उनको अच्छा खासा पॉलिनेशन हुआ और अच्छी फ्रूट सेटिंग हुई है। एक एक पॉइंट्स पर आप काम करें, एक्सपर्ट के साथ जुड़कर काम करें, तो आपको रोग आने के पहले ही सारी समस्याओं के निदान मिल जाएंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन आप ले सकते हैं, वो आपको स्किल मिलेगी। और इस बात को सभी को भली भांति समझना चाहिए कि हम इस कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं करते, बिकॉज इसमें मैक्सिमम लोग फार्मर्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और मैक्सिमम जो है ना 90% लोग जो है किसी न किसी अच्छी खासी जॉब को क्विट करके आए हैं। हमारी टीम पे जो काम कर रहे हैं सब क्लास 1 क्लास 2 में से ही आए हैं, और ये खेती को सुधारने के लिए एक अंतर प्रेरणा से काम कर रहे हैं। एक भाव है कि हम खेती सुधारेंगे। हम रिसर्च पेपर लिखते थे तो हम बार बार ये देखते थे कि 70% पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से 52% या 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ये पुअर है। एडिटोरियल्स पढ़ते थे तो उसमें किसानों को गालियां दी जाती थी, इंडस्ट्री में खूब पैसा हर तरह से दिया जाता है। तो हम ये देखते थे कि प्रॉब्लम किसान के लेवल पर है कि गवर्नमेंट के लेवल पर है। हमने ये देखा कि प्रॉब्लम किसान के लेवल पर है, उसको एजुकेशन नहीं है, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, उसको क्वालिटीज का इशू है। और इन सब की जो रूट है ना वो है एजुकेशन। उसको ये पता नहीं कि मुझे कब, कहाँ, कैसे, कितना करना है। उसको लोग लूटे जा रहे हैं, और जो लूट रहे हैं ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि लेक उसके अंदर है, उसको पता ही नहीं है, उसने कभी सर्च करना नहीं चाहा, पढ़ना नहीं चाहा। तो हमने उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया है, उसको सारे प्रॉब्लम्स का निदान दिया हुआ है। अब उसमें किसी को करना है तो वो सहयोग करके सम्मिलित हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। सर ये जो आप बता रहे हैं ना वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। आप जो बता रहे हैं कि जैसे आपने बोला ना कि बैकग्राउंड में कि हम लोग जो है अलग फील्ड के थे और अच्छे ए ग्रेड ऑफिसर व एक मतलब उसमें थे, तो सेम केस में मेरे लिए भी बोल रहा हूँ कि मैं बेसिकली, मैंने बताया कि मैं, मेरा टेक्सटाइल बैकग्राउंड है, ठीक है, और मैं विगत 25 वर्षों से टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में भी वही चीज आ रहा है, जैसे आपने जो चीज बोला ना कि मतलब बेसिक जो चीज है, जो अन्नदाता जो बात कर रहे हैं कि भाई उस पे काम कैसे अपन मतलब समाज की सेवा किस तरह से कर सकते हैं, अपना आजीविका चलाते हुए समाज की भी सेवा करें। तो वो मेरे भी दिमाग में है कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ बेसिकली, बट मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाह रहा हूँ पूरा का पूरा, कि भाई वो उसको, मैं, मेरे पास ऑलरेडी लैंड भी है तो उसको भी कवर अप करूँ, और साथ में वो जो नॉलेज मैं गेन करूंगा, मैं सीखूंगा, वो साथ में मैं लोगों के साथ में सर्कुलेट भी करूँ, ताकि मेरे गांव के लोग या मेरे आसपास के जो सराउंडिंग के लोग, उसमें वो इम्पेक्ट आना चालू हो जाए। सर नेचुरली आता है, एक्चुअली जो एजुकेटेड होता है ना, मुझे पता है कि यदि मैं एजुकेटेड नहीं होता तो मैं इस फील्ड पर भले ही काम करते होता, लेकिन आज मैं जिस सिचुएशन पर हूँ नहीं होता। मैं आपको सहज बताता हूँ, 2019
ड्यूरिंग कोविड। मैंने जब एप्पल के प्लांट बुलाए थे तो मेरे पिताजी ने स्वयं कहा था कि अब आ ही गए हैं तो इनको एक काम करो, अभी लेबर नहीं आ रहे हैं, तुम ये इनको, हमारे यहाँ उसको कहते हैं ना, गोबर के ढेर को घूरे में, बोले डाल दो, खाद बन जाएगी 1 किलो। ये इस तरीके से उन्होंने मुझे डिप्रेस किया था, राइट। ये मेरी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ। जी जब जी। मैंने पहली बार 15 में ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के, जब मैं एडिशनल डायरेक्टर था KRI में, तो मैं ओके। सरकार से 1 रुपए लेता था, क्योंकि मैं इसको संन्यास जीवन में जाना था, मैं अविवाहित रह करके संन्यास जीवन में जाना चाहता था। तो मुझे कहा ओके। चलो ठीक है, तुम्हें तो कुछ लगता नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब घर आ ही गए तो ये तो मत करो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, ये कहाँ करोगे, कितने लेबर लगेंगे, कैसे होगा, 2 बोरे हाँ DAP लाओ, 4 बोरे यूरिया लाओ, पक गई फसल। कुछ आ गया हाँ तो स्प्रे कर दो, दुकान फोन कर दो, वो लेबर जाके ले आता है या दुकान वाला बस में रख देता है, दवाई आ गई, स्प्रे हो गया, खेत जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो खराब। 2019 जी। 2015 से मैं एफर्ट कर रहा था, मैं कुछ ना कुछ कर ही जा रहा था, कुछ कर ही जा रहा था। हम्म। स्टार्ट तो मैंने 12 और 13 में ही कर दिया था, जब मेरा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था और मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने उसी समय सोच लिया, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा यार तुम एग्रीकल्चर पर काम करो, वो ओके। एस्ट्रोलॉजर थे, ओके। तो उन्होंने कहा इस पे करो। फिर मुझे लगा नहीं, मैं दूसरे जगत में जाना चाहता हूँ। तो परिवार में मेरी 3 बहनें भी थी छोटी, वो विवाहित नहीं हो पाई थी, तो तब तक मुझे लगा कि मैं घर में कहूंगा मुझे संन्यास लेना, तो फिर वो उल्टी बातें करेंगे। जी जी। तो वो दौर मैंने देखा है। आज की डेट पर मेरे नहीं रहने पर भी मेरे यहाँ एवरीथिंग इज पॉजिटिव और सब कुछ चल रहा है। मेरे यहाँ सोने जैसा गेहूं आता है। मेरे नहीं रहने पर यदि मेरा सोल से कोई बॉक्स आ गया और वो मेरे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और इमरजेंसी है, तो मेरे पिताजी खुद गाड़ी उठा के उस बॉक्स को ले आते हैं और कहते हैं भाई आज सुबह 9:10 बोला तो 9:10 में ही स्प्रे होगा, समय जी पर जी। घन चिकित्सा होगी, समय पर बिल्कुल अग्निहोत्र होगा, और लेबर इस गांव में नहीं मिलेंगे। तो आप, यू डोंट बिलीव मी, मेरे हाँ पिताजी 45 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के लेबर लेके आ जाते हैं। मैं हाँ, तो देश मतलब भर में घूमते रहता हूँ। वो ये मतलब 2019 और 2023 और फोर्थ का चेंजेस है, जबकि ओके उनकी ओके। आयु उस समय से 5 वर्ष इंक्रीज हुई है। जी जी जी। आप समझ रहे हैं। वो मेरी जी सुन। बहनों के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमने जो गेहूं भेजा था बेटा उसी की रोटी पूड़ी खिलाना, तुम तुम्हारे घर का मत खिलाना। हम्म। ये हाँ ये ये सिचुएशन है, ये परिवर्तन है। बहुत अच्छी बात है। यदि ये सेशन लाइव हो पाएगा तो मैं 2-3 मिनट का आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं कैसे खेती कर रहा हूँ। मैं उसी जगह पर सब्जियां ले रहा हूँ, उसी जगह पर फूल फल सब ले रहा हूँ। एक छोटे से जगह पर हमारी फैमिली के लिए सारी वेजिटेबल्स उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं। ओके जिन ओके। पेड़ों को वो उखाड़ के फेंकने वाले थे, अब वो कह रहे हैं कि उसकी हमारे पास नर्सरी है हॉट क्लाइमेट एप्पल की, और इस समय एप्पल फले हुए हैं, इस समय नाउ, और उनको वो खा रहे हैं, जो हल्के भी पके होते जाते हैं ना, वो तोड़ के खा रहे हैं सब लोग। अब उनको लगता है ये एप्पल, अब मैं कई बार चुटकी ले लेता हूँ। अभी हम 100 रुपए में, 80 रुपए से 100 रुपए में गेहूं बेच रहे हैं घर से। हमारे हाँ गांव के और खेत के आसपास के लोग आके लेके जा रहे हैं। दूसरों को तो पता होता नहीं होता है, बट आपके हाँ। खेत के बाजू वाले को ये पता होता है कि आपने केमिकल नहीं डाला। मेरे खेत के चारों तरफ के लोग लेके जाते हैं मेरे से खाने का गेहूं। और क्या उनका कौन लॉजिक है, हमारा चलो यार 3 क्विंटल के बदले में 1 क्विंटल तो मिल गया रेट वाइज। सही सही बात। तो उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सही है। पहले वो कहते थे ये सब मत करो, आज वो कहते हैं ये जरूर करो, शायद कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिन भर फोन उठाते हो, 20 दिन बाहर रहते हो, लेकिन तब भी प्रसन्न रहते हो, तो अच्छा काम है, करो। ये 180 डिग्री का चेंजेस आया सर फैमिली में। पहले हमारे यहाँ हेल्थ बजट जो था अब 0 है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सही बात। और हमारे पास, मैं जब भी घर में रहता हूँ तो हर दिन 2 4 5 लोग आते हैं, वो देखते हैं भाई कैसे कर रहे हो, हमें भी बताओ। क्योंकि सबके पास सर पैसा हो गया, लेकिन स्वास्थ्य किसी के पास नहीं है, सब पॉइजन खा रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। अभी ये वही जैसे आप जो बता रहे हो ना, ये भी जैसे मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो गया है कि ठीक है, जैसे मैं मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है वो आप उसी के हिसाब से आपने एक रोल मॉडल वाला एक्टिविटी किया है, तो मैं भी मतलब मेरे को इंस्पिरेशन मिल रहा है उससे। लास्ट टाइम सर हमने सबसे ज्यादा हमारा गेहूं पंजाब और गुजरात वालों ने ही खाया है, सही बात है, बिल्कुल और इस सही बार बात। भी सबसे ज्यादा हमारे गुजरात के लोगों ने ही बुलाया अभी, जबकि यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन है पंजाब और गुजरात में। अच्छा सर, इसमें बताओ, मैं गुजरात में रह रहा हूँ, कच्छ वाले एरिया में, ठीक है ना। बेसिकली जी। मैंने बताया कि मैं तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट का हूँ, ठीक है ना, MP का। हाँ जी। तो हाँ मैं जी। देखता हूँ कि गुजरात में जितना भी गेहूं जो है ना, MP के शरबती गेहूं के नाम से लोगों ने यहाँ पर
डमी करके बेचते हैं। लोगों ने एमपी का नाम उसके ऊपर बोरी पे देख के मतलब जो रेट मांगते हैं वो रेट पे देते हैं, ले लेते हैं, मतलब ग्राहक एंड यूजर। तो वो बीच में जो मतलब जो बोरी बनाने वाले हैं, वो जो मतलब मार्केटिंग करने वाले भी अपना बेनिफिट ले रहे हैं। भले एक्चुअल वो एमपी का गेहूं है नहीं, वो बात अलग है, बट वो एमपी के गेहूं के नाम से मार्केटिंग कर रहे हैं। सर एवरीवेयर एजुकेशन एंड क्या इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको नहीं पता ना, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। अनएथिकल प्रैक्टिस है, झूठ बोल के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब ये लाइव ट्रेनिंग है, यदि ये फिजिकल प्रेजेंस वाली ट्रेनिंग होती है तो हम लोगों को बताते हैं झूठ बोलने से शक्ति खत्म होती है, इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि झूठ मत बोलो। अच्छा अच्छा। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं आपकी बॉडी की एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। जी जी। तो ये जो बिजनेस कर रहा है ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो कॉन्फिडेंस जाता है। कॉन्फिडेंस इज राइट, बट एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और जो हम देख पा रहे हैं ना, ओनली 4% है, 96% एनर्जी वर्ल्ड है जो हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते। जैसे हवा चल रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन है तो। हमने बिजली का स्विच ऑन किया, पंखा चालू हो गया, एसी चालू हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो दिखती तो नहीं है, बट वो एनर्जी है। इस समय जो ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, वो मटेरियल जो 4% है टोटल का, उसी पर काम कर रहा है। 96% पर उसको पता ही नहीं है। और हमारे शॉर्टली सक्सीस होने का रीजन ये है कि हम एनर्जी साइंस पर काम कर रहे हैं, सोल एनर्जी साइंस, दिस इज द फुल ओके नेम। तो ओके हम ओके। 96% पूरी दुनिया 4% को लेकर के जूझ रही है। और ये किसी भी मटेरियल का नियम है कि वो 66% से ऊपर जा ही नहीं सकता। उसके लिए जैसे भगवान के पास जो कलाएं थी, 16 कलाएं या 64 कलाएं, उन पर परिपूर्ण होना आवश्यक है। एनर्जी वर्ल्ड में हमें ये समझना पड़ेगा कि 96% पार्ट है। आप इसके 6% पर भी करोगे तो बहुत भला काम हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ हो गया। सर एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बताया ये सारी चीजें हमें, और आप ग्रुप में भी देख रहे हो कि ज्यादातर लोग न्यू कमर्स हैं और क्वालिफाइड है, और मतलब जिनका खेती से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं ऐसा फील किया। तो मेरा जी कहना ये है, मेरा प्रश्न ये है जी। कि हम लोगों को कितने साल तक पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम उस लेवल पे आ जाए कि हमें लगने लगे हमने ऑर्गेनिक खेती करके अच्छा किया। 6 मंथ टू 2 ईयर, 6 मंथ 6 टू 2 महीने से ईयर। 1 वर्ष तक। जितेंद्र जी मैंने आपकी इसको आवाज बोला आ रही था है, कि आज हम आप म्यूट कीजिए। जी जितेंद्र जी म्यूट कीजिए, क्षमा कीजिए, हमारी टीम से डिस्टर्ब हुआ। आपको 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक का पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है किस सिचुएशन के लिए। आपको डिजीज को लेकर के हर पॉइंट पर हम एक्टिव हैं, प्रिवेंटिव, क्योर, सेम एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए सॉइल एप्लीकेशन को जब आपको टोटल 30% कॉस्ट रिड्यूस करने के लेवल पर अधिकतम 2 साल लगते हैं, तब तक भी आपका प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होगा। हमारे पास पार्टिकल सीरीज का न्यूट्रिशन है। सामान्य भाषा में कहें कि जो कण वायरस से भी छोटे होते हैं, उस उस सूक्ष्मता का पोषक तत्व पोषण हमारे पास उपलब्ध है। तो आपका वर्किंग क्या है ये इंपॉर्टेंट है। टाइम रिड्यूस हो जाएगा वर्किंग और प्रैक्टिस के हिसाब से। जी आपको लगता है आपका उत्तर सही मिल पाया? हाँ ठीक है। 1 साल में तो मतलब दिखने लगेगा कि आई एम डूइंग सम गुड जॉब या आई कैन एबल टू डू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। विद इन 6 मंथ यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो, विथ प्रिपरेशन। जी जी जी।
मतलब प्रिपरेशन की कम से कम 6 महीने तो हम प्रिपरेशन की रख लेते हैं। यदि फील्ड आप वाइज टोटल 1 ईयर की। मानते हैं तो आपको 100% कमांड हो जाएगी, यदि जी आप जी साइंटिफिकली अप्रोच से जाते हैं तो जी। नो इशू। हमने 3 to 4 मंथ्स में भी फार्मर्स को वो किया हुआ है, और हमने तो अभी विद इन 15 डेज और 20 डेज में भी साउथ में कर रखा है। वहां पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है ना कि मुझे ये नहीं करना, वहां पर है कि हमें वो सब कुछ करना जो आप बताते हैं टाइमली करना है, और उसके लिए वो हर तरीके से तैयार है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली। उनके पास जी जी सब जी। चीजों, हाँ वो हमारी फाउंडेशन को नहीं कि मेरे पास लेबर नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, हाँ मेरे पास हाँ खर्च करने हाँ को पैसे नहीं है, वो एक्सक्यूज नहीं है। हाँ। उनके यहाँ ये है कि हाँ, वो आपको लिमिटेशन आपको नहीं है। क्या चाहिए वो आप हमें बताओ, आपको जो चाहिए हम देते हैं, हमें जो चाहिए वो आप दो, बस। गुड गुड। सर यदि आप इस कंडीशन पर हैं तो हम आपको इंस्टेंट आंसर कर सकते हैं। ओंकार सर, जी एक मेरा क्वेश्चन भी था कि जैसे जैसे यस अभी प्लीज। अनिल जी ने जो बोला ना, उसी से रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे मैंने बताया कि मैं बेसिकली गुजरात में हूँ, अभी कच्छ में, ठीक है, और टेक्सटाइल फील्ड में हूँ, ओके। ठीक है। अब मैं भी स्विच ओवर करना, जैसे मैंने बताया था, स्विच ओवर करना चाह रहा हूँ। तो अभी मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, ठीक है। मैंने इसके पहले खेती नहीं करी है, मतलब मेरी लीज पे दिया हुआ खेती जमीन है, पर मैंने खेती नहीं किया है। तो आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो मतलब अभी मैं लगभग 1 लाख के पैकेज पे हूँ पर मंथ, फिलहाल में गुजरात में। ओके। तो अगर मैं हाँ। नौकरी छोड़ता हूँ, ठीक है, तो मेरे को जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए, मतलब पूरा उसको अगर आपके तरीके से मैं आगे जाऊं, तो मुझे मेरे पास वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितना होना चाहिए? मतलब मैं स्विच करना चाह रहा हूं, तो मैं पूरा प्लान के साथ ही करना चाह रहा हूं कि मेरा जो अर्निंग है, मैं पर मंथ में ₹1,00,000 महीना जैसे मैं जॉब से मैं ले रहा हूं, तो वो परिवार को सर्वाइव करने के हिसाब से मेरे को वहां पर ट्रांजिशन में मेरे को ज्यादा मतलब दिक्कत ना है। मेरे को कितने दिन का वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्या है, मतलब एकदम एज ए बिजनेस समझ लो, या मेरा जो जॉब ही चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपने खेत पे अपनी नौकरी करूंगा, इन शॉर्ट ये। तो वो मैं आपसे थोड़ा जानकारी चाहता था। श्योर, इसका आंसर मैं पहले दूसरा देता हूँ। हम्म आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आफ्टर सॉइल टेस्ट। हम आपको हम्म। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, माइनस हाँ। प्लस 20%, राइट। ओके क्योंकि सॉइल टेस्ट, सॉइल एप्लीकेशन या सॉइल रिजर्वेशन में ही सबसे ज्यादा अमाउंट लगता है वन टाइम एप्लीकेशन में। तो ओके उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर सॉइल टेस्ट ही हम दे सकते हैं, जैसे ही हमारे हाथ में सॉइल रिपोर्ट आता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले सॉइल टेस्ट कराइए इसके आंसर के लिए। ओके। आपको मैं 2000 फार्मर के डेटा बेसिस स्टडी पर बताता हूँ। जी। शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा अच्छी सफलता जिसने ली है वो फार्मर नहीं थे, अथवा ओके वो ऐसे हो गए थे कि उन्होंने अपने ओल्ड नॉलेज को साइड में कर दिया था कि मेरे नहीं, ओके। मेरे यहाँ तो यही चलता है, उन्होंने ये नहीं कहा। हाँ। अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, कोपरगांव, शिरडी, ओके नियर मारा। शिरडी। शिरडी से ओके महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर है। वहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका ओके। 5-10 साल पहले बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और पूरी बॉडी उनकी काम करने लायक नहीं थी। जी। तो उन्हीं की उनकी फैमिली ने सारा पैसा, जमीन भी बेच के और जो भी था लोन लेके, जो भी कर सकते थे, उनको जिंदा रखा। ओके। लास्ट मार्च अप्रैल में पुणे की ट्रेनिंग में वो मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आ तो नहीं सकता, बट मैं आपको पे कर सकता हूँ, आप मेरे यहाँ आके मुझे स्टार्ट करना है। आई एम श्योर, मैं 2 साल से आपको जान समझ रहा हूँ, आप मुझे जी। स्टार्ट कराइए, मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और उन्होंने मुझे पैसे डाल दिए आने जाने के, जो भी ठीक एक्सपेंसेस। ठीक मैं ठीक उनके यहाँ गया, जी। तो उनकी फैमिली में जाने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया। पहला मेरा ये डिसीजन था, बट मैंने सोचा अब आ गया हूँ, और वहां तो इतना हाई टेम्परेचर था कि दोपहर में कहीं जा नहीं सकते थे। मैं गया, ओके। उन्होंने मुझे भोजन कराया घर में, मैं रुका रहा, मेरी ट्रेन उसके सेकंड डे थी। और भी लोगों से वहाँ मीटिंग्स होनी थी, उन्होंने अरेंज कर रखा था, लेकिन उसने ये कमिटमेंट किया था कि मैं करूंगा। जब मैं जी गया तो मैंने बोला भाई तुम काम भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और वो उन्होंने कहा कि मैं जो भी करूंगा केवल कर्ज लेके करूंगा। जी। और उनका नाम कल्पेश, इंजीनियर कल्पेश तिलकर लिखते हैं वो। ओके पुणे में उनकी अच्छी खासी कंपनी थी, एक्सीडेंट के बाद वो सारा खत्म हो गया। ओके। जिसके पास कई लाखों रुपए थे, इस समय वो कई लाखों के कर्ज में थे। उनके माताजी पिताजी बहुत वृद्ध हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जमीन बेचना है, बट ये चाहता है कि कुछ हो सकता है, इसलिए चलो आप आ गए तो कर लो। ठीक है। तो उसने कमिटमेंट करके 1 एकड़ में स्टार्ट किया, ओके। और उसी
के पास भी कि साथ उसी डेट में किसी और ने भी स्टार्ट किया, उस डेट के साथ जिस बंदे ने स्टार्ट किया उसको आधी भी सफलता मिल नहीं पाई है, क्योंकि हर बार वो कहता नहीं मेरे पिताजी ये कहते हैं कि अपने यहाँ ये नहीं होता, हम अभी ये ऐसा नहीं, हम ऐसा डालना चाहते हैं। मटेरियल बराबर लेता है बट एप्लीकेशन अपने हिसाब से करता है। ओके ओके। अल्पेश तिलेकर को अभी 12 महीने नहीं हुए हैं, उसने कॉन्फिडेंटली अभी लास्ट टू लास्ट मंथ पुणे ट्रेनिंग में आके ये सबके सामने अनाउंस किया कि मैंने गुआवा के साथ जो प्याज लगाया उसमें ही मेरा 90% रिटर्न निकल जाएगा, और जब मेरा गुआवा का फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगा तो जो भी मैंने खर्च किया है उससे मुझे 50,000 मिनिमम प्लस मिलेगा, और 1 लाख और 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंड ऑन रेट्स। और उसके यहाँ कोई डिजीज नहीं है, उसको बस एक चीजों पर उसकी फैमिली तैयार हुई थी कि इस 1 एकड़ में हम वही करेंगे जो आप कहोगे। आप कहोगे पॉइजन डाल दो तो हम पॉइजन डाल देंगे, आप कहोगे तेज, वो ऐसा बोला था उनके पिताजी, तेजाब स्प्रे कर दो तो हम कर देंगे, यू नो। उनको उनकी सॉइल वहां पर, उनका 16 एकड़ लैंड है, उनकी सॉइल मक्खन जैसी हो रही है, कोई भी जाके देख सकता है। और पहली बार उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार के इतिहास में ये पहली बार है कि हमने केमिकल से 1/3 से भी कम, 30% से भी कम खर्च में केमिकल से ज्यादा प्रोडक्शन लिया। अभी 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, कोई भी चाहे तो जाके देख सकता है, बात कर सकता है, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। बट ये बंदा ने सक्सेस इसलिए हुआ कि इसने आँख कान नाक बंद किया था। उसी गांव के 2-3 लोग और हमारी टेक्निक से थोड़ा बहुत कर रहे, उन्होंने कहा हम इसको देख के स्टार्ट करेंगे। वहाँ के एक बहुत बड़े इंजीनियर है जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं, वो भी उस ट्रेनिंग में आए हुए थे। और उनके पास 60 एकड़ का एकमात्र लैंड है उधर का, पूरा एक साथ लगा हुआ। उनके पास खूब पैसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हम देख के करेंगे, तो वो 1 साल पीछे हो गए। आप यदि जो एक्सपर्ट कहता है उसको भली भांति समझते हुए करेंगे, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करो और आप रिकॉर्ड में रखो। हम वो उसने बंदे ने सारी चीजें रिकॉर्ड में रखी हैं। वो क्या करता है कि मुझे 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद क्या जरूरतें हैं वो लिखता है, पूछता है, हम उसको रिप्लाई करते हैं, वो उसकी प्रिपरेशन करता है। फिर जब चलाने वाला है तो 2 दिन बाद पहले लिखता है कि मैं 2 दिन बाद ये एप्लीकेशन करूंगा, इस क्वांटिटी में करूंगा, इस रेशो में करूंगा। एप्लीकेशन के पहले यदि कोई गड़बड़ी होती है तो करेक्ट करता है। एप्लीकेशन करने के बाद लिखता है कि मैं ये कर चुका, नेक्स्ट का मुझे रिवाइज करना, तो 3-4 टाइम स्क्रीनिंग के बाद जा रहा है सर, प्रॉपर वे में जा रहा है, तो नेचुरली रिजल्ट्स आएंगे, और आ चुके हैं उसके यहाँ। उसके पिताजी अभी किसी तीर्थ यात्रा से लौट के आने के बाद कहा कि अब हमें उम्मीद जगी कि हमें जमीन नहीं बेचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है हमारे लिए और उस फैमिली के लिए। जो ये जमीन बेचने वाला था वो ये कह रहे कि हम 2-4 साल में सारा पैसा, 2 साल में ही शायद सारा हम लोगों को दे देंगे यदि हमने इस वे में कर चुके तो। उसने सारा हाँ तो मैं सहकारिता वही बोल रहा था, सोसाइटी से लोन लेके किया है। चलो वो हमारा इतना, मेरा तो इतना वर्स्ट कंडीशन तो नहीं है, मेरा तो मतलब मैं तो खाली स्विच ओवर ही करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं एक आपको इंस्पिरेशन सॉइल वाला। टेस्ट के बाद, आप हाँ मुझे जैसे ही सॉइल टेस्ट होता है आप बता दीजिए, और यदि आपको लगता है कि आप सॉइल सैंपल खुद नहीं निकाल सकते तो हम जा करके, और आप वहाँ हमें फैसिलिटीज अरेंज करा दीजिए, हमारे जो भी विजिट्स है उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दीजिए, हम सामने से जाके निकलवा लेंगे। ये हम कर सकते हैं लोगों के लिए इतना, जिसको हमारे साथ, जिसने कमिटेड कर लिया कि मुझे आपके साथ काम करना है, सोल के साथ काम करना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो हम उसके लिए हर प्रकार से अवेलेबल है। हमारे पास सर टीम है, नॉट ओनली सिंगल ओंकार राय, हमारे पास एक टीम काम कर सकती है, और हमारे पास 100 लोगों से ज्यादा की टीम हर क्षेत्र में काम कर रही है, कि स्पेसिफिक जिसके है। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम अलग है, अनदर मैनेजमेंट जो है वो सबकी टीम अलग अलग है, तो हमारे पास हजारों लोगों को गाइड करने के लिए कैपेसिटी है, इजीली अवेलेबल है। थैंक यू सर। श्योर। आपको लगता है आज का लिए जो आंसर दिया गया वो सेटिस्फैक्ट्री है? बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी। हाँ जी। इसमें से जिन्होंने मुझे सुना है या जिन्होंने प्रश्न पूछा है, किसी को फिर से पूछना है तो पूछ लीजिए, कहीं पर जो बताया गया उसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, जो बात किसी को समझ में नहीं आई फिर से समझना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिए। हेलो।
हाँ जी। सर 1 एकड़ सॉइल के हिसाब से खेती करना चाहता हो तो कितना खर्च आएगा? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर यवतमाल महाराष्ट्र से। सॉइल टेस्ट कराने के बाद ही हम आपको इसका सही उत्तर दे सकते हैं। 20,000 से सर लेकर के 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। सर मैंने अभी बाहर में सॉइल टेस्ट किया है तो वो चलेगा क्या? रिपोर्ट बताओ। हाँ बताइए। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 4 है सर मेरा। 0.4 या 4? 4 आप सर। मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेज दीजिए, मैं अभी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आप मुझे भेज दीजिए, वो रिपोर्ट मेरे को पढ़नी होगी। तब ठीक है सर। 0.4 आपके होगा। पास हमारा नंबर 0.4। है? हाँ हाँ। आपके पास हमारा नंबर है? कौन से नंबर पे करना सर बता दीजिए उस पे। मैं नंबर चैट बॉक्स बता में है। रहा हूँ। जिनको भी चाहिए वो नंबर लिख सकते हैं। 930 15 800 93015 800 हाँ 60। 60। एक सर बार फिर फिर से से बताइए। कहते हैं। हाँ 930 930 15 15 800 800 60। 60। ओके सर। हाँ जी, श्योर। ठीक। आपका सॉइल टेस्ट आप हमें भेज दीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ओके। सर हाँ जी, मैंने भी सॉइल टेस्ट कराया था यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेरा भी आप मुझे भेज 0.5 दीजिए कार्बन नहीं। दिखाया है। तो जी जी जी। आप पूरी रिपोर्ट भेजिए, उसका एनालिसिस करके अपन डिस्कस कर हाँ लेंगे ना। हाँ, आपका फिर उसके इसके बाद फिर बाद क्या आपको टेस्ट क्या पर्सनल करना कर है। लेंगे। आप जी पर्सनल जी। कर लेंगे उसको, डिटेलिंग आप मुझे भेज दीजिएगा। राइट ठीक राइट। है। जिसके पास जो भी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप हमें व्हाट्सएप में लिख दीजिए। हम सबको हाँ फोन करके और आपके और हमारे उचित समय के हिसाब से उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। बट विद इन 24 और 36 आवर। ओके। हाँ हाँ। आप इसमें कभी भी किसी भी समय टेलीफोन कर सकते हैं, ठीक व्हाट्सएप है। कर सकते हैं। यदि अच्छा टेलीफोन पिक नहीं हो रहा, फोन पिक नहीं हो रहा, तो आपको अगेन वो मिलेगा, कॉल बैक मिलेगा। ठीक है। श्योर। धन्यवाद ओमकार जी। हाँ जी, लाइव फॉर्म देखना हो किसी को तो 2-3 मिनट का समय लाइव फॉर्म दिखा सकते हैं हम। जी दिखा हाँ सैंपल हाँ फॉर्म में हम दिखेंगे। आप बहुत पहले अच्छा। इसको परमिट कीजिए और इंटरेस्टेड कोई है तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, आपके पास नेटवर्क है वहाँ पर? एक बार ट्राई कर लेते हैं, मे बी। हाँ हाँ, ट्राई कीजिए तो। इसको वीडियो ऑन कर रहा हूँ, यदि कोई देखना चाहे तो उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर मैं कर दूंगा। वीडियो ठीक में है। मुश्किल है। देखिए फार्म है, 20 आरे का फार्म है। इस पे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करते हैं थोड़ी थोड़ी संख्या में। ये जैसे धनिया लगा हुआ है, ये बेसिकली हॉट क्लाइमेट एप्पल फार्म है। ये एप्पल में फ्रूटिंग है। डिफरेंट वेराइटीज के वेजिटेबल्स आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ बैगन है, ये बरबटी हमारे यहाँ कहा जाता है। ये लौकी लगा हुआ है, इसी में ये मूली लगा हुआ है। ये कुछ मिर्च लगे हुए हैं। ये टोमेटो लगे हुए हैं। ये इंसुलिन प्लांट है जो शुगर के लिए है। कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इसमें दिया हुआ है। कुछ सर गोभी लगा हुआ है। हाँ जी। दिख नहीं रहा सर वीडियो। ओके, यहाँ ना नेटवर्क इशू है। मैं वीडियो कहीं पर क्वालिटी थोड़ी नेटवर्क सी के, कॉम्प्रोमाइज। सर वीडियो भेज सकते हैं क्या इसका बना के? हाँ बना के वीडियो भेज देंगे।
जी सर, अभी भी नहीं दिख पा रहा किसी को? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं अच्छा, दिख दिख रहा रहा है। है। देख तो रहा है, इतना पर थोड़ा सा ठीक क्या है, वो वीडियो आप ऑन द स्पॉट बना रहे हो ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला टाइप का आ रहा है, बराबर मतलब नहीं नहीं, एकदम क्लियरिटी नहीं आ रही बराबर। वो बैंडविड्थ क्लियर कम आ रहा है। रहेगी ना, तो वीडियो ऐसे ही आएगा। ओके, ये एप्पल की फ्रूटिंग देख लीजिए, जिसको एप्पल देखना हो, ये एमपी के सिवनी में एप्पल है, ये फ्रूटिंग्स है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत अच्छी बात है सर, आपने एप्पल एमपी वाले फील्ड में कर दिया, जो हिमाचल वाला प्रोडक्ट इधर लिया है। हाँ जी, ये एप्पल के साइज आ रहे हैं। ओमकार जी, मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप एप्पल का इकोनॉमिक बेनिफिट बताइए किसान को, अपने यहाँ बहुत से बढ़िया, अच्छा है। ऑर्गेनिक में कैसे करेंगे, उसका क्या उत्पादन आता है, सब चीज बताइए एक बार एप्पल का। श्योर श्योर श्योर। हम्म। ये गुच्छों में आ रहा है एप्पल, देखिए, इसके बाद बताता हूँ सर। सर टेम्परेचर कितना रहता होगा? 48 जाता है यहाँ का। अच्छा, 48 में भी इतना सर्वाइवल है? एप्पल पर जब हम काम कर रहे हैं तो इसमें सर 30 लाख चला जाएगा मिनिमम 7th ईयर में। कितना कितने एरिया एरिया में, कितने एरिया में? वो ये पर एकड़, पर एकड़। मुझे लगता है वीडियो का कोई दिख नहीं रहा, तो कोई लाभ नहीं है ना। करीब 30 लाख रुपए एकड़ तक की इनकम हो सकती है 7th ईयर दिख में तो रहा है। जी दिख एप्पल। रहा दिख है। रहा है ना? पर्पस अच्छा, पर्पस सॉल्व कर रहा है वो। दिख रहा दिख रहा है, है सर, करें दिख नहीं रहा तो है, दिख आप सबका समय नहीं नहीं, जाया बहुत ना हो अभी तो जिससे। बहुत बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। जी सर। तो मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है। नहीं, अच्छा, अभी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। नहीं नहीं, क्लियर आ रहा है सर। ये सर बैगन है हाँ क्या? जी, हाँ ये बैगन है। हम सारी सब्जियां यही कर लेते हैं अपने परिवार के लिए, एप्पल के बीच में ही। जी सर। इसमें मेडिसिन भी हैं, जैसे ये एलोवेरा है, इंसुलिन है। हाँ, ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए हमने किया हुआ है। जिसको शुगर हो जाती है उसको ये पत्तियां खिलाते हैं, नेचुरल इंसुलिन है। ये शुगर में कैसे खाया जाता है सर इसको, शुगर में कंट्रोल इंसुलिन करने के जैसे लिए? आप इंजेक्ट करते हैं ना ओके इंजेक्शन से, तो ये इसको मुंह से खाना, ओरली खाना है इसको। पत्तियां तोड़ के जैसे आप खाते हैं वैसे खानी है। सर, अंदर को निकाल के ना, कि पत्तियां सहित खानी है? पत्तियां ही खानी है, पत्तियां ही। अच्छा, आप जूस भी बना सकते हैं, बट लीव्स इज इनफ। कितना सर ये गुच्छों में एप्पल है। खाली पेट में सर खाना है इसको? हाँ, खाली पेट खाएं, भरे पेट खाएं, वो तो इंसुलिन आपको मिलते रहेगा उससे। इस तरीके से अच्छे अच्छे एप्पल खाने को मिल रहे हैं। इसी की बहुत स्टोरी मैं आपको बता रहा था बहुत बहुत 2019 का। बढ़िया। आपको बहुत प्याज बढ़िया। चाहिए तो दोबारा मांग लीजिएगा, दोबारा प्याज दो सर, प्याज। इस तरीके से ये छोटा, ये हमारे घर के सामने हम कर रहे हैं, घर से लगा हुआ है। और इस मैं वीडियो को बंद करता हूँ ना। जी 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 हाँ जी, जी, बनते। जिनको जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। इंसुलिन का एक क्वेश्चन था और एप्पल का एक क्वेश्चन था। तो जी पहले सर। जैसे क्या, आपने फॉर्म के अंदर में जो चीज आपने किया है कि मतलब मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट भी आपने लगाए हैं, तो इसका हाँ, पर्पस आपका मतलब कमर्शलाइज वे में है, या अपने परिवार के हिसाब से आपने एक दो पौधे लगा दिए हैं? तो मैं चीजों को कि मतलब सभी चीजों को आपने कवर अप कर लिया पूरा, जो भी आपका इंटरेस्ट था। देखो, अब इसके दोनों आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके दोनों आंसर हैं। एक तो एप्पल जो है वो कमर्शियली हमको करना था, तो हमने इसको पहले एक प्रोटोटाइप बनाया था, तो इसको हम कमर्शियल शिफ्ट किए हैं। और चूंकि एक प्लांट से हम 20 किलो तक फ्रूट्स इस बार हम निकालने वाले हैं, ओके। तो
ये आप मान के चलिए कि 100 रुपए में गिरी हालत में बिकेगा। एक तो ये आता इस समय है जैसे जो चिल एप्पल एंड हो जाता है और स्टार्ट होता है, ये आपके अगस्त के आसपास होता है, अगस्त सितंबर में। ओके हमारा ये जून मई लास्ट और जून जून में इसका जो है ना ये पकेगा। ओके तो एक तो वो मार्केट में शॉर्टेज होगा और हाई रेट में होगा, तब जी ये जी निकलेगा तो ऑटोमेटिकली इसके रेट अच्छे मिलेंगे। फिर जी ये फ्रेश होगा, वो कोल्ड स्टोरेज का होगा, ओके तो ओके लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे। और जी ये जी जी हॉट क्लाइमेट एप्पल है, अन्ना और गोल्डन की वैरायटी। ओके तो ये आपके 50 डिग्री तक इजीली हो सकता है। अच्छा हाँ वही मैं बोल रहा दूसरा था कि इसका रिटर्न ये है, कॉस्ट वाइज आप ये समझिए कि 1 एकड़ में यदि आप 1000 प्लांट लगाते, 1100 प्लांट लगाते हैं, ओके 100 प्लांट का प्रोडक्शन आप छोड़ सकते हैं, तो 1000 प्लांट में यदि 15 किलो भी आपका एवरेज निकला, हम्म, तो ये आपका 100 रुपए के रेट में भी लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके 7वें वर्ष में जब ये निकलेगा तो आपका 20-30 लाख रुपए का प्रोडक्शन आपको ये देगा, इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे। और इसका लाइफ जो है 50 वर्ष तक का है। अच्छा तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी हमारे जो प्लान वाले जोन है उस पे कहीं भी ये इतना अच्छी, मतलब लो कॉस्ट मेंटेन में इतना ज्यादा रिटर्न आना अभी कहीं भी संभव नहीं लग रहा लोगों जी को। इसके लिए मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। रिजेनरेट सॉइल में आप लगा दीजिए, बस थोड़ा बहुत मेंटेन कीजिए, न्यूट्रिशनल मेंटेन कीजिए। और इसकी नर्सरी भी यहीं पर है, मेरे पास ही इसी फार्म पर अच्छा है। बहुत मध्य बढ़िया प्रदेश की फर्स्ट लाइसेंस नर्सरी है हॉट क्लाइमेट एप्पल की। ठीक है, बिल्कुल संपर्क करते हैं सर इसके लिए आप। हाँ जी। और अभी तो नर्सरी में भी फ्रूट्स आ रहे हैं। अभी हमारी नर्सरी को चूंकि हम न्यूट्रिशन इतना अच्छा बैलेंस करके रखें कि नर्सरी में भी फ्रूट आ गए। अच्छी बात है सेकंड आपका ये था कि कॉमर्शियल है, तो हाँ ये कॉमर्शियल पर्पज से ही है। दूसरा, हम चूंकि किसान हैं और हम खुद ही यदि पॉइजन खरीद के खाएं तो ये हमें तो अच्छा लगेगा नहीं। इसके लिए हमने अपने इन्हीं के बीच में कुछ सब्जियां लगा रखी हैं, और सब्जियां हम घर की खाते हैं, तो बाहर से हमें खरीदनी नहीं। इंसुलिन का जो क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोग जब विजिट में आते थे ना, तो वो उनको शुगर है, तो हम बताते थे कि शुगर है तो भाई ये इंसुलिन ले जाओ, इसको खाओ। तो इंसुलिन है, गुड़मार है, ये हमने प्लांटेशन कर रखा है, तो जिसको जरूर दे देते हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? मतलब क्या है कि मेरे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं हाँ पूछिए, आप आपके जो भी क्वेश्चन है हम उसको हाँ रिस्पॉन्स करेंगे, आप पूछिए हाँ हाँ प्लीज। तो अभी जैसे मेरा जो मन जो कर रहा है कि मेरा विचार ऐसा है कि मैं रेगुलर जो प्रोडक्शन वाली फसलें नहीं लगाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं जो फ्यूचर करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसी चाह रहा हूँ जो मेडिसिनल वैल्यू वाली जो चीजें रहे ना, कि जैसे आपने ये एक इंसुलिन वाला एक एग्जांपल के तौर पे बताया, मैं से मतलब जैसे 10-12 वेरायटी ऐसी लगाना चाह रहा हूँ कि जो मेडिसिनल वैल्यू वाली रहे, कि जिसको आम आदमी को समझ में भी नहीं आए और उसका मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिल जाए। मतलब जो मेडिसिनल वैल्यू वाली चीजें ज्यादातर, ये रेगुलर प्रोडक्शन वाली चीजें तो ठीक है सब लोग लगा ही रहे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही आपको फार्म प्लान करना है तो हम उसमें सारी तरह की चीजों को डालते हैं कि आपको ओके शुरुआत से भी रिटर्न कैसे आ सकता है। जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन का प्लांट जो है आपको विद इन 3 मंथ रिटर्न देता है। वेजीज ओके आपको विद इन 3 मंथ रिटर्न देती हैं। तो जो जी हॉर्टिकल्चर करता है उसके साथ हम वेजीज को भी एडजस्ट करते हैं, बट सबके लिए न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो भी ओ- फार्म आप स्टार्ट करते हैं हम उसको देखते हैं 2, 3, 4, 5 लेयर किस लायक वो न्यूट्रिशन, वहाँ मैनेजमेंट क्या है, ओके न्यूट्रिशनल वैल्यूज को हम कितना
दे सकते हैं, फार्मर के थॉट प्रोसीजर क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, वो एक्सक्यूज कितने करता है, ये काम कितना ओके, करता है, वो सारी स्टडी करने के बाद फिर हम उसको दे सकते हैं। हम तो यहाँ सौंफ और मतलब आप जीरा भी कर रहे हैं। जी, जी। मतलब आप कंप्लीट बताते हैं कि आप मतलब ये जैसे आप जो सॉइल टेस्ट करा, ठीक है? सॉइल टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे आप रिकमेंडेशन आप ही बताते हैं कि हाँ, मतलब ये इस सॉइल टेस्ट के हिसाब से आपके पास ये 50 टाइप की फसलें हो सकती है, या ये अब इसमें से आपको चूज़ करना है, या वो जैसे उसका यील्ड का प्रोडक्शन जब आने वाला है कि कोई 1 महीने की 2 महीने की फसल होगी, कोई 3 महीने की होगी, कोई 4 साल भर की है, कोई 2 साल की है। जैसे अभी एप्पल का आप बोल रहे हो 7 साल बाद उसका आउटपुट आएगा। तो ऐसे पूरा बैलेंसिंग करके जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं अपन नहीं, बोलते हैं ना। आउटपुट तो सर एप्पल का जो है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, बट कॉमर्शियल ओके, आउटपुट 7th ईयर में जबरदस्त आता है। ये मेरा जो फार्म है ये 3rd ईयर 4th ईयर का है, ओके, ओके, ठीक है। जिसमें अभी 10-15 किलो निकाल रहे हैं हम। जी, 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 जी। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा वही था कि जैसे मतलब वो एक बैलेंस तरीके से आप चार्ट दे देते हैं कि भैया आपको ये कॉम्बिनेशन कैसे करना है, रेसिपी कैसे तैयार करना है कि आपका मतलब कुछ फसलें 2 महीने में की बाद में आने आउटपुट आना चालू हो जाए, ताकि बैलेंसिंग ओवरऑल साल भर का आपका सेट रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फसल कभी आ रही है, कोई कभी आ रही है, तो वो चलता रहे पूरा। वो फार्मर प्रैक्टिस और फार्मर के थॉट प्रोसीजर पर है, फार्मर की रिस्क कैपेसिटी पर है। ओके, जो ओके। जितना रिस्क ले सकता है वो उतना ज्यादा अर्न कर सकता है। हाँ, तो वो तो हम जब उसके पास जाते हैं ना तो उससे डिस्कस करते हैं, उसकी हुँ, सारी हुँ। चीजों को समझते हैं, तो हम उसको बताते हैं। बहुत सारों को तो हम वहीं पर रोक देते हैं, भाई मत कर, इतना ही कर। हम ओके, बातों को ओके। तो कहते हैं नहीं, ये और कर, ये और कर, ये और कर। हमें पता है जैसे कोई बंदा है, हुँ। तो हम उसे पता है कि वो 2 घंटे 4 घंटे लगाएगा, तो तू ये सारी चीजें कर। ओके, ओके, ओके। इतने छोटे से जॉन से हम हमारे 3 परिवारों के लिए बहुत इजीली वेजिटेबल्स निकल जाता है हमारे पास। मेरी ओके, बहनें ओके। रहती हैं पास में, उनको भी ओके, जाता ओके। है यहाँ से। जी, जी, जी। सब 8-10 किलोमीटर के डिफरेंस में रहते हैं। जी, जी, जी। और ये हफ्ते भर ये सब्जियां फ्रिज के बाहर खराब नहीं होती, और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है इनका। ओके। तो ये सब हम सबको सर तब बताते हैं जबकि वो कैसा व्यक्ति है, कैसा जाना चाहता है, क्या उसकी प्रैक्टिस है, क्या उसकी हमसे अपेक्षाएं हैं, वो क्या क्या और करना चाहता है। सही बात है, एक्सक्यूज उसका लेस हो तो वो सब कुछ कर सकता है। अब उसका मैं खुद कहता का हूँ एक कि उसकी खुद की हाँ, भूमि जीरो भी आ जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर, हम वो सब कर सकते हैं। ओके, ओके। ठीक है सर। जी। ठीक है सर, ठीक। और किसी का क्वेश्चन है? मुझे लगता है लंच टाइम होने वाला है, या सॉरी जितेंद्र जी शायद सेशन लेंगे हाँ, जितेंद्र जी का हमारे। सेशन एक था 12:15 को, मगर अभी टाइम हो गया है, ओ मगर अभी भी 20 मिनट है। हम 12:40 टू 1:50 तक दे सकते हैं। 1:15 to 2 हम लंच ब्रेक दे सकते हैं, है ना श्योर, जितेंद्र ये जी? जी मैम। ठीक है। हाँ, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद जी। कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। यदि किसी को कोई भी प्रश्न रह गया हो या किसी को कुछ जानना हो तो 24/7 में अवेलेबल हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप सोल में कॉल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू प्लीज। जितेंद्र जी कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज, और सॉरी फॉर लेट। हाँ जी। थैंक यू नो सर। नो, कोई इशू नहीं। कोई बात नहीं। ज्ञान मिला हमें, ओंकार भैया आपके जरिए। जी। नमस्कार सभी किसान साथियों को। सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग से मैं जितेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो किसी भी किसान साथी का किसी फसल को लेकर, या कैसे हम जैविक करें या रासायनिक को छोड़ते हुए जैविक में कैसे हम आए, उसको लेकर कोई क्वेश्चन हो, फसल में कोई समस्या आ रही है, उसको लेकर सवाल कर सकते हैं। किसी भी किसान साथी का कोई प्रश्न हो। समस्या सब अ, तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम लोग चलते हैं। चलेंगे तभी हेलो। समस्या आएगा, तभी उसका निवारण होगा। जी जी। जी जी, बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं से किसान साथियों को शुरुआत तो करनी ही होगी। अगर अपनी मिट्टी को लंबे समय तक बचा कर रखना है और उससे लगातार उपज लेना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें जैविक खेती की ओर आना ही होगा।
केमिकल उसका कोई हल नहीं है, केमिकल लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल भी नहीं है। वो आपकी लगातार लागत क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा, आपकी इसमें सेहत कोई या दो आपके मजदूरों की सेहत पर भी दुष्प्रभाव डालता है। आज के डेट में देखिए सर, हर हॉस्पिटल में 30 to 40 ईयर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कि ब्लड प्रेशर शुगर ना हो। जी, अब ये बीमारियां सर आई इसलिए हैं क्योंकि फसलों में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अब पोषक तत्वों की कमी फसलों में क्यों हुई? क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। हम पोषक तत्वों को लेकर, मिट्टी के सुधार को लेकर कोई कार्य नहीं करते हैं। हम किसी भी केमिकल की शॉप पर जाते हैं और हम केवल अपनी फसलों को लेकर बात करते हैं कि यार मेरी फसल में ये समस्या आ रही है, मेरी फसल में फंगस आ रहा है, मेरी फसल में वायरस आ रहा है। किसी ने ये बात ही नहीं करी कि ये आ क्यों रहा है। वो केमिकल वाले केवल इसलिए बैठे, वो आपको कोई सजेशन नहीं देंगे। आपको हो सकता है कि 1 या 2 दवा की जरूरत हो और वहां से आपको वो 5 दवा दे दे, जिसका उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है कि किस मात्रा में डालना है, क्यों डालना है, क्या इसकी जरूरत फसल को है। इसको लेकर किसान भाइयों को जानकारी ही नहीं होती है, इसलिए लगातार वह केमिकल के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो किसान भाइयों को अपनी मिट्टी को समझना होगा, उसकी जरूरत को समझना होगा। मिट्टी को जिस प्रकार हमारे शरीर को सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारी मिट्टी को भी सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम तो जाके खुद डॉक्टर के यहाँ से ला सकते हैं, खुद का उपचार कर सकते हैं। मिट्टी कहाँ जाएगी? मिट्टी तो किसान भाइयों से ही बोलने वाली है ना। वो कैसे बोल सकती है? लेकिन ये किसान भाइयों को स्वयं समझना होगा। वो तो समझना ही होगा सर। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फाइनेंशियल के लिए सीए के पास जाते हैं, तो खेती के लिए भी उसके एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल। और रासायनिक कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी, मैं आपको बता दूं, रासायनिक कंपनियां कभी नहीं चाहेंगी कि आपकी मिट्टी में सुधार हो। आप लगातार उनके ग्राहक बने रहें, लगातार उनसे सामान लेते रहें, उन्हें अमीर बनाते रहें। लेकिन सोल का ऐसा कोई मोटिव नहीं है। सोल की सोच ये है कि 6 महीने से साल 1.5 साल के अंदर किसान सारी समस्याओं का निवारण स्वयं करने लगे। जब तक जो जो समस्या है उसको आ रही है उसका निवारण लेते चले, जैविक खेती की ओर बढ़े। और आगे जाके सोल का तो ये मतलब मकसद ही ये है कि 1-2 साल बाद सोल की भी जरूरत आप किसान भाइयों को ना पड़े। किसान भाई स्वयं ही अपनी मिट्टी को सुधार कर उसको इतना शक्तिशाली, इतना समृद्ध कर ले कि उन्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। एक बार मिट्टी सही हो गई तो ऑटोमेटिकली फसल आपकी सही होना ही है। फिर चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी फंगस हो, कोई भी वायरस हो, वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। फसल मजबूत रहेगी तो कोई बीमारी आना ही नहीं है। अभी समस्या यही तो है कि मिट्टी कमजोर है और मिट्टी सारे पोषक तत्वों को फसलों को नहीं दे पा रही क्योंकि उसके पास नहीं है। और वहां फसल जैसे ही कमजोर अवस्था में आती है, रस चूसक कीट है, थ्रिप्स है, ब्लाइट है, फंगस है, वायरस है, बिल्ट है, ये सभी लगातार अटैक करते जाते हैं। और इसके लिए किसान भाई लगातार केमिकल का इतना ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कि फसल तो अपनी जगह है, मिट्टी का वो पूर्णतः नुकसान कर ले रहे हैं, साथ ही अपने मित्र बैक्टीरिया जो आपकी खेती में आपके सहायक होते हैं उनको भी खत्म करते चले जा रहे हैं। खेती में मित्र बैक्टीरिया का होना बहुत 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 जरूरी है, बिना उनके खेती नहीं हो सकती है। जितने प्रकार के पोषक तत्वों की खेती में आवश्यकता है, उतने ही प्रकार के बैक्टीरिया की भी आपकी खेती में आवश्यकता है, उतने प्रकार के मित्र जीवाणुओं की आपकी खेती में आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप खेती में सल्फर डालते हैं तो आपके पास सल्फर का जीवाणु होना चाहिए। अगर आप कैल्शियम डालते हैं तो कैल्शियम का जीवाणु होना चाहिए। अगर आप पोटेशियम डालते हैं तो आपके पास पोटेशियम का जीवाणु होना चाहिए। फसल कोई भी पोषक तत्व डायरेक्ट नहीं उठाती है, उसको उसका फर्मेंटेड रूप चाहिए होता है, जिसे केवल जीवाणु ही कर सकते हैं। तो खेतों में जीवाणुओं की बहुत आवश्यकता है। और सोल सबसे ज्यादा जो वर्क करता है इस समय, केवल मिट्टी सुधार को लेकर ही काम करता है। फसलें तो हो ही जाएंगी अगर मिट्टी सुधर गई तो, और फसलें आज भी हो रही हैं। लेकिन कैसे हम उसकी लागत को कम करें, कैसे हम स्वास्थ्य वर्धक फसल उगाएं, कैसे हम अपना, अपने परिवार का या अपने मजदूर भाइयों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें,
क्योंकि कुछ किसान साथी तो स्वयं स्प्रे करते हैं, लेकिन कुछ किसान साथी जो समृद्ध होते हैं वह मजदूरों द्वारा स्प्रे करवाते हैं। तो उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि वो जहर डाल रहा है, कितना परसेंट जहर मिट्टी में जा रहा है, कितना फसलों में जा रहा है, और कितना वो सांस के जरिए खुद ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कर रहे हैं, और मानव जीवन जो इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण जीवन जो भगवान ने दिया है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैसा पैसे की जगह रहेगा, मिट्टी मिट्टी की जगह रहेगी, लेकिन मानव जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब की खेती, वो क्या मतलब की सारी चीजें। तो कोशिश करें, चाहे आप 1 एकड़ से करें, चाहे 2 एकड़ से करें, चाहे 5 एकड़ से करें, एक बार जैविक खेती की ओर अवश्य आए, करें, अपने परिवार के लिए करें, शुद्ध अनाज उगाएं, फर्क देखें। हो सकता है थोड़ा बहुत शुरुआत में आपका प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो हो जाएगा क्लियर कि जैविक खेती भी हो सकती है। वो कर भी रहे हैं किसान साथी, बहुत सारे किसान साथी सोल के साथ जुड़कर या अन्य किसी भी संस्था के साथ जुड़कर जैविक खेती तो कर रहे हैं, और आने वाला समय यही है। नहीं तो 2040 से 2050 के बीच 50 से 60% मिट्टी या 50 से 60% जो हमारी उपजाऊ भूमि है वो बंजरता की ओर चली जाएगी। और सबसे मेन जो युद्ध होने वाला आने समय में वो खाद्यान्न संकट को लेकर ही होगा। भाई आपके पास पैसा रहेगा लेकिन अन्न ही नहीं रहेगा तो पैसा थोड़ी खाएंगे, खाना तो अन्न ही है हमें। और जिन किसान साथियों के पास खुद की भूमि है तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आने वाले समय में खेती को ही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य माना जाएगा। किसान साथी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जैविक की ओर आना होगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी अब इस पहल में आगे बढ़ रही है, जैविक खेती को प्रमोट कर रही है। आप भी आगे बढ़ें, आप भी कोशिश करें, चाहे 1 एकड़ से करें, आधा एकड़ से करें, शुरुआत करें, लेकिन मिट्टी को सुधारें। एक बार मिट्टी सुधर गई तो खेती ऑटोमेटिकली अच्छी होना है, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ना ही है। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो अभी तक की इस वार्ता में जो मैंने आपको सुझाव दिए, जैविक खेती को क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, तो पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट करके सवाल रख सकते हैं, एक एक करके किसान साथी। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो। मैं तो इस साल स्टार्ट करूंगा सर, देखते हैं आगे का स्कोप है लंबा, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस जी लेवल अपना एक बार 1 एकड़ से बना ले, फिर हम एग्रो जी टूरिज्म की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, करना चाहिए। और आप जैसे किसान भाई 1 1 एकड़ से शुरुआत करेंगे तो अन्य किसान साथी भी आपको देखकर तैयार होंगे, और धीरे धीरे फिर मिट्टी वैसी हो जाएगी जैसे जंगलों में मिट्टी हुआ करती है सारे खेतों की। हम लोग के इंडिया में हमें ना नेचर के ऐसा बराबर है, पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होगी। बिना आगे देखे ना आदमी सोचता है इसको हम देख ले इसका क्या होता है, फिर हम रिस्क लेते। जी, तो ये शुरुआत तो किसी ना किसी किसान साथी को करनी ही होगी ना सर। हम्म। भाई आप में से ही कोई किसान साथी आगे बढ़ेंगे तो उनको देखकर फिर किसान साथी आगे बढ़ेंगे, फिर उनको देखकर और किसान साथी आगे बढ़ेंगे। और आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैविक खेती तो काफी जगह अब स्टार्ट हो चुकी है, लोगों को समझ आ गया है कि हम लगातार केमिकल डाल के मिट्टी को खराब ही कर रहे हैं अपने, और उत्पादन घट रहा है। लगातार डे बाई डे नई नई बीमारी आ रही है, नए नए कीट आ रहे हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये और भी, अभी इसका भी मैं एक लाइफ साइकिल यूपी बताता हूँ। बिहार जी यूपी में अभी इतना अवेयरनेस नहीं हुआ है सर। जी, नहीं नहीं, तो करना तो पड़ेगा सर कहीं ना कहीं शुरुआत, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ शिक्षित किसान अगर जो समझते हैं कि केमिकल से क्या दुष्प्रभाव है खेती में, स्वास्थ्य में क्या दुष्प्रभाव है, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो अशिक्षित किसान भाई हैं, जिन्हें नहीं समझ है, हेलो उनके लिए आप लोग ही आगे जाके आइडल बन सकते हैं। हेलो जी सर। हेलो हाँ जी सर, हेलो बोले। हेलो, हाँ जी।
आज जरा लेट शुरुआत हुई है। हेलो, ये लिंक नहीं जी मिली थी जल्दी। जी। हाँ, जो पहला अपना जो नहीं आया, तो कैसे क्या सुनेंगे? हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ मैं जी, जो आ रही लेट, है आपकी आवाज। हाँ लेट ज्वाइन हुआ फिर मैं। जी जी। कोई हाँ कोई समस्या नहीं सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरे सेशन की, हमारी जो शुरुआत सुबह से जो स्टार्ट हुआ है 10 बजे से, हाँ 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 इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी जाएगी सभी किसान साथियों को। हाँ हाँ, हाँ हाँ चलेगा हाँ, सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है सेशन। हाँ हाँ। हम्म। कोई सवाल हो किसान साथी के मन में पूछ सकते हैं अभी, किसी भी किसान साथी के मन में कोई सवाल आ रहा हो। हेलो। हाँ जी। हेलो। ये जो हाँ अगर सर बोले। केचुआ खाद है अपने तरफ से, उसका उपयोग जी। नहीं कर सकते क्या आप? नहीं नहीं, तो केचुआ खाद का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके हाँ बाद आप घर पे खाद तैयार कर सकते हैं, है हाँ ना। और अगर किसान साथियों के पास गोबर और गोमूत्र की व्यवस्था है, हाँ हाँ तो उसको लेकर अभी सोल ने वाटर सॉल्युबल बैग, कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग, जिससे हाँ मिट्टी को जो कार्बन चाहिए है उसकी उपलब्धता आसानी से करा सकते हैं। जो भी हाँ एंजाइम्स उनको चाहिए है वो आप इस हाँ। बैग के जरिए उपलब्ध कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो इस और प्रकार की बुरशीनाशक तथ्यों पर अभी, भी अभी सोल काम कर रहा है। जैविक बुरशीनाशक, हेलो। जैविक बुरशीनाशक जो होना है, जैविक बुरशीनाशक। सर समझ नहीं पा रहा हूँ उसका मीनिंग क्या बोल रहे हैं आप। अभी जैविक जो है ना बुरशीनाशक जो है फंजीसाइड, हम्म। तो उसका उपयोग भी करना चाहिए ना। आप फंगिसाइड का उपयोग तो करना चाहिए, मित्र फंगस की कॉलोनी डेवलप करें खेतों में आप। भाई नहीं, अपने खेती तरफ। में दो तीन तो मेन समस्याएं हैं। भाई खेती में हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली समस्या जो है कि खेती में पोषक तत्वों की कमी है, जिसको हाँ आपको पूर्ण करना चाहिए नेचुरल तरीके से या संसाधनों के द्वारा, केमिकल ना डालते हुए। दूसरा, हाँ खेती में मित्र जीवाणुओं की कमी है, उसको हाँ आपको सारे प्रकार के बैक्टीरिया खेत में छोड़ना चाहिए ताकि वे अपनी कॉलोनी डेवलप कर सके, आपकी खेती हाँ में उसकी मदद कर सके, है ना। हाँ तीसरा जो हाँ आता है, फिर आपको भक्षक कीटों की कॉलोनी बनाना चाहिए जो खेती में आपके लिए बहुत सहायक है। सपोज कीजिए हाँ आपका इल्ली वगैरह का अटैक कंटिन्यू रहता है, तो उसके लिए हाँ मित्र भक्षक कीट आते हैं। उन हाँ बैक्टीरिया को खेती में छोड़ना चाहिए जो ऐसे इल्ली और उनके लार्वा को खत्म करते हैं। इसी प्रकार रस चूसक कीट जो आपकी खेती में अटैक करते हैं, उसके लिए मित्र रस चूसक कीटों को खत्म करने के लिए आपको ऐसे मित्र भक्षक कीटों को भी कॉलोनी को डेवलप करना चाहिए। मिट्टी में आपकी फंगस की समस्या है, तो आपको फफूंद भक्षक पाउडर, फफूंद भक्षक लिक्विड में जो आते हैं वो आपको चलाना चाहिए। सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ये सब चीजें आपको खेती में डेवलप करनी पड़ेगी, हाँ जो खत्म हो चुकी है अब। हाँ। आपने अपने क्योंकि पूरी महाराष्ट्र में खेती जलगांव, अणु। जी जी, बोले सर। जलगांव जिले में, हेलो। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हाँ हाँ। कोई किसान है कि आपने ऐसा कर रहे हैं खेती हो? महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान हैं सर, आपको एक नहीं, दो नंबर जलगांव हम जलगांव कांटेक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में, जलगांव हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ, में मैं जलगांव। पता। जी जी, पता करके आपको नंबर अवेलेबल करा देंगे। वहाँ पे आसपास महाराष्ट्र हाँ, में बहुत सारे किसान का साथी काम कर रहे हैं अभी, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के। जैविक खेती में। हाँ हाँ, मैं जलगांव आपको डिस्ट्रिक्ट। नंबर अवेलेबल करा देंगे। जी। हाँ, चलेगा। किस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए आपको? आप नंबर लिख लीजिए, मैं नंबर आपको चैट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, मेरा नाम। एक मिनट। हाँ, बताओ। मेरा मोबाइल नंबर है 93 007 93 007 93 007 33 हाँ, 004 33 004। 004। हाँ, जितेंद्र सिंह नाम है सर मेरा।
ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, किसी साथी का कोई प्रश्न हो खेती को लेकर पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था हमारा वो। हेलो। जी हाँ, जी हाँ सर, बोले। हमारी एक एनजीओ है, हाँ एनजीओ चलाते हैं फिर हम। हाँ हेलो। अब हाँ किसान सर, जुड़े हुए बोले हैं बोले, हम एक सुन रहा एनजीओ हूँ। को, एनजीओ से हाँ कुछ किसान जुड़े हुए हैं। जी, उनको जब कोई अपना मार्गदर्शन होना चाहिए तो आएंगे क्या आप बिल्कुल आ जाएंगे सर, कोई समस्या नहीं है। अपने एनजीओ के थ्रू? हाँ हाँ, आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। आप किसान साथियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था रखवाएं वहाँ पे। हाँ हाँ और जो भी हमारा थोड़ा बहुत जो आने जाने का जो होता है वो आपको थोड़ा सा देखना होता है बस, बाकी तो हम आ जाएंगे। और कोई एक्स्ट्रा हमारा कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। ठीक है ठीक है। हम पूरी ट्रेनिंग देंगे किसान साथियों को, कैसे जैविक खेती में आ सकते हैं, पूरी चीजें उन्हें हाँ हाँ समझाएंगे। हाँ हाँ कैसे घर पे खाद तैयार कर सकते हैं, बराबर। ये सब हम आपको सुविधाएं देंगे, कोई समस्या नहीं है। किसानों को तैयार करना ही हमारा काम है कि हम किसानों को ऐसा तैयार कर दें कि आने वाले समय में हाँ वो खुद आगे के किसानों को समझाएं कि कैसे जैविक हाँ खेती हो हाँ सकती है। हमको हर किसान को टीचर बनाना है यहाँ पे, साथ में उनको उनके खेत का एक्सपर्ट बनाना है हमें। हाँ। उन्हें किसी से ज्ञान लेने जाना ना पड़े। एक साल में हम किसानों को ऐसा तैयार कर देंगे। थैंक यू सर। मैंने नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दिया है हाँ ना सर, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे। किसी अन्य साथी का प्रश्न हो, खेती से संबंधित कोई भी प्रश्न आ रहा हो मन में, या अभी तक की जो चर्चाएं हुई है, या अभी तक के जो सेशन हुए हैं, अन्य विशेषज्ञों द्वारा जो सेशन लिए गए हैं, कोई सवाल रहा हो मन में। पोषक तत्वों को लेकर हम बात करते हैं कि खेती में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है। तो पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, और हवा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से ऊर्जा लेकर अपनी विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधों को अपने पूर्णतः सामान्य वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कोई भी पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे की वृद्धि के विकास में समस्याएं आती है, और इससे उत्पादन पर भी असर आपको देखने को मिलेगा। अब पौधों में अगर पोषक तत्व आवश्यक रूप से उपलब्ध नहीं होंगे तो ये कमी के अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। किसान साथी को इन तीनों पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है अपनी फसलों को सक्सेस करने में, अपने उत्पादन को बढ़ाने को लेकर। अब नाइट्रोजन क्या काम करता है उसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताता हूँ। नाइट्रोजन जो करता है वो पौधे या प्लांट्स या आपकी फसलों में जड़, तना, पत्ती, इन सब के विकास में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। उनको विकास करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है। साथ ही जब अपनी फसलें होती हैं, गेहूं है, धान है, जिनमें कल्ले फूटते हैं,
उसके लिए नाइट्रोजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पत्ती वाली जो सब्जियां होती है, पत्ती वर्गीय जो सब्जी होती है, वो चारे की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। साथ ही पौधों को जो हरा रंग चाहिए होता है, जो बोलते हैं ना कि हरा रंग हमें होना चाहिए, हमारी पत्तियों का पीली पड़ जाती है, तो वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण ही होती है। अब नाइट्रोजन की कमी के लक्षण आप स्वयं कैसे पहचान सकते हैं, मैं कुछ आपको इसके लक्षण बताता हूं। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पत्ते जो होते हैं वो हल्के रंग के दिखाई देने लगते हैं। पौधों की जो निचली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, जिसे क्लोरोसेसिस कहा भी जाता है ना। मतलब इसमें आपकी जो पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं वो नाइट्रोजन की कमी से पड़ते हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है, कल्ले कम आने लगते हैं, फूलों की संख्या कम हो जाती है, पौधे का साइज नहीं बनता है, और कई जगह पे फसलें जल्दी पकने लगती है। ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। तो किसान साथियों को नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी खेती में आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है फास्फोरस। अब फास्फोरस के क्या काम होते हैं? तो फास्फोरस पौधे के अग्रभाग, बीज, फल, इन सबको विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्लांट को मजबूत भी बनाता है और प्रारंभिक विकास और जड़ निर्माण को लेकर भी ये सहायता प्रदान करता है। जड़ों के विकास के साथ साथ ही इसमें अच्छी तरह से फल आ सके और फल जल्दी बन सके, दाने शीघ्र बनने लगे, इन सब के लिए फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मैं आपको बताता हूं फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्लांट का साइज ही नहीं बनता है। प्लांट का साइज छोटा रहता है, पत्तियां बैंगनी या भूरी होने लगती हैं, ये फास्फोरस की कमी से होता है। फास्फोरस की कमी आपको निचली पत्तियों में सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। जो पुरानी पत्तियां होती है ना, उसमें सबसे पहले लक्षण आ जाएंगे अगर आपकी फास्फोरस की कमी है आपके प्लांट्स में। तो अब जब फास्फोरस कम रहेगा तो प्लांट में जड़ वृद्धि भी रुक जाएगी, उसका विकास बहुत कम हो जाएगा और धीरे धीरे जड़ें भी सूखने लग जाएगी। अब जब जड़ें सूखेंगी तो वो पोषक तत्वों को मिट्टी से उठा नहीं पाएंगी, मिट्टी से उठा नहीं पाएंगी तो प्लांट धीरे धीरे सूखने लगेगा आपका। फास्फोरस की अत्यधिक कमी होगी तो उसका जो तने का जो रंग होगा ना, पीला होने लगेगा, फल और बीज का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाएगा। ये कुछ कारण है, ये कुछ कमजोरियां हैं जिसे आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि हमारी फसल में फास्फोरस की कमी देखने को मिल रही है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है पोटास। अब पोटास क्या काम करता है आपकी फसलों में? पोटास जो होता है वो आपके एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। पोटास से पौधों में ठंडक भी बनी रहती है और अन्य जो विपरीत परिस्थितियां कभी आती है, कभी धूप तेज हो रही है, कभी पाला पड़ रहा है, कभी सर्दी का सीजन आ गया, इसको सहनशील, प्लांट्स को सहनशील बनाने में पोटास यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पौधे की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर करने या स्थानांतरण करने के लिए पोटास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पौधों में कीट और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए पोटास बहुत अधिक मात्रा में सहायता प्रदान करता है। जब आप पोटास भरपूर मात्रा में अपने प्लांट्स को देते हैं तो आपके फ्रूट का साइज, आपकी फसल में गेहूं है या चना है या कोई भी फसल है, उसके फ्रूट साइज को या दाने को मजबूत, वजनदार और बड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पोटास भी आपकी खेती में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अब इसके मैं आपको कुछ
ऐसे लक्षण बता सकता हूँ जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगे अपनी फसलों में कि मेरी खेती में या मेरी फसलों में या मेरे प्लांट्स में फास्फोरस के बाद पोटास की सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिल रही है वो क्यों मिल रही है। इसमें जब आप उसकी पत्तियां देखेंगे तो वो भूरी और धब्बेदार हो जाएंगी और समय से पहले ही ड्रॉप होने लगेंगी, पत्तियां नीचे गिरने लगेंगी, उसमें धारी आ जाएंगी, वो धब्बेदार हो जाएंगी, तो समझ जाइए आपकी फसल में पोटास की कमी आ रही है। पत्तियों की जो किनार होती है, जो बाहरी किनार का जो भाग होता है वो झुलसा हुआ दिखने लगेगा, आपको जला हुआ दिखने लगेगा, किनारे जो होंगी वो जल्दी जल्दी से दिखने लगेंगी, तो समझ जाइए आपकी फसल में पोटास की बहुत अधिक मात्रा में कमी आ गई है। अब पोटास की जब कमी आएगी तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कमजोर हो जाएगी। इससे आपके फल या बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे, इनका आकार आपको छोटा दिखेगा, सिकड़ा हुआ दिखेगा, या आपके फलों का रंग जो रहेगा वो हल्का रहेगा, जो या आपके जो बीजों का रंग रहेगा जो आ रहे हैं वो हल्का दिखेगा, तो आप समझ जाइए पोटास की इसमें कमी है। और जब पोटास की अधिक मात्रा में कमी आ जाएगी तो रोग लगने की जो आपकी संभावना है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो इन महत्वपूर्ण 3 तत्वों की आपको पूर्ति रखना है। साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे तत्व भी होते हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं आपकी खेती में, जैसे बोरान है। अगर आपकी खेती में बोरान की कमी होगी तो फसलें पोषक तत्वों को मिट्टी से उठाने में असक्षम रहेगी, इसलिए आपकी मिट्टी में बोरान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी एक आवश्यक जरूरत है आपकी खेती के लिए। इसी प्रकार आपके प्लांट्स को मजबूत रखने के लिए और रस चूसक कीटों से बचाने के लिए आपको कैल्शियम और सल्फर जैसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके खेती में कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहती है तो आपके पौधे प्लांट शक्तिशाली, समृद्ध और बहुत ही आकर्षक रूप ले लेते हैं। कैल्शियम की कमी से आपके फल सड़ने लगते हैं। आप समझ जाइए अगर आपने टमाटर लगा है, बैगन लगा है या कोई भी फल लगा है, अगर नीचे से उसने गलना स्टार्ट कर दिया है तो आप समझ जाइए आपके प्लांट्स में कैल्शियम की कमी है, आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है। तो इसकी भी पूर्ति का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार आयरन भी आपकी खेती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर आयरन की कमी आपकी मिट्टी में रहेगी या आपकी फसल में रहेगी तो इल्ली सर्वाधिक अटैक करेगी, इसलिए मिट्टी में आपको आयरन की पूर्ति भी आवश्यक रूप में करते रहना चाहिए। पत्तियां पीली पड़ने लगती है, अगर आयरन की कमी है तो पत्तियों में पीलापन बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे पोषक तत्व हैं, मैग्नीज है, जस्ता है, मैग्नीशियम है, तांबा है, ये सब चीजें हैं। ये जो कम मात्रा में पोषक तत्व आपको लगते हैं वो आपकी खेती में होना चाहिए। और हर प्रकार के पोषक तत्व अपनी अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी फसल को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में या आपके उत्पादन को बढ़ाने में। इनमें से कोई भी पोषक तत्व कम या ज्यादा होते हैं तो आपकी फसल पे उसका विपरीत असर देखने को आपको मिलेगा ही। तो इसके लिए किसान साथी कोशिश करें कि अपनी मिट्टी पे पहले काम करें। फसल पे तो ऑटोमेटिक काम होगा ही, क्योंकि फसल जो भी पोषक तत्व उठाने वाली है वो मिट्टी से ही उठाने वाली है। हम मिट्टी सुधार को लेकर काम करें, हम भूमि उपचार को लेकर काम करें, क्योंकि लगातार केमिकल के उपयोग से मिट्टी से सारे पोषक तत्व खींच लिए गए हैं, तो उनकी पूर्ति करना भी हमारा काम है। मिट्टी पोषक तत्व लाएगी कहाँ से? इसलिए आपकी फसलें कमजोर रह जाती हैं। लगातार आप केमिकल का सहारा लेते हैं, आपकी लागत क्षमता बढ़ती जाती है, और यह कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एक परफेक्ट आपका हल नहीं है कि आप केमिकल डालते जा रहे हो और आप सोच रहे हो खेती हो रही है। आने वाले समय में आपकी लागत 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ने वाली है। कोशिश करें कि अपनी खेती को समृद्ध बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम करें।
मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। साल में एक बार आपको मिट्टी की जांच जरूर कराना चाहिए, ताकि पता चल सके कि किन किन पोषक तत्वों की हमारी मिट्टी में से अभी कमी हो गई है, और या किन पोषक तत्वों की कमी को लेकर हमें आगे काम करना है। जब आपके खेती में सारे पोषक तत्व मेंटेन रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी खेती अच्छी होगी ही। उसको लेकर आपको मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। किसी सर्टिफाइड संस्था से जांच कराएं, या किसी प्राइवेट ऐसी संस्था से जांच कराएं जहां आपको परफेक्ट रिपोर्ट मिल सके, जहां आपको विश्वास रहे कि यहाँ से मुझे जांच अच्छी मिलेगी। थोड़ा बहुत पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छी जांच कराएं, और हमारे विशेषज्ञों से सहायता लेकर आप अपनी मिट्टी की जो जांच है उसको साझा करें। हम उनको देखकर बताएंगे कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हुई है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे जैविक तत्वों को पूर्ति हम खेती में कर सकते हैं बिना केमिकल का सहारा लिए। इसके बाद सेकंड जो हमें काम करना होता है वो करना होता है बैक्टीरिया पे। लगातार केमिकल के डालने से हमारी खेती से सारे मित्र बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। आप कोई भी नाइट्रोजन, डीएपी या कोई भी केमिकल जब आप डालते हैं ना, तो फसल 30 से 40% बामुश्किल उठाती है। 60% तक जो केमिकल या जो भी आपका नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, ये सब खेती में पड़ा रह जाता है। तो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है ना, वो हार्ड हो जाती है। उसमें इतना कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाता है कि नीचे बैक्टीरिया की सांस लेने की व्यवस्था ही भंग हो जाती है। अब बैक्टीरिया नीचे सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, मित्र बैक्टीरिया आपकी खेती के लिए, तो कहाँ जाएंगे? वो धरातल में चले जाएंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमको मिट्टी में सांस लेने के लिए या उसके वायु तत्व की पूर्ति के लिए भी काम करना चाहिए। हमें हर साल कंपोस्ट खाद या गोबर की फर्मेंटेड खाद खेतों में डालना चाहिए। इस पर भी हमें काम करना चाहिए। मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसे डेवलप करें, इसके लिए अलग अलग प्रकार के मित्र बैक्टीरिया आते हैं, उसे आपको खेतों में डालना चाहिए। जैसे सोल अभी जो मित्र बैक्टीरिया पे काम करता है, वो 118 प्रकार के ऐसे मित्र बैक्टीरिया जो आपको एक ही कैप्सूल किट में मिल जाते हैं। सारे मित्र बैक्टीरिया आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाते हैं। आपको अलग अलग मित्र बैक्टीरिया किट लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही किट में आपका काम हो जाएगा। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का जीवाणु होना चाहिए, फास्फोरस के लिए फास्फोरस का जीवाणु होना चाहिए। फास्फोरस का जीवाणु नाइट्रोजन के पोषक तत्व को उठा के उसको फर्मेंट करके फसलों को नहीं देगा। हर पोषक तत्व के लिए उसका एक जीवाणु या उसकी एक कॉलोनी बनाई गई है। सृष्टि में यह नियम बनाया गया है हर बैक्टीरिया के लिए। तो आप इस प्रकार उस पर काम कीजिए, मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी बढ़ाएं। फिर आप नेचुरल तरीके से पोषक तत्वों को डालें, जैविक उत्पादों को डालें, तो मित्र बैक्टीरिया भी अपना काम करेंगे। आपकी मिट्टी में भी कोई नुकसान नहीं होगा। जो मिट्टी में जो केमिकल बढ़ता जा रहा है या हार्डनेस बढ़ती जा रही है, वो भी धीरे धीरे मुलायम हो जाएगी। आप उसको हाथ के पंजे से खोल लेंगे मिट्टी को, साल भर बाद मिट्टी इतनी नरम और इतनी अच्छी हो जाएगी, उसमें सोनी महक आने लगेगी। अभी आप मिट्टी उठा के सूंघेंगे ना, तो आपको केमिकल की स्मेल आएगी। पहले के समय में कितने केचुए हुआ करते थे मिट्टी में। केचुए ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे खेती में। नीचे से पोषक तत्वों को ढूंढ के लाते थे और ऊपर तक फसलों की जड़ों तक पहुंचाते थे। अब केचुए भी खत्म हो गए हैं। मिट्टी इतनी हार्ड हो गई, मिट्टी इतनी हार्ड हो गई कि जड़ें अपना विकास ही नहीं कर पा रही है फसलों में। जब जड़ों का विकास नहीं हो रहा है तो जड़ें पोषक तत्वों को उठाएंगी कहाँ से? तो उसके लेकर आपको काम करना चाहिए। पहला हो गया भूमि उपचार, भूमि सुधार, उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति। दूसरा आपका हो गया जीवाणुओं की कॉलोनी को डेवलप करना। फिर जिन जिन पोषक तत्वों की कमी हो उसको लेकर आप सुधार करते जाएं। धीरे धीरे आप जैविक खेती को आ जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बहुत उत्पादन आपका कम ज्यादा हो, लेकिन आगे जाके आपका गारंटेड उत्पादन बढ़ना है और आपकी लागत क्षमता कम होनी ही है। लेकिन उसके लिए किसान साथी को स्वयं काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम सारी चीजें आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, एक दो बार आपके खेतों पे भी आ सकते हैं, लेकिन आगे किसान साथी को ही हमारा साथ देना होगा। अभी तक के डिस्कशन से किसी किसान साथी को कोई प्रश्न पूछना हो
कोई सवाल हो अभी तक जो मैंने वार्ता की आप सभी किसान भाइयों के सामने, जो अपने विचार प्रकट किए, उसको लेकर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नो नो। सर संजय बोल रहे हैं रीवा एमपी से सर। जी जी सर, बोले सर। ऑर्गेनिक और रासायनिक एक साथ यूज कर सकते हैं सर क्या? देखिए, ऑर्गेनिक और रासायनिक आप यूज कर सकते हैं। आप पहले उसको 75% पे ले जाएं। जैसे आप सपोज करो कि आप अभी 100% केमिकल डालते हैं ना, हाँ जी। तो आप कोशिश करें उसको 60 से 70% पे पहली बार में केमिकल यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। साथ में जैविक चीजों को, मिट्टी को सुधार को लेकर काम कर सकते हैं, है ना। जी जी। दूसरा, फिर आप उसको 50% पे लाएं, फिर 30% पे लाएं, और धीरे धीरे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके हम सर। समझते हैं कि एकदम से किसान साथियों को ये भय रहता है कि एकदम से मेरा उत्पादन कम हो जाएगा ओके सर। अगर मैं रासायनिक को छोड़ दूं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि मिट्टी को केमिकल की आदत पड़ गई है। मिट्टी की जो क्षमता है वो केमिकल पे ही डिपेंड हो गई है। तो उसको हम धीरे धीरे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई किसान साथी एकदम से केमिकल को ना छोड़ते हुए जैविक पे ना आना चाहता है और मिक्स करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सारे उपचार, सारे उत्पाद अवेलेबल हैं। अगर ओके आपको सर। लगता है कि आपको मार्केट से केमिकल वाला पोटाश डालना है तो आप मत डालिए। आप जैविक बायो फर्टिलाइजर हमारा यूज कीजिए। हमारे पास नैनो के सारे प्रोडक्ट हैं जो प्लांट 4 से 6 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। नैनो टेक्नोलॉजी में होता है तो प्लांट तुरंत इसको उठाता है और अवेलेबल फॉर्म में होता है ये। तो आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए भी जैविक खेती को ला सकते हैं। ओके सर। जी इसमें नैनो में पोटास और क्या है सर अपने पास? सर, देखिए, नैनो एनपीके हमारे पास 19 19 19 की जगह काम हाँ करता है एनपीके, ठीक है। जी 0 52 34 की जगह नैनो फास्फोरस जी है ना। 00 50 की जगह नैनो पोटास है। जी नैनो पोटेशियम भी है हमारे पास। नैनो सल्फर है, नैनो जिंक है, नैनो कैल्शियम है, नैनो आयरन है, नैनो मैग्नीशियम है, नैनो मैग्नीज है। ये सभी है। रस चूसक ठीक है। कीट अगर अटैक करते हैं तो हमारे पास 0 थ्रिप्स है, रामबाण है ना। जी इल्ली वगैरह अटैक करती है तो हमारे पास बजरंग बाण है, जो नीम आयल, करंज आयल, लहसुन के तेल, इन सब अर्क से तैयार किए गए हैं, जो मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मित्र बैक्टीरिया की रक्षा भी करते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। फंगस वायरस के लिए भी हमारे पास फुल ट्रीटमेंट है कि अगर मिट्टी में फंगस है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे मित्र फंगस बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप किया जाए। लगता है आपकी खेती में अगर नीमाटोड्स या दीमक की समस्या है तो उसको सुधार को लेकर भी हमारे पास पूरे चीजें उपलब्ध है, जो आपकी मिट्टी से शत्रु नीमाटोड को पूर्ण रूप से खत्म कर देती है। बहुत सारी जगह जो हल्की मिट्टी, जैसे राजस्थान वगैरह है, जहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है या जहाँ पे हल्की मिट्टी पाई जाती है, वहां पे नीमाटोड्स की सर्वाधिक समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे पोषक तत्वों की कमी होती है और वहां पे नीमाटोड बहुत जल्दी अटैक करते हैं फसलों की जड़ों पर। तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे सुधार रखें हम उसको, उसके लिए भी हमारे पास सारे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं। धन्यवाद किसी अन्य किसान जितेंद्र। साथी का प्रश्न हो? जी मैम। हाँ, धन्यवाद अभी तक सेशन लेने के लिए। और हम जी लंच बिल्कुल। ब्रेक पर चलेंगे तो ना, अभी 1:20 हो गया ठीक है। है। 2 ओके बजे ओके मैम। तक लंच ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाद में पंकज जी का सेशन होगा, जी मैम। तो तब हम शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत आभार। आज के किसान के इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जुड़े, और कोई भी सवाल रहेगा तो मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ा हुआ है। किसी फसल को लेकर कोई भी प्रश्न रहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। कितनी देर के बाद अभी स्टार्ट होगा ये सेशन? हेलो, हाँ जी। 2 बजे स्टार्ट होगा फिर से। 2 बजे स्टार्ट होगा सर। ओके जी, थैंक यू।
जी, तो हम फिर से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ पंकज मंडा जी है। ही इज़ अ सॉइल इंजीनियर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपर्ट। तो पंकज जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ जी। तो हम बात करते हैं जैविक खेती के बारे में। तो जैविक खेती या केमिकल फ्री फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, अलग अलग नाम से जाना जाता है। आज से पहले जैविक खेती के बारे में जिसने भी बात की, किसी ने भी सॉइल के स्ट्रक्चर, सॉइल केमिस्ट्री, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। सभी ने माइक्रोब्स पे बात की, बैक्टीरिया के कल्चर्स डेवलप करना, और इन्हीं चीजों का बताया गया। न्यूट्रिशन का किसी ने ध्यान नहीं रखा। अगर रीजनरेटिव के कंसेप्ट की बात करें तो उसमें बोला गया कि आप जैसे प्रकृति पे छोड़ दीजिए, जो आप करेंगे एक बार आप बैक्टीरिया के कल्चर अप्लाई करके, और उसके बाद आप खेती स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। या उसके बाद कोई और आया तो उन्होंने, किसी ने वेस्ट डिकम्पोजर दिया कल्चर के लिए, किसी ने जीवामृत दिया, किसी ने गोकृपामृतम दिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया के कल्चर ही दिए, और उन्हीं से बताया गया कि इनसे ही सब कुछ हो जाएगा। और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट डालना, गोबर की खाद डालना, इसी चीजों पे बात की गई। और ये चीजें काम कैसे करेंगी, इनसे इनका बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये सही में जो आज की कंडीशन है सॉइल की, उस पे काम करेंगी या नहीं, इस चीज पे किसी ने बात ही नहीं की। जैसे हम सबको पता है कि अगर अपने आप सब कुछ हो रहा होता तो ये केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती ही ना, लोग इसके अंदर आते ही ना। अगर न्यूट्रिशन नहीं अपटेक होगा या न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्लियर है कि प्रोडक्शन पूरा आएगा नहीं। उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आएंगी, डिजीज आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे, ये समस्याएं आती रहती है। तो इन सभी का समाधान क्या है? अलग अलग, जैसे सभी ने, जैसे किसी ने बताया कि ऐसे करेंगे तो आपके इंसेक्ट नहीं आएंगे या खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ऐसी बातें करते रहे। ऐसा किसी ने कोई प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया कि ये सब चीजें आए ही ना, और आ क्यों रही है, इन चीजों पे किसी ने बात की नहीं। तो अब जैसे हम सोइल में बात करते हैं तो सोइल के 3 पार्ट की हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब सबसे पहले सॉइल एनर्जी, फिर सॉइल बायोलॉजी, फिर सॉइल केमिस्ट्री। तो सॉइल एनर्जी का जो पार्ट है वो अपने अध्यात्म से और इन चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत पुराने समय से अग्निहोत्र का कंसेप्ट चल रहा है, अगर इसको अपनाया जाए एनर्जी को ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा और भी काफी प्रैक्टिसेस होती हैं। उसके बाद सॉइल बायोलॉजी जो है उसमें सभी माइक्रोब्स आते हैं, लगभग मिनिमम से मिनिमम भी 1.5 लाख टाइप का माइक्रोब्स, जो अपनी सॉइल में चाहिए तभी अपनी सॉइल में प्रॉपर वर्किंग हो सकती है। जो भी न्यूट्रिशन वहाँ पड़ा हुआ है वो सोलुबलाइज हो सकता है, प्रॉपर रूट्स की ग्रोथ हो सकती है, डिजीज और इन सब का मैनेजमेंट तभी हो सकता है। और उसके बाद आती है सॉइल केमिस्ट्री, जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स का मतलब आता है। जो अगर आपके बायोलॉजी पूरी एक्टिव नहीं होगी तो आपका न्यूट्रिशन अपटेक भी नहीं होगा, और अगर आपकी सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना होंगे तो आपकी बायोलॉजी भी प्रॉपर काम कर नहीं पाएगी। इन चीजों का एक दूसरे से सभी का कनेक्शन है, और इसकी वजह से आज से पहले किसी ने अगर एक चीज को पकड़ के काम किया तो उसमें सक्सेस मिल नहीं पाई। तो अब हम बात शुरू करेंगे कि सबसे पहले हमारे लिए सॉइल ही जरूरी है, क्योंकि हमारी फार्मिंग का बेस ही सॉइल है। अगर सॉइल से न्यूट्रिशन तो 3% ही अपटेक होता है, लेकिन उस 3% का जो रोल होता है वो दूसरे 97 से भी ज्यादा होता है। अगर वो 3% सॉइल से नहीं उठेगा तो जो 97% नेचुरली जो मिलना है वो बन ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सॉइल के अंदर जरूरी चीजें क्या है? सबसे पहले है सॉइल स्ट्रक्चर।
अगर अपने सॉइल की स्ट्रक्चर सही नहीं है, सॉइल में कॉम्पैक्शन हो रही है, अगर अपने सॉइल में एयर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी प्रॉपर, तो आपके माइक्रोब्स काम कर नहीं पाएंगे, आपके रूट्स प्रॉपर नहीं काम कर पाएंगी। उसके बाद आपके आता है सॉइल का पीएच। अगर आपके सॉइल का पीएच इम्बैलेंस होगा तो भी आपके न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो नहीं पाएंगे, सोलुबलाइज भी नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आपके सॉइल की आती है ईसी। अगर ईसी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो अगर आपकी बैलेंस नहीं है तो भी आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपकी आती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो आज के दिन अगर हम बात करें, अगर एग्जांपल से बताऊं आपको, जो अपने सॉइल की लगभग 20 से 25 तक होनी चाहिए, जो आज के दिन हमारी 5 से नीचे रह चुकी है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब होता है आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन, जो भी चीज आप डालते हैं उसको पकड़ने की क्षमता, उनका अवेलेबल होने की क्षमता, वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। आसान भाषा में बात करें तो आपके सॉइल का स्टोरेज, या फिर आप फ्रिज बोल सकते हैं। फ्रिज की एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। जितना बड़ा आपका फ्रिज होगा उतना ज्यादा वहां पे स्टोरेज हो सकता है। उसके बाद आपके सॉइल का कार्बन और ह्यूमस। जैसे अगर आपके सॉइल में प्रॉपर कार्बन नहीं होगा तो आपकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं होगी। उसके अलावा माइक्रोब्स जो हैं वो प्रॉपर रह नहीं पाएंगे, उनको एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो नाइट्रोजन, जिसका सबसे बड़ा रोल रहता है अपने प्लांट्स की ग्रोथ में, उनके प्रोडक्शन में, वो वहां पे रह नहीं पाएगी। मतलब नाइट्रोजन को पकड़ सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन ही सकता है। जिस सॉइल का कार्बन अच्छा होगा वहां पे आपके मतलब पानी की जरूरत ही बहुत कम होगी, न्यूट्रिशन जो है वो लंबे टाइम तक काम कर पाएगा, कोई भी न्यूट्रिशन वहां पे जो होगा, माइक्रोब्स प्रॉपर काम कर पाएंगे, आपके रूट्स अच्छी हेल्दी रहेंगी, वहां पे डिजीज आएंगी ही नहीं। आज के दिन अगर बात की जाए, जो व्हीट प्रोडक्शन या फिर ग्रेन वाली कोई भी क्रॉप है, अगर आपके सोइल का कार्बन 1% या 1% से ऊपर होता है तो ग्रेन वाले जितने भी क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन पूरा आ जाता है अपने आप। जो आज के दिन हम प्रोडक्शन ले रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल का आधा भी नहीं है, अगर हम केमिकल से भी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि वहां पे कार्बन नहीं है। कार्बन के बिना आप न्यूट्रिशन डाल तो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर वहां पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका जो सही फंक्शन है वो भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो भी आप डालते हैं, भले ही केमिकल से डाल रहे हैं, भले ही नेचुरल सोर्स से डाल रहे हैं, उन सब का सेम उसी फॉर्म में नहीं लिया जाता है प्लांट से। जो आपके आयंस में कन्वर्ट होते हैं, कुछ अनायंस में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद आपके प्लांट उसको ले पाते हैं और उनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स कब रहेंगे आपके, अगर आपके सोइल में प्रॉपर कार्बन होगा, ह्यूमस होगा, आपके सोइल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। ये सब चीजें तो कार्बन से जुड़ी हुई है। अगर आपके सोइल में कार्बन नहीं होगा तो वहां पे मॉइस्चर मेंटेन नहीं हो सकता, उसके बाद आपका टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो सकता, तो वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी नहीं। तो अब सबसे पहले हम बात शुरू, जैसे मैंने आपको बताया था, सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर से ही हम शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके सॉइल के अंदर कॉम्पैक्शन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन वहां पे प्रॉपर नहीं है, या फिर आपकी सॉइल में हवा का संचार प्रॉपर नहीं है, एक हेल्दी सॉइल के अंदर 25% एयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां तक आपके सॉइल में एयर या ऑक्सीजन जा पाएगी उतनी ही दूरी का आपका न्यूट्रिशन अवेलेबल होगा। क्योंकि आपके जो फार्मिंग के अंदर माइक्रोब्स जो हैं उनमें से 80% माइक्रोब्स ऑक्सीजन से ही काम करते हैं, जैसे एरोबिक कंडीशन के वो होते हैं। तो आज के दिन जहाँ पे ज्यादा जुताई हुई, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले गए,
कार्बन ज्यादा जुताई की वजह से खत्म हो चुका है, तो उस वजह से वहां पे कॉम्पेक्शन हो रही है। हम जुताई करते हैं, एक बार सॉइल की स्ट्रक्चर को थोड़ा आर्टिफिशियली ठीक करते हैं, लेकिन जब भी कोई रेन हो जाती है या फिर हम इरिगेशन करते हैं तो वो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, वहां पे हवा नहीं रह पाती, और उसी समय से अपनी क्रॉप के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उस सबसे पहले सॉइल को का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारी सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशो बैलेंस करना। अगर आपके सॉइल के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है और कैल्शियम का लेवल अगर कम हो चुका है तो वहां पे कॉम्प्लेक्शन होगा ही होगा। मतलब आपके सॉइल में मैग्नीशियम जितना अधिक होगा उतना आपके लिए टॉक्सिक भी होगा और कॉम्पैक्शन होगा। या तो अब क्या होता है, जैसे जहाँ भी बोरवेल के सोर्सेस हैं, जहाँ पे वाटर बोरवेल का यूज किया जाता है, तो उन जगहों पे क्या होता है कि सोडियम बढ़ जाता है। अगर सोडियम आपकी सॉइल में ज्यादा होगा तो भी आपका एक इरिगेशन से ही वो सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अगर आपके मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो एक या दो इरिगेशन के बाद कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो अब सबसे पहले जो फैक्टर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस ठीक करना। हम सॉइल टेस्ट करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितना मैग्नीशियम है और कितना हमारी सॉइल में कैल्शियम है। अब अगर आपके जिस सॉइल के अंदर कैल्शियम कम हो गया वहां पे कॉम्पैक्शन होगा ही होगा। अब कॉम्पैक्शन को ठीक करने का सबसे आसान रास्ता और परमानेंट कॉम्पैक्शन ठीक करने का एक ही रास्ता होता है कि अपने सॉइल में कैल्शियम का लेवल पूरा किया जाए। तो उसके लिए जो सोर्सेस यूज किए जाते हैं उनमें आता है एल्कलाइन सॉइल के लिए जिप्सम, और एसिडिक सॉइल के लिए लाइमस्टोन और डोलोमाइट। अगर आपकी सॉइल का पीएच 6.5 या फिर इससे ऊपर है, फिर हम वहां पे जिप्सम का यूज करते हैं। अगर आपकी सॉइल का पीएच जो है 6.5 से कम होता है तो हम डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन का यूज करते हैं। ये चीजें हमें पता चलती है कि कौन सी यूज करनी है, कितनी क्वांटिटी में यूज करनी है, इसके लिए सॉइल टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर कोई सॉइल एसिडिक है और उसके अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है तो वहां पे लाइमस्टोन यूज किया जाएगा, और अगर वहां पे मैग्नीशियम मतलब ज्यादा नहीं है और कैल्शियम कम है तो उस जगह पे आपको डोलोमाइट यूज किया जाएगा। और जो सॉइल 6.5 पीएच से ऊपर की है, एल्कलाइन सॉइल है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को ठीक करने के लिए वहां पे जिप्सम डाला जाएगा, क्योंकि जिप्सम के अंदर 72% तक कैल्शियम और 36% तक सल्फर होता है। ये 30 से 36% तक होता है और कैल्शियम जो है 60 से लेके 72% तक होता है। तो होता क्या है, जब आप अपनी सॉइल में जिप्सम का यूज करते हैं तो उसके अंदर जो सल्फर होता है वो आपके सॉइल के अंदर जो एक्सेस मैग्नीशियम है उसको तोड़ के और लीच करवा देता है, और आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा कैल्शियम को अब्जॉर्ब करती है। जब आपका कैल्शियम वहां पे आ जाएगा और मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाएगा तो आपकी सॉइल कभी भी कॉम्पैक्ट होगी नहीं। आप एक बार अच्छे से जुताई करके जब आप एक बार कॉम्पैक्शन को खत्म कर लेंगे, उसके लिए अगर काम किया जाए, मतलब आपने जिप्सम का पूरा अप्लाई किया जैसी आपकी सॉइल कंडीशन थी उसके हिसाब से, उसके बाद अगर आप परमानेंट बेड निकाल देते हैं या फिर एक बार जुताई कर लेते हैं तो उसके बाद लगभग 1 ईयर के अंदर ही आपको कल्टीवेशन की जरूरत नहीं रहेगी, नो टिल फार्मिंग आप कर पाएंगे। और कैल्शियम इसलिए आपका जरूरी हो जाता है क्योंकि कैल्शियम ही आपकी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और कॉम्पैक्शन को खत्म करता है। जब आप अपने ऊपर की 3 फीट सॉइल के अंदर कैल्शियम का बैलेंस पूरा कर लेते हैं तो आपके 3 फीट तक ऑक्सीजन रहना मतलब ऑक्सीजन वहां पे फिक्स होने लगती है, मतलब आ जा सकती है वहां पे, एयर परमानेंट हो जाती है तो वहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी रहेगी और 3 फीट तक आपके माइक्रोब्स काम करेंगे। जब आपके माइक्रोब्स 3 फीट तक काम करेंगे तो आज जो आप 4 से 6 इंच का न्यूट्रिशन आपकी सॉइल ले पा रही है, मतलब आपके प्लांट्स ले पा रहे हैं, वही 3 फीट तक का आपका न्यूट्रिशन काम में आएगा।
उस समय आपके प्लांट्स के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी और आपका प्रोडक्शन भी पूरा आएगा। अब इसके बाद जो आता है आपका पीएच। पीएच को ठीक करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पीएच जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, 6.5 से 7.4 के बीच में आपका अगर पीएच रहता है तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अपटेक हो पाते हैं। अगर आपका 7.5 से ऊपर पीएच हो जाता है या 6.5 से नीचे हो जाता है तो लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पे अपटेक नहीं हो पाते। वो भले ही आपके सॉइल में हो, वो अवेलेबल नहीं होंगे, आपका प्लांट उठा नहीं पाएगा। अब सॉइल का पीएच ठीक करने के लिए जो फैक्टर हैं वो ये हैं कि आप अपनी सॉइल के अंदर ये यहाँ पे जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उनको आप थोड़ा देख लीजिए रमा जी। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपकी सॉइल के अंदर का पीएच मान लीजिए 6.5 से ऊपर है, मतलब 7.5 से भी ऊपर जा रहा है, एल्कलाइन सॉइल जब आपकी हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो लगभग इंडिया के अंदर हमें सभी सॉइल्स का 8 से ऊपर पीएच मिलेगा जहां भी केमिकल फार्मिंग होती है, सिर्फ वेस्ट को छोड़ के। बाकी सब जगह पे हमें एल्कलाइन सॉइल्स ही मिलेंगी। अब उस जगह पे हो क्या रहा है, जितने हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते जा रहे हैं उतना हमारा पीएच और बढ़ता जा रहा है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो भी न्यूट्रल पीएच पे ही काम कर पाते हैं। अब जितना आप डाल रहे हो उतना ही वो ज्यादा फिक्स होते जा रहे हैं, सोलुबलाइज हो नहीं रहे, उतना आपका पीएच ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब जितना पीएच आपका बढ़ता रहेगा माइक्रोबियल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती रहेगी और आपके सोइल मतलब और ज्यादा डेड होती रहेगी। अब इस पीएच को बैलेंस करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। अब इस पीएच को ठीक करने के लिए हमारे पास नेचुरल सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले आता है बायो एंजाइम। हम कोई भी बायो एंजाइम बनाएं और उसका हर इरिगेशन के साथ इस्तेमाल करें तो पीएच घटेगा। अब उसके अलावा आपके पास रास्ता होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बायोमास डालें। जितना कंपोस्ट और बायोमास डलेगा उतना पीएच आपका कम होगा। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर आपकी सॉइल का पीएच 8 पॉइंट है या 8 से ऊपर जा रहा है तो इस समय आपके लिए यह समस्या है कि आपको एक ईयर में लगभग 400 लीटर बायो एंजाइम पर एकड़ के लिए चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई भी बायो एंजाइम बनाएंगे, कितना भी हम मतलब घर से भी उसका प्रोडक्ट यूज करें, फिर भी वो 6 रुपीज पर लीटर से ऊपर उसका खर्चा रहता है और 90 डेज में वो बनता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? उसके लिए हम यूज करते हैं अभी कार्बन फर्टिलाइजर बैग। कि जैसे हमारा बायो एंजाइम एसिडिक होता है उसी तरह से जो हम बायो ये बनाते हैं एनारोबिक कंडीशन का कार्बन फर्टिलाइजर, ये भी पीएच के ऊपर काम करता है। क्योंकि इसमें जो भी चीज निकल रही है वो एंजाइम फॉर्म में ही निकल रही है और लगभग सभी टाइप के इसके अंदर माइक्रोब्स भी होते हैं। उसके बाद इसका जो लिक्विड निकलता है उसका मतलब 30% तक उसके अंदर कार्बन रहता है। वो उसमें वेरिएशन आ सकते हैं कि अंदर उसके आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से, नहीं 25% तक तो उसमें कार्बन होता ही है। अब जब आपकी सॉइल में डायरेक्ट एंजाइम फॉर्म का कार्बन जाएगा और एंजाइम जाएगा तो आपका पीएच ब्रेक डाउन होगा। अब दूसरा पीएच अकेला अगर हम बात करें कि कार्बन फर्टिलाइजर डालें या फिर हम बायो एंजाइम डालें तो सिर्फ उसी से नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम का जो रेशियो है वो भी पीएच को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जब उस पे काम किया जाए और उसके बाद हम बायो एंजाइम का यूज करें तब हमारा पीएच डाउन होता है। क्योंकि आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जब तक बिल्ड नहीं हो जाती तब तक जो चीजें वहां पे फिक्स पड़ी हुई हैं वो सोल्यूबलाइज नहीं होंगी, अपटेक नहीं होंगी, तब तक आपका पीएच कम हो नहीं पाएगा। अब इसके बाद जो ईसी आती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की हम जो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपकी 0.20 से
कम नहीं होनी चाहिए और 0.93 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशन में ही आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी हो नहीं पाती। अब इसको जहां पे भी आपकी एसी 0.93 से ऊपर आ रही है, वहां पे आप क्या करेंगे? आपको हर बार ह्यूमिक एसिड, जब भी आप सिंचाई करते हैं, आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा 100 से 200 ग्राम तक पर एकड़। अगर आपका पीएच कम हो रहा, मतलब आपका एसी कम है 0.20 से, उस जगह पे आपको वोल्केनिक जो रोक होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप अग्निहोत्र भस्म है उसको भी, ऊर्जा जल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, या फिर हमारा जो सुपर सॉइल आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है। इसके बाद जो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो आती है, जो मेन है कि आपने जो भी चीजें डाली वो आपके वहां पे प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही, या वो वहां पे लीच तो नहीं हो रही है, आपका कार्बन वहां फिक्स हो रहा है, ये सब डिपेंड करेगा आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जितनी कम होगी उतना हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बिल्ड बनी होती है आपकी क्ले, ह्यूमस, सिलिकॉन और सल्फर। ये जब आपके सॉइल में प्रॉपर होते हैं तभी आपके सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बिल्ड होती है। अब जो सैंडी सॉइल्स होती हैं उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो होती है, और आज के दिन तो हैवी सॉइल्स की भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। उसके बाद जो भी रॉक सॉइल्स होती हैं उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम होती है, और जहां भी बहुत ज्यादा जुताई की गई, कार्बन कम हो गया, वहां भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, मतलब जीरो के कगार पे पहुंच चुकी है। अब उसको बिल्ड करने के लिए हमें जो चाहिए वो चीजें हमें चाहिए, जैसे या तो वहां पे बहुत ही फाइन क्वालिटी की क्ले यूज की जाए जिनके अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा हो, जैसे कि जियोलाइट क्ले, और उसके अलावा वहां पे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमस मिल पाए। अब ह्यूमस कैसे मिलेगी? जैसे जो भी कोई जैविक खेती करते हैं, या जो पिछले 10 साल से भी कोई जैविक खेती कर रहा है, और जिन्होंने पहले एक बार केमिकल खेती कर ली थी, या फिर जो जुताई बहुत ज्यादा कर ली, जिन उनका आज भी अगर आप सॉइल टेस्ट करवाएंगे तो 1% कार्बन आपका ज्यादा से ज्यादा 3% किसानों का ही मिलेगा जैविक खेती करने वालों में से। अब जो 10-10 साल से भी जैविक खेती कर रहे थे उनका भी कार्बन 0.5 से नीचे है। अब वो बायोमास भी खूब डालते हैं, कंपोस्ट भी खूब डालते हैं, माइक्रोब्स भी वहां पे डाल रहे हैं, फिर भी उनका कार्बन नहीं बढ़ पा रहा, और उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा लो है। अब इसका कारण क्या होता है? अगर आपके सॉइल के अंदर सल्फर नहीं है या सल्फर बहुत कम है, तो आप जो भी बायोमास डाल रहे हैं या कार्बन के लिए कंपोस्ट डाल रहे हैं, वो चीजें आपकी ह्यूमस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती जहाँ पे आपका सल्फर नहीं होगा। मान लो आपकी सॉइल में क्ले अच्छी है और सल्फर नहीं है, तो आप जितना भी कंपोस्ट या बायोमास डालेंगे उसका 80% आपका वहां पे खत्म हो जाएगा। तो अब वहां पे ह्यूमस प्रॉपर हो नहीं रहा, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपकी बिल्ड नहीं हो रही। अब इसीलिए वहां पे हम जिप्सम का जो यूज करते हैं वो भी हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी में रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके अंदर सल्फर है। अब आपको सबसे पहले जिप्सम का या लाइमस्टोन का जो भी आपकी कंडीशन थी उसके हिसाब से आपने अप्लाई किया। उसके बाद आप जो कार्बन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट जो कार्बन एंजाइम फॉर्म में मिल रहा है, और जिन सॉइल्स के अंदर क्ले मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, वहां पे हमने जियोलाइट को यूज कर लिया 100 से 150 केजी तक, तो वहां पे आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वापस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, मतलब प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगी। तो अब जैसे अगर आपकी सॉइल कोई सैंडी सॉइल भी थी तो वो प्रॉपर एक हैवी सॉइल की तरह फंक्शन करने लगेगी। इसके बाद जो कार्बन है, कार्बन की जो बात आती है
कि सभी ने ये खूब प्रचार किया कि आप कार्बन बढ़ाइए, आपकी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्बन बढ़ने के लिए जो कंडीशंस चाहिए उसकी किसी ने बात ही नहीं की। सभी ने कार्बन बढ़ाने के लिए बोला, कंपोस्ट डालने का बोल दिया। अब कंपोस्ट कैसी होनी चाहिए या फिर कंपोस्ट कार्बन बढ़ा पाएगी या नहीं, इस चीज पे किसी ने सोचा नहीं। अब जो भी किसान भाई कंपोस्ट का खूब यूज करते रहे होंगे, हरी खाद भी करते होंगे, बायोमास भी सारा खेत में डाल रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका कार्बन नहीं बढ़ा। अब कार्बन बढ़ने के लिए जो चीजें जरूरी है उनकी किसी ने बात नहीं की। क्योंकि मैंने जैसे आपको सल्फर बताया, जिस सोइल में सल्फर की कमी रहेगी वहां पे कार्बन नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, जिनका भी बढ़ा होगा अगर सोइल टेस्ट कराएंगे उनका सल्फर अच्छा निकलेगा। अब उसके अलावा अगर आपके सोइल के अंदर क्ले नहीं थी तो भी वहां पे ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होगी, उसको पकड़ने वाला नहीं है कोई कार्बन को। आपने कोई भी बायोमास डाला या आपने कोई भी कंपोस्ट डाली, अब वहां पे कितनी भी अच्छी कंपोस्ट आप डालेंगे, उसको एंजाइम फॉर्म में बनने के लिए लगभग 3 साल का टाइम लगेगा ऑक्सीजन मतलब एरोबिक कंडीशन के अंदर। तब तक उसका 80% न्यूट्रिएंट्स और जो कार्बन है उसका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा। अब जो भी बायोमास आपने डाला और वहां पे अगर प्रॉपर आपके मॉइस्चर नहीं रह पा रहा है, सॉइल सूख रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो भी आपकी जो ह्यूमस फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी। यह सब परिस्थिति सही है और सल्फर नहीं हुआ तो नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए सल्फर सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें जो चीज हम यूज करते हैं कैल्शियम और सल्फर के लिए, वहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब आपको कार्बन बढ़ाने के लिए काम करना होगा तो आप जो ये कार्बन फर्टिलाइजर बैग है इसका अगर बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा तो आपको डायरेक्ट जो कार्बन आपने कोई भी बायोमास या कंपोस्ट डाला और वो 3 साल में जिस फॉर्म में जाके आपको कार्बन मिलना है, डायरेक्ट उसी फॉर्म का आपको कार्बन मिल रहा है। जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं उसमें 30% तक कार्बन जा रहा है और वो कार्बन ऐसा है कि आपकी सोइल में जाते ही फिक्स होगा। और उसके बाद आपने अगर कोई बायोमास भी डाला या कंपोस्ट भी डाली तो उसका भी आपकी सॉइल में जल्दी से जल्दी कार्बन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें लॉस नहीं आएगा। अब जो भी कोई कंपोस्ट डालने का बोला तो उसमें ये किसी ने नहीं बताया कि अगर आप जो कंपोस्ट डाल रहे हैं उसके अंदर 6% से अगर कम नाइट्रोजन होगा तो वो आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का लॉस करेगा और आपका कार्बन कभी बढ़ा नहीं पाएगा। आपको फाइबर देगा, जितना उसमें ह्यूमस बन चुका है सिर्फ वो ह्यूमस आपको मिलेगा, आगे वो कार्बन आपका बढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। और 6% का कंपोस्ट कैसे बनेगा 6% नाइट्रोजन का, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की और वो प्रैक्टिकली इतना आसान भी नहीं है। तो सभी लोग गुमराह करने में एक हिसाब से लगे रहे। लेकिन जो ये कार्बन फर्टिलाइजर बैग है जो महेश महेश्वरी जी ने इसको बना, मतलब इस पे रिसर्च करके इसको इजाद किया, ये सबसे अच्छा फार्मूला दिया उन्होंने अपना कार्बन बढ़ाने के लिए। सबसे आसान, सस्ता और सबसे यूनिक फॉर्मूला है ये, जो अपनी सॉइल का कार्बन हम बहुत आसानी से जिससे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद इसका फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके वाटर का चार्ज भी नेगेटिव कर देता है, आपके सॉइल का चार्ज भी नेगेटिव कर देता है। जब तक आपका चार्ज नेगेटिव नहीं होगा आपका न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होगा। जितने भी आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं केमिकल के अंदर या और, वो सभी पॉजिटिव चार्ज के हैं और जब तक आपका चार्ज नेगेटिव नहीं होगा तब तक आपके न्यूट्रिशन का अपटेक होगा नहीं। तो ये कार्बन फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, ये आपके वाटर का भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कर देता है और आपके सॉइल का। अब इसके बाद जो बात आती है न्यूट्रिएंट्स कि आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स काम कैसे करते हैं। आप एक चीज पे, अगर मैं जैसे मैंने बोल दिया कि आप स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए जिप्सम का यूज करेंगे जिसके अंदर आपको कैल्शियम और सल्फर मेन मिलेगा, उसके अलावा 40 तरह के और भी मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन
अब आपके सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन काम कैसे करते हैं? आपको पहली बात तो आपके पास ऐसा सॉइल टेस्ट होना चाहिए कि जिसमें आपको अवेलेबल न्यूट्रिशन का पता लग सके कि आपके सॉइल में अवेलेबल फास्फोरस कितना है, अवेलेबल पोटेशियम कितना है, ऐसे। अब होता क्या है, मान लीजिए आपकी सॉइल के अंदर फास्फोरस पूरा है और फिर भी आपके सॉइल प्लांट्स के अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी आ रही है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या हमें कोई भी क्या रिकमेंड करता है कि हम एनपीके का स्प्रे कर देते हैं, या फिर वाटर सोल्यूबल्स का स्प्रे कर देते हैं, या फिर ऊपर से फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डाल देते हैं। लेकिन इनका कनेक्शन क्या होता है? अगर आपके सॉइल के अंदर फास्फोरस का 10वां भाग सल्फर वहां पे नहीं हुआ और आपके फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं हुए, तो आपका फास्फोरस सोल्यूबलाइज होगा ही नहीं, और उसके कैटायन में आयन में एक्सचेंज भी वो नहीं होगा। उसकी वजह से आपका प्लांट उसको अपटेक कर ही नहीं पाएगा। अब अगर आपके सॉइल में सल्फर नहीं होता है और आप कितना भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो वो आपका प्लांट कभी उठा नहीं पाएगा। इसी तरह से क्या होता है, आपके सोयल के अंदर आयरन है और फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके लिए अगर आपके प्लांट को आयरन उठाना है तो उसका वहां पे 10वां भाग कॉपर की मौजूदगी जरूरी है। इसी तरह से पोटेशियम, कैल्शियम और बोरोन तीनों अगर वहां होंगे तो आपके इनका प्रॉपर अपटेक हो पाएगा। अगर आपके सॉइल के अंदर मान लीजिए बोरोन नहीं है, तो पोटास और कैल्शियम आपका प्लांट वैसे भी उठा नहीं पाएगा। इन तीनों में से एक भी एब्सेंट हुआ तो ये काम नहीं, दूसरे दो भी काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जहाँ पे आपके मैग्नीशियम की कमी हुई, वहां पे नाइट्रोजन का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए होता क्या है कि हमें सॉइल का टेस्ट करवा के और सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स वहां पे बैलेंस करने पड़ते हैं, तभी अपना प्रॉपर प्लांट न्यूट्रिशन ले पाएगा और प्रॉपर प्रोडक्शन आ पाएगी। अब जो बायोलॉजी की जो स्टोरी होती है, अगर आपके सॉइल के अंदर आयरन नहीं होगा तो आपके 80% माइक्रोब्स काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया है, इनका जो सेल डिवीजन है वो आयरन से शुरू होता है। अब आपकी सॉइल में अगर आयरन नहीं होगा, आपने कोई भी बैक्टीरिया के कल्चर लाके या बैक्टीरिया लाके डाल दिया और वहां पे उसको आयरन नहीं मिला, तो वो वहां जाके डोरमेंट हो जाएगा, आपके सॉइल में आगे फंक्शन कर ही नहीं पाएगा, उसकी सेल डिवीजन ही नहीं होगी। अब सबसे पहले जो माइक्रोब्स आयरन से सेल डिवीजन करते हैं, उसके बाद जो जिंक का होगा वो जिंक को सोल्यूबलाइज करेगा, जो फास्फोरस का होगा वो फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करेगा, जो आयरन का होगा वो आयरन को सोल्यूबलाइज करेगा, सल्फर का होगा वो सल्फर का सोल्यूबलाइजिंग करेगा। अब अगर आपके सॉइल के अंदर इनमें जो जैसे फास्फोरस है ही नहीं और आप पीएस भी डाले जा रहे हैं, तो पीएस भी वहां पे काम कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो आयरन ही चाहिए था, वो नहीं है तो ही नहीं काम कर पाएंगे। अब आयरन की और इनकी प्रॉब्लम हुई क्यों? कि आज से अगर हम जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आई तब की हम बात करें, तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यही सवाल आता है जो भी जैविक खेती में आते हैं, और ऐसा ही जो विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं, जैसे जंगल की भी उदाहरण देते हैं। तो हुआ क्या, जब आपने केमिकल फार्मिंग के अंदर डीएपी को डाला या फिर कोई भी केमिकल फॉस्फेट फर्टिलाइजर डाला, तो उसका होता क्या है, जब आप डीएपी को, सपोज मैं एग्जांपल डीएपी से ही लेता हूँ, कि आज आपने अपने सॉइल के अंदर डीएपी को डाला, अब वो 21 दिन के बाद आपका सोल्यूबलाइज होना शुरू होगा। अब वो कितना सोल्यूबलाइज होगा, वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सोल्यूबलाइज होता है 18%, इससे ज्यादा वो सोल्यूबलाइज होता नहीं। और 18% भी कब होगा, जब आपके सॉइल का कार्बन 1% और पीएच 6.5 होगा। अब ये दोनों भी कंडीशन वहां पे नहीं है, तो वो सोल्यूबलाइज कैसे हो पाएगा? 18% भी नहीं होगा।
हम सपोज कर लेते हैं कि 18% सोलुबलाइज हो भी गया, तो भी जो बाकी का 46% है टोटल, तो डीएपी के अंदर बाकी का फिक्स होगा। अब ये फंक्शन कैसे करेगा, जैसे 21 दिन के बाद वो मतलब अवेलेबल होना शुरू हुआ और नेक्स्ट 50 से 55 डेज तक वो अवेलेबल हुआ, तब तक प्लांट ने जितना अपटेक करना था कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, अगर आपके सॉइल के अंदर आयरन पड़ा हुआ है तो आयरन को फेरस फोस्फाइट बना देगा, अगर जिंक पड़ा हुआ है तो जिंक को जिंक फोस्फाइट बना देगा। अब ये जो दोनों ही फॉर्म है, जिंक फोस्फाइट कर लो, फेरस फोस्फाइट कर लो, ये जहर है एक तरह से, और जिसको माइक्रोब जिसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो आपके सॉइल के अंदर पड़ा हुआ आयरन था वो जहर बन गया, जो जिंक था वो जहर बन गया। अब अगर आयरन आपका इस कंडीशन में है कि उसको माइक्रोब कंज्यूम ही नहीं कर सकते, तो जो आप बैक्टीरिया के कल्चर दे रहे हैं वो आपके सॉइल में काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स अपने सॉइल के अंदर होना जरूरी है। अब इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस क्या होते हैं, जैसे बात हम करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के लिए हम सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट यूज करते हैं, जिसके अंदर 18 से 22% तक फास्फोरस होता है और ऑक्साइड फॉर्म में होता है, जो अपनी सॉइल में हम डालेंगे। और उसके साथ जो हमने जिप्सम डाला था उसका सल्फर भी मिल गया, तो सल्फर मिलने से वो सोलुबलाइज होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उसको ऑक्साइड फॉर्म है तो उसको माइक्रोब भी आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं और उसको अवेलेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। दूसरा, हम जब भी वहां पे कोई बायो एंजाइम या कार्बन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे एसिडिक अपना बायो फर्टिलाइजर जाएगा और वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ये अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट का फास्फोरस होता है वो हमेशा फ्री रहता है, वो कभी भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। जब तक आपका कंज्यूम नहीं होगा वो आपकी सॉइल में अवेलेबल रहेगा, माइक्रोब्स उसको अवेलेबल करते रहेंगे, जितना आपके प्लांट को चाहिए वो अपटेक करता रहेगा। और इसके अंदर और भी 40 तरह के मिनरल्स, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6% तो पोटाश होगा, 18% इसके अंदर फास्फोरस, 18 से 22% तक, और 8% तक आयरन भी होगा इसके अंदर, बोरॉन और ऐसे सब चीजें ही होती है, कुछ पीपीएम में होती हैं और इस तरह से। इसके अलावा जो आयरन की कहानी है, सबसे पहले हमें आयरन ही चाहिए, तो आयरन के लिए हम क्या करते हैं, रेड सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे फेरस ऑक्साइड बोला जाता है। वो एक इस तरह की मिट्टी है जिसके अंदर 28% तक आयरन होता है ऑक्साइड फॉर्म के अंदर। अब ये आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी बिल्ड करते हैं, क्योंकि एक तो ये क्ले होती है और दूसरा इसके अंदर आपके सिलिकॉन ऑक्साइड की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, और आयरन भी इसके अंदर 28% होता है जो ऑक्साइड फॉर्म में, जिसको माइक्रोब्स आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अंदर भी पोटेश होता है, कुछ फास्फोरस भी होता है, जिंक भी होता है, ये सब चीजें इसमें होती है। इसके अलावा जैसे सल्फर और कैल्शियम के लिए मैंने आपको जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट ये बता ही दिए। जिप्सम की अगर बात करूं तो उसके अंदर कैल्शियम 72% तक जाता है और सल्फर 36% तक जाता है। उसके अलावा आपकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना, मतलब जहां भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपकी लो हो चुकी है या जो सैंडी सॉइल थी उनकी नेचुरली भी नहीं थी, तो उसको बिल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं जियोलाइट क्ले का, जो कि एक ऐसी क्ले है जिसका सरफेस एरिया बहुत होता है, जो 100 से 200 किलो प्रति एकड़ भी सफिशियंट है, और उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और उससे आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होने लगती है, और आपकी सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी बिल्ड हो जाती है। उसके अलावा आपके सॉइल का पैरामैग्नीज्म एक और फैक्टर रह गया अपने सॉइल में। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो फोर्स होते हैं, ये दोनों वहां पे एक्टिव होने चाहिए। आज के दिन केमिकल फार्मिंग और जुताई की वजह से हमारा पैरामैग्नेटिक जो फोर्स है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो चुका है, मतलब काम ही नहीं कर रहा।
अकेला सिर्फ आपका डायमैग्नेटिक काम कर रहा है, तो होता क्या है, ये दोनों चुंबक के जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसी तरह से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को मतलब अपोजिट फोर्स लगाते हैं, जिससे होता क्या है, आपके सॉइल के अंदर वाटर की मूवमेंट रहती है, ऑक्सीजन की मूवमेंट रहती है, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका वहां पे वो लीच नहीं हो पाते, वहां पे उनकी अंदर मूवमेंट वहां पे रहती है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा जो आपके एक और अपने होती है येलो सॉइल, जिसका मेन कंटेंट सल्फर होता है, उसके अलावा उसके अंदर मोलिब्डेनम और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो और कहीं भी नहीं मिल पाते हैं हमें, और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में वो चाहिए होते हैं, उसके लिए हम येलो सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। और ये पैरामैग्नीज्म ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं जियोलाइट, और एक आयोनिक वोल्केनिक, जो वोल्केनिक रॉक है जिसके अंदर अपने पास आयोनिक फॉर्म में ही सभी मिनरल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही पहले ही आयोनिक फॉर्म में है, आप डालेंगे, डालते ही माइक्रोब्स उस पे काम कर सकते हैं, आपका प्लांट उसको अपटेक कर सकता है, और आपके सॉइल का पैरामैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो ये नेचुरल सोर्सेस हैं जिससे हम सॉइल को बैलेंस करते हैं, मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट, सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस, आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों को हम इससे बिल्ड कर लेते हैं। और जिस भी फील्ड के अंदर ये काम हुए हैं, वहां पे जिन्होंने आज से 3 से 4 साल पहले ये काम किए, तो पंकज जी आवाज आनी बंद हो गई है? हाँ, कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। अब आ रही है? हाँ, हाँ, अब हाँ आ जी, रही हाँ है। जी। हम्म, तो वहां पे क्या होता है कि अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब तक अपटेक नहीं होंगे, जब तक अपना पीएच बैलेंस नहीं होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम जो ये नैनो पार्टिकल्स के न्यूट्रिएंट हैं, या फिर जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, गोवर्धन खनिज खाद है, उसके अलावा भस्म रसायन है जिसको अणुजल बोलते हैं, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन भी कम नहीं होती। तो हम पहले प्रोडक्शन ले रहे हैं केमिकल में, उससे भी 10-15% तक एक्स्ट्रा आती है, और केमिकल की भी हमें आवश्यकता होती नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें डिजीज नहीं है आती क्रॉप के अंदर कोई भी, उनका मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास मतलब सीधा सा आपको मैं बोलूं तो हमारे पास ऐसी मतलब टेक्निक है कि आपकी सॉइल कोई भी कंडीशन की हो, आपकी सॉइल का कोई भी स्ट्रक्चर हो, आज के दिन उसकी जो भी कंडीशन हो, अगर प्रॉपर सॉइल टेस्ट होता है और उसके बाद उस पे काम किया जाए, तो आपकी हर सॉइल को हम आइडियल सॉइल बना सकते हैं कि आप वहां पे कोई भी क्रॉप कर सकते हैं बहुत आराम से, और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो एक लाइट सॉइल होती है उसको भी हैवी सॉइल जैसा फंक्शन उसमें हो सकता है। तो आपका अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई इसमें आपको समझ में नहीं आया हो, किसी भी तरह का डाउट हो इसको लेके, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। अभी आपको थोड़ा और अगर मैं बताऊं, अगर अपने को जैविक खेती करनी है, फार्मिंग अगर हमको करनी है अच्छी,
तो हमें सॉइल पे काम करना ही पड़ेगा, अपने सॉइल का पीएच बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, माइक्रोब्स वहां पे प्रॉपर काम करे इसके जैसी कंडीशन बनानी पड़ेगी। और जिस दिन आपके माइक्रोब्स प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे, आपके सॉइल का स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, उस दिन आज जो हम न्यूट्रिएंट जैसे 10 इंच तक मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो हम यूज कर रहे हैं सॉइल का, वही जब माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रॉपर होगी ना, तो हमारी क्रॉप के लिए माइकोराइजा और ये जब सब प्रॉपर काम करेंगे, तो ऐसे ऐसे भी माइक्रोब्स और फंगस हैं सॉइल के अंदर जो आपको 30 फीट तक से भी न्यूट्रिशन लाके दे सकते हैं, 30 फीट से भी पानी लाके दे सकते हैं आपकी क्रॉप को। कभी आपकी क्रॉप के ऊपर कोई समस्या आएगी नहीं। आज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी इसलिए हो रही है क्योंकि हम 5 से 6 इंच या मैक्सिमम 1 फीट तक की सॉइल का यूज कर पा रहे हैं। इससे आगे हमारी सॉइल कॉम्पैक्ट है या फिर पीएच ज्यादा की वजह से या माइक्रोबियल एक्टिविटी ना होने की वजह से अपने काम भी नहीं आ रही। तो हमें एक बार इसको मैनेज करना है। अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारा जो भी कोई फूड होगा वो भी न्यूट्रिशन डेंस होगा और प्रोडक्शन भी भरपूर होगी और कोई बीमारियां भी नहीं आएंगी। अब किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी हेलो, आवाज आ रहा है मैं? जी जी। हेलो मेरा नाम कौशिक है और मैं अभी मतलब गुजरात, भावनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ। तो मैं मोस्टली अभी मैं अभी कस्टर्ड एप्पल और उसका फार्मिंग करता हूँ। तो मुझे अभी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में जाना है। जी मेरा अभी मेरा क्वेश्चन जो रिगार्डिंग है वो थोड़ा हिल हिल रीजन है, हिल रीजन मोस्टली बेसल्टिक और ऐसे सॉइल है और रॉक सॉइल रहता है। तो इसको हमें जे चेंज मतलब अच्छा करना तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है ना मतलब अराउंड 1 फीट या 1 फीट के बाद हमें जो एग्रीकल्चर सॉइल है वो नहीं मिलता है, मतलब बेड रॉक आ जाता है। तो यहाँ पे हम कैसे ऐसे फार्मिंग कर सकते हैं? देखिए, आपको सॉइल टेस्ट करवा के देना होगा एक तो हमें। उसके बाद उस पे क्या मतलब सॉइल को ठीक करने के लिए क्या काम होंगे वो हम तभी डिफाइन कर पाएंगे। उसके अलावा आप तब शुरू करने के लिए सबसे पहले जो एनारोबिक जो बैग है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वो 45 डेज में आपका स्टार्ट होता है और उससे आपका पीएच और माइक्रोब्स इनके लिए जो भी काम है वो शुरू हो जाएगा। और तब तक आप अपना सॉइल टेस्ट करवा लीजिए। तो जैसे ही सॉइल रिपोर्ट आएगी तो हम उस पे काम कर पाएंगे। जैसे जो आपने कंडीशंस बताई उसके लिए लगभग हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना होगा, फिर जो है जियोलाइट का इस्तेमाल करना होगा और हो सकता है रॉक फॉस्फेट का यूज करना पड़े। ओके, ठीक, थैंक यू। पंकज जी, अभी हम विजिट भी कर रहे हैं उधर, अगर कोई किसान भाई विजिट करवाना चाहे गुजरात में तो वो भी हम कर सकते हैं फार्म की। हाँ, तो वो अपने मैसेज में अपने नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। सर कहाँ पे विजिट करोगे गुजरात में? गुजरात में है वो 13 तारीख से। 13 तारीख का ट्रेनिंग प्रोग्राम है अहमदाबाद में, उसके बाद में 1 वीक वहाँ पे विजिट है, फार्म विजिट। ओके, ठीक है। एक सभी किसान भाइयों को ये बात ध्यान रखने की जरूरी है कि अपनी जो भी कोई क्रॉप या प्लांट होते हैं उनको न्यूट्रिशन जरूरी होता है। न्यूट्रिशन के बिना कभी भी प्रोडक्शन प्रॉपर आती नहीं। और जितनी भी ये डिजीज आ रही हैं ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है और सॉइल इम्बेलेंस की वजह से होता है। सॉइल बोर्न जितनी भी डिजीज हैं वो आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रॉपर ना होने की वजह से आती हैं। और
ऊपर जैसे हम बात करें, जितने भी शकिंग पेस्ट्स आ रहे हैं वो कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम की प्रॉपर अपटेक ना होने की वजह से आते हैं। जो भी इल्ली या बोरर आते हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी से आते हैं। वायरस है वो जिंक की डेफिशिएंसी से आते हैं, और फंगस है वो सल्फर की डेफिशिएंसी से आते हैं। बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज है वो कॉपर डेफिशिएंसी से आती है। तो अगर इन पे आप प्रॉपर काम करेंगे न्यूट्रिशन पे, तो आपको ये डिजीज आएंगी नहीं। और जो आज आप प्रोडक्शन ले रहे हैं केमिकल में भी, वो भी आप ये मानिए कि अभी तक हम 40% प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। जब आपकी सॉइल का कार्बन सही हो जाएगा और माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी और न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट हो जाएगा, तो वो प्रोडक्शन आएगी जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। सर क्योंकि स्टैंडर्ड प्लांट को कंडीशन में न्यूट्रिशन से कार्बन मतलब क्वांटिटी होता कितना है। होना चाहिए? किसका जी? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो आप बोल रहे हो कार्बन कितना परसेंट होना चाहिए 1% आइडियल? से कम नहीं होना चाहिए। 0.8% तो मिनिमम चाहिए हमें फार्मिंग करने के लिए। ओके। 0.8% जब कार्बन कम से कम होगा तब हम ठीक ठाक फार्मिंग मतलब अच्छी कर पाएंगे। इससे कम होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और कार्बन तो अगर हम 1% से ऊपर चाहिए, और अगर हम 3% कार्बन अगर हम कर लेते हैं, या 1.5% से ऊपर अगर हम अपना कार्बन चला जाता है, तो बहुत अच्छी फार्मिंग होने लगती है। प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाती है हमारी। और कोई भी किसान भाइयों के सवाल हो, फार्मिंग से लेके, सोइल से लेके, कोई डिजीज आ रही है, जो भी किसी भी तरह का फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। जी किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ये अभी आपने जो भी समझाया है वो जी, पीपीटी फॉर्म में है क्या सर? वो क्या है कि जैसे आप कंटिन्यूशन में बताते गए ना तो वो चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाई। अभी जल्द ही आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये अवेलेबल करवा देंगे। आप एक अभी जो ट्रेनिंग का एक ग्रुप बनता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, वो ओके। आपको लिंक दे दिया जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। और आने वाले 3-4 दिन के अंदर आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में छोड़ दिया है। आप सब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉलेज एंड रिकॉर्डिंग्स हम शेयर करते हैं ग्रुप में। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी सवाल हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके। जी एंड इसके अलावा हमने हमारे एक्सपर्ट्स के नंबर भी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो आप उनके नंबर नोट डाउन कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम अभी मीटिंग के एंड में आ गए हैं, तो आप लोगों का अगर कोई भी फीडबैक शेयर करना हो या फिर कोई भी सवाल या डाउट्स हो तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर डाउट्स नहीं है तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपको आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, आप लोग के लिए कितना इफेक्टिव रहा। ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हम लोग के साथ।
मीटिंग तो आज का बहुत बढ़िया रहा। हम तो पहली बार ज्वाइन किए हैं और फिर आगे देखते हैं कि जैसे जैसे जी हेलो रिक्वायरमेंट आपके बराबर तो फिलअप करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो जी हेलो हेलो हाँ जी जी बोलिए सर। हेलो हेलो हाँ जी आ सर, रही हम है, आ सुन रही है। सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हाँ, उसका वीडियो डालेंगे क्या बाद में और? जी आप यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में लिंक छोड़ दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए तो आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। वीडियो नहीं क्या इसका? सॉरी, हेलो, वीडियो नहीं मिलेगा क्या बाद में और? आपकी आवाज मेरे यहाँ से सुनाई हेलो, नहीं दे रहा है। आपको इस र- मीटिंग का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है उसका। जी हाँ अरे ये क्वेश्चन था मेरा कि जी जैसे ऑल ओवर इंडिया से जैसे अलग अलग लोग जैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो सर ने जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी पूरी 100 लोगों की टीम है जो अलग अलग जगह पे अगर ऑन डिमांड जो है विजिट करती है ऑन साइट, ठीक है। तो आपके एरिया वाइज जैसे हर राज्य में अलग अलग लोग जैसे अपॉइंटेड हैं या क्या, मतलब वो किस बेस पे काम करते हैं, विजिट वगैरह का क्या प्रोसीजर? जी देखिए, अगर आपको फर्म विजिट की ज़रूरत है तो मैंने चैट बॉक्स पे हमारे एक्सपर्ट्स का नंबर छोड़ दिया है। हमारे एक्सपर्ट्स मतलब सारे जगह पे मोर और लेस अभी तक जा चुके हैं फॉर द फार्म विजिट, तो आई एम श्योर कि वो आपके भी हेल्प कर पाएंगे। तो हमारे एक्सपर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे विजिट चाहते हैं, तो उस हिसाब से दे विल टॉक। या फिर राकेश जी, आप कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में? ओमकार जी या राकेश जी? जी आप बताएंगे थोड़ा, कहाँ से हैं आप, किस जगह पे आप फार्म विजिट चाहते हैं? बेसिकली मेरा जो फॉर्म है वो तो खरगोन में है, एमपी में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, बिस्टान गाँव, जी जी ठीक है। पर मैं मतलब मैं जॉब में हूँ तो मैं रहता हूँ कच्छ, गुजरात में, जी गांधीधाम में रहता हूँ, ठीक है। जी तो मैं वही जैसे मतलब जैसे कि एरिया वाइज आपके ऑफिस वगैरह बने हुए हैं या मतलब आपके एक हेड ऑफिस से ये सब जगह विजिट करने के लिए अलग अलग जाता है, जैसे मतलब लोकल नहीं लेवल ये पे भी आप लोग? लगभग जगह जी पे हमारे एक्सपर्ट्स हैं भी, और जो विजिट करते हैं वो स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं, विजिट वही करते हैं। ओके, बाकी हर जगह पे एक्सपर्ट्स हैं हमारे एरिया के हिसाब से, लगभग जगह पे हैं। अच्छा। तो खरगोन वाले बेल्ट में भी एक्सपर्ट आपके उधर हैं? मतलब ठीक है, वो तो आप हम इनसे बात करेंगे तो वो बता देंगे फिर वो किस तरह से करना है। हाँ, जी 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 ओके ओके। ऑल्सो मैंने हमारा कस्टमर केयर जो नंबर है वो भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। आप वहाँ पे भी कॉल करके कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और लिंक शेयर किया है जो कि हमारे ट्रेनिंग का लिंक है। वो आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो भी अपकमिंग होंगे आप वहां से रजिस्टर भी कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ है एंड नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग कब होगी। सो पंकज जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बहुत वैल्यूएबल नॉलेज सबके साथ शेयर किया। आई रियली होप आपका ये नॉलेज सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। थैंक यू। किसी का कोई भी और सवाल या फिर कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। खरगोन वाले जो भाई साहब हैं वो मुझे कनेक्ट कर लेंगे, मैं वहां जाता हूँ तो कर लूंगा, ठीक है। जी जी सर, ओके ओके। ओंकार राय हूँ मैं, आप मुझे हाँ कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी। हाँ जी। कोई और सवाल? ठीक है, आई थिंक हम क्लोज कर सकते हैं।
जी सो जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई रियली होप अब सबके लिए सेशन बहुत इफेक्टिव रहा होगा एंड हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा शेयर किए गए उनके वैल्यूएबल नॉलेज अब सबके बहुत काम आएंगे इन फ्यूचर। एंड आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पेशेंटली हमारे सेशन अटेंड किए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, हमको भी आपका बहुत दिन अच्छा शुभ लगा। हो। थैंक यू हमारे थैंक सभी यू एक्सपर्ट्स को। एवरीवन।